नोट फ्रॉम हाइड्रो नॉवेल्स जिस किसी ने भी अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो वन रस्टी स्पीयर मार्शल सोल्डोलो कॉन्टिनेंट वास्ट सी सिटी के दक्षिण में ब्लूफिश विलेज क्लैंग 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 एक 6 साल का बच्चा जो लगभग 1.23 मीटर लंबा था जिसका चेहरा सुंदर था और जिसका शरीर अपने साथियों से 2 गुना मजबूत था 20 से 30 केजी वजन वाले हथौड़े से एक बड़े क्लीवर पर ताल से वार कर रहा था। ये ऑर्डर आखिरकार तय समय से पहले पूरा हो गया। लड़के का नाम जी वुमिंग था जो ब्लू स्टार से आया था। क्योंकि वह हाथ से लोंगक्वान तलवारें बनाते समय गुजिया नॉवेल में दिखाई गई बेमिसाल तलवारों का बहुत दीवाना था इसलिए आखिरकार उसने तलवार के लिए खुद को कुर्बान कर दिया और इस दुनिया में आ गया। ज्यादातर ट्रांसमाइग्रेटर्स के शुरुआती अनुभव की तरह उसके माता पिता दोनों मर चुके थे। फर्क सिर्फ इतना था कि जी परिवार के पास आसपास के गांवों में लोहार की अकेली वर्कशॉप थी। अगर गांव वालों के खेती के औजार खराब हो जाते थे तो वे ठीक करवाने के लिए लोहार की दुकान पर आते थे। जी वुमिंग को अपनी पिछली जिंदगी से लोहार बनाने का अनुभव था इसलिए जब वह 5 साल के थे और समुद्र में मछली पकड़ते समय उनके माता पिता की मौत हो गई तो उन्होंने खुद पर निर्भर रहना शुरू कर दिया और लोहार का काम करके गुजारा किया। पहले तो गांव वालों को जी वुमिंग पर तरस आया और वे अक्सर लोहार की दुकान पर जाते थे। उन्हें लगा कि लोहे के बर्तन ज्यादा नहीं बनेंगे लेकिन उन्हें हैरानी हुई कि तैयार सामान की क्वालिटी पहले से कहीं बेहतर थी। जी परिवार की लोहार की दुकान की रेपुटेशन और भी फैलती गई। हालांकि लोहार बनाने की स्पीड थोड़ी धीमी थी। लिटिल जी जल्दी करो और दादाजी के साथ स्पिरिट अवेकनिंग हॉल जाने के लिए अपना सामान पैक करो। स्पिरिट हॉल से सर सोल मास्टर जल्द ही आएंगे। स्पिरिट अवेकनिंग का समय मत छोड़ना। गांव के बूढ़े मुखिया ने एक बेंच पर झुककर जी वुमिंग को देखा जो बिना कपड़ों के था और एक बड़ा चाकू पकड़े हुए था। उसने बेबसी से अपना सिर हिलाया। 5 साल की उम्र में लोहार का काम करके गुजारा करने वाले इस बच्चे ने सच में बहुत दुख झेला था। ठीक है गांव के मुखिया मैं अभी सामान पैक करके आता हूं। जी वुमिंग ने मुस्कुराते हुए गांव के मुखिया से कहा। वह भी स्पिरिट अवेकनिंग का बहुत इंतजार कर रहा था। हालांकि उसके माता पिता दोनों की स्पिरिट स्ट्रैश स्पिरिट हॉपून थी फिर भी वह आखिरकार एक ट्रांसमाइग्रेटर था। जैसा कि कहा जाता है गरीब म्यूटेशन पर भरोसा करते हैं अमीर ब्रीडिंग पर भरोसा करते हैं और ट्रांसमाइग्रेटर दूसरी दुनिया के हेवनली डॉग के यूरोपियन एम्परर की किस्मत के आशीर्वाद पर भरोसा करते हैं। अगर वह एक शक्तिशाली म्यूटेटेड स्पिरिट को जगा नहीं सका तो वह निश्चित रूप से एक बॉडी स्पिरिट होगी। जल्द ही जी वुमिंग ने अपने नए कपड़े पहने और गांव के मुखिया के साथ गांव के बीच में स्पिरिट अवेकनिंग हॉल के बाहर पहुंचे। स्पिरिट हॉल की यूनिफॉर्म पहने और एक शानदार लकड़ी का बक्सा पकड़े एक नौजवान पास आया। गांव का मुखिया जल्दी से आगे बढ़ा और बोला सर सोल मास्टर इस साल जागृति के लिए उपयुक्त सभी बच्चे यहाँ हैं। वहां मौजूद सभी बच्चों को देखने के बाद स्पिरिट हॉल के स्पिरिट मास्टर ने चुपचाप से हिलाया फिर अवेकनिंग हॉल का दरवाजा खोला और अंदर चले गए। हॉल का अंदर का हिस्सा सादा और बिना सजावट का था लगभग किसी आम घर से अलग नहीं। वहां मौजूद 13 बच्चे बहुत उत्साहित थे और उन आत्माओं के लिए बेसब्र थे जिन्हें वे जगाने वाले थे। मेरा नाम जियांग पिंग है। मैं लेवल 25 स्पिरिट ग्रैंड मास्टर हूं। मैं स्पिरिट अवेकनिंग के लिए आपका गाइड हूं। एक पल में आप जो कुछ भी देखें उससे डरे नहीं। अवेकनिंग फॉर्मेशन सेटअप करते समय जियांग पिंग ने बच्चों को बेसिक स्पिरिट नॉलेज को धैर्य से समझाया। आत्मा अधिकार उसके पीछे एक गहरे काले रंग का समुद्री घोड़ा दिखाई दिया और उसका ऑरा कुछ डरावना हो गया। फिर 2 अलग-अलग स्पिरिट रिंग एक सफेद और एक पीली उसके पैरों के नीचे तैरने लगी। वहां मौजूद कुछ डरपोक बच्चे डर के मारे रोने लगे। यह मेरी स्पिरिट है सी हॉल्स। अगर आप में से कोई भी स्पिरिट को जगा सकता है और सोल पावर पा सकता है तो आप हमारे स्पिरिट हॉल में शामिल हो सकते हैं। जियांग पिंग के बोलने के बाद उसने अवेकनिंग फॉर्मेशन में सोल पावर का थोड़ा सा इंजेक्शन लगाया और लाइन में पहले बच्चे को देखा। बच्चे तुम पहले आओ। रोता हुआ बच्चा धीरे-धीरे स्पिरिट अवेकनिंग फॉर्मेशन में चला गया और बच्चे के पीछे एक सी हॉर्स फैंटम दिखाई दिया। सी हॉर्स मेरी जैसी ही स्पिरिट अच्छा लग रहा है जियांग पिंग ने मन ही मन सोचा। उस बच्चे को देखकर जो दुख से खुशी में बदल गया था जियांग पिंग ने कहा बच्चे तुम्हारी आत्मा एक सी हॉर्स है। इसे दूर करने के लिए अपनी आत्मा से बात करने की कोशिश करो फिर हम तुम्हारी सोल पावर को टेस्ट करेंगे। सोल पावर से तुम स्पिरिट मास्टर बन सकते हो। हम बच्चे ने इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए और अपना दाहिना हाथ नीले क्रिस्टल बॉल पर रख दिया। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद कोई लाइट नहीं दिखी। जियांग पिंग ने थोड़ा निराश होकर अपना सिर हिलाया। बच्चे तुम्हारे पास कोई सोल पावर नहीं है और तुम स्पिरिट मास्टर नहीं बन सकते। अगला जियांग पिंग ने बच्चों के लिए स्पिरिट अवेकनिंग सेरेमनी पूरी करना जारी रखा। हॉपून कोई सोल पावर नहीं। मछली पकड़ने का जाल कोई आत्मा शक्ति नहीं। नीली चांदी जैसी घास कोई आत्मा शक्ति नहीं। जल्द ही आधा घंटा बीत गया और 13 बच्चों के लिए स्पिरिट अवेकनिंग एक के बाद एक खत्म हो गई। ज्यादातर बच्चों के पास मरीन टाइप ट्रैश स्पिरिट्स थी जिनमें कोई सोल पावर नहीं थी और हां कॉन्टिनेंट की स्टैंडर्ड ट्रैश स्पिरिट्स ब्लू सिल्वर ग्रास भी थी। ये देखकर जियांग पिंग ने इस गांव से उम्मीद खो दी थी। उसने जी वुमिंग को देखा जो औसत बच्चे से एक से लंबा था। अच्छा खत्म होने से पहले सिर्फ एक ही बचा है। हैरानी की बात नहीं है वह शायद एक आम इंसान होगा जो स्पिरिट मास्टर नहीं बन सकता। मैं बस उम्मीद करता हूं कि अगले गांव में कोई स्पिरिट मास्टर आ जाए। आखिरकार जब तक वह एक स्पिरिट मास्टर को जगाता था भले ही बच्चे की अंदरूनी स्पिरिट पावर सिर्फ लेवल 1 ही क्यों न हो जब तक वे स्पिरिट हॉल में शामिल होते थे उसके जैसे एक जगाने वाले मास्टर को जो स्पिरिट एल्डर तक भी नहीं पहुंचे थे 3 गोल्ड कॉइन का इनाम मिलता था भले ही उन्हें प्रमोशन न मिले। यह एक आम घर की 1 या 2 साल की इनकम के बराबर था और इनाम सीधे स्पिरिट हॉल से मिलता था। बच्चे तुम यहां आओ। जियांग पिंग ने जी वुमिंग को इशारा किया। ये सुनकर जी वुमिंग तुरंत आगे बढ़े और फॉर्मेशन में घुस गए। अचानक फॉर्मेशन से एक सुनहरी रोशनी निकली और एक गर्म आभा उनके शरीर में फैल गई जिससे उन्हें बहुत आराम महसूस हुआ। जल्द ही जी वुमिंग को लगा कि एक रहस्यमयी और बहुत शक्तिशाली शक्ति उसके शरीर से बाहर निकलना चाहती है जिसे दबाना मुश्किल है। क्या ये स्पिरिट अवेकनिंग का प्रीकर्सर है? दुख की बात है कि सिर्फ एक ही स्पिरिट है। जैसे ही जी वुमिंग ने अपनी बड़बड़ाहट खत्म की उसके दाहिने हाथ की हथेली में एक अनजान धातु से बना भाला दिखाई दिया। यह इतनी हलचल के साथ मैंने सोचा कि यह कोई शक्तिशाली आत्मा है लेकिन ये बस यह है। जी वुमिंग ने अपने हाथ में स्पिरिट को देखा वह बहुत निराश था। उसने जो स्पिरिट जगाई थी वह असल में एक जंग लगा भाला था। भाले की शाफ्ट में छेद थे और भाले का सिरा न सिर्फ कई जगहों से टूटा हुआ था बल्कि लगभग पूरी तरह से जंग से ढका हुआ था। ये तो बस भगवान का दिया हुआ गुस्सा है। रुको टिप में जंग लगा है। ये लोगों को घायल करने के लिए एक तेज हथियार है खासकर क्लासिक टेटनस ब्लेड। जियांग पिंग ने जी वुमिंग के हाथ में टूटे हुए भाले को देखा वह बहुत उत्सुक था। यह उसके 5 साल के काम में दिखाई देने वाली कुछ म्यूटेटेड स्पिरिट्स में से एक थी। हालांकि यह टूटा हुआ भाला बहुत नाजुक लग रहा था और हल्के से छूने पर टूट सकता था लेकिन म्यूटेटेड स्पिरिट वाले लोगों के स्पिरिट मास्टर बनने की बहुत संभावना थी। बच्चे आओ और अपनी आत्मा की शक्ति का परीक्षण करो। ये सुनकर जी वुमिंग निराश नहीं हुआ। हालांकि स्पिरिट एक टूटा हुआ भाला था लेकिन उस पर लगे जंग का खास असर था। भले ही उसके पास कोई सोल पावर न हो और वह स्पिरिट मास्टर न बन सके फिर भी वह 50 साल से कम उम्र के ज्यादातर स्पिरिट बीस्ट को हरा सकता था। उसने तुरंत अपनी आत्मा को अपने शरीर में वापस ले लिया और अपना दाहिना हाथ क्रिस्टल बॉल पर रख दिया। नीली रोशनी तब तक चमकने लगी जब तक कि उसने क्रिस्टल बॉल के वॉल्यूम का एक तिहाई हिस्सा नहीं घेर लिया फिर धीरे-धीरे बंद हो गई। उसमें सच में जंगजात स्पिरिट पावर है और ये लेवल 3 है। इस समय जियांग पिंग बहुत खुश था। हालांकि सोल पावर का लेवल ज्यादा नहीं था लेकिन उसने कम से कम सोल पावर से एक बच्चे को जगा दिया था। क्या सिर्फ लेवल 3? हालांकि जी वुमिंग ने सबसे बुरे के लिए तैयारी कर ली थी। ये देखते हुए कि उसने सिर्फ लेवल 3 सोल पावर जगाई थी फिर भी उसकी सोच थोड़ी कमजोर हो गई। 2 मार्शल सोल प्लानिंग साधना का एक नया रास्ता। जियांग पिंग ने कुछ निराश जी वुमिंग को देखा और खुशी से कहा बच्चे क्योंकि जंग लगे भाले वाली स्पिरिट में सोल पावर हो सकती है इससे साबित होता है कि यह स्पिरिट कमजोर नहीं है। ये शब्द बोलते हुए उसने मन ही मना भरी। कुछ हद तक ये टूटा हुआ भाला उसके अपने लेवल 2 सी हॉर्स स्पिरिट जितना भी अच्छा नहीं था। हालांकि जी वुमिंग तो बस एक बच्चा था और उसे लड़के का आत्मविश्वास नहीं तोड़ना चाहिए था। तुरंत जियांग पिंग नीचे झुका जी वुमिंग के कंधों पर हाथ रखा और ईमानदारी से कहा बच्चे क्या तुम स्पिरिट हॉल ज्वाइन करना चाहते हो? वहां तुम्हें सबसे अच्छी स्पिरिट मास्टर एजुकेशन मिलेगी जहां वे तुम्हें सिखाएंगे कि अपनी स्पिरिट को कैसे डेवलप करें। आसपास खड़े बच्चे जो स्पिरिट मास्टर नहीं बन पाए थे ये बातें सुनकर एक दूसरे को जलन से देखने लगे। सर सोल मास्टर मैं अभी भी जवान हूं और घर पर मुझे बहुत काम करना है इसलिए मैं स्पिरिट हॉल में शामिल नहीं होऊंगा। जी वुमिंग को स्पिरिट हॉल की भर्ती को मना करने का एक अजीब सा बहाना मिल गया। हालांकि स्पिरिट हॉल का आम लोगों को मुफ्त में उनकी आत्माओं को जगाने में मदद करना एक बड़ी मेहरबानी थी लेकिन उनकी तीसरे लेवल की जंगजात सोल पावर वही थी। अगर वह स्पिरिट हॉल भी जाता तो भी उसे शॉर्ट टर्म में ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती। अगर उसे कोई स्पिरिट रिंग मिलती भी तो वह ज्यादा से ज्यादा कोई रैंडम 100 साल की स्पिरिट रिंग होती जिससे उसे ज्यादा मदद नहीं मिलती। इसके बजाय जूनियर स्पिरिट मास्टर एकेडमी में जाना बेहतर होगा। कम से कम वहां लेवल 5 से नीचे की इनेट सोल पावर वाले स्पिरिट मास्टर्स ज्यादातर थे और उसे कुछ हद तक अटेंशन मिल सकता था। ये देखकर कि जी वुमिंग का मन बन गया था और यह भी कि स्पिरिट की क्वालिटी बहुत खराब थी और अंदरूनी सोल पावर ज्यादा नहीं थी। जियांग पिंग ने उसे मनाने की कोशिश करना बंद कर दिया। ठीक है तो जब भी आपका मन बदले मुझे ढूंढने के लिए वास्ट सिटी स्पिरिट हॉल ब्रांच में आ जाना।
स्पिरिट हॉल के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। इसके बाद जियांग पिंग ने जी वुमिंग के लिए एक स्पिरिट सर्टिफिकेट लिखा, उसे दिया और कहा, ये स्पिरिट सर्टिफिकेट ले लो और 3 महीने में वास्ती सिटी जूनियर स्पिरिट मास्टर अकेडमी में रिपोर्ट करो। धन्यवाद सर सोल मास्टर। जी वुमिंग ने जियांग पिंग को सिर झुकाया। जैसे ही दरवाजे खुले, गांव के पुराने मुखिया जो बहुत देर से इंतजार कर रहे थे आगे बढ़े और उत्सुकता से पूछा, सर सोल मास्टर, क्या हमारे गांव में कोई ऐसे बच्चे हैं जो इस साल स्पिरिट मास्टर बन सकते हैं? एल्डर, इस बच्चे में लेवल 3 की जन्मजात सोल पावर है। अगर वह अच्छी तरह से साधना करता है तो वह स्पिरिट एल्डर बन सकता है। जियांग पिंग आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया और फिर वह जल्दी से चला गया। दूसरे गांवों में शायद इससे भी ज्यादा सोल पावर वाले बच्चे होंगे। छोटे जी, इस समय आपको नहीं करना चाहिए। गांव के मुखिया के बात खत्म करने से पहले ही जी वुमिंग 300 मीटर से ज्यादा दौड़ चुके थे। वह घर लौटे, जल्दी से नकली हथियारों के 2 बक्से फलों और सब्जियों वाली गाड़ी पर लादे और वास्ती सिटी की तरफ दौड़े। एक जंग लगा टूटा हुआ भाला, लेवल 3 की जन्मजात आत्मा की शक्ति। गाड़ी पर बैठे जी वुमिंग ने बुलाए गए टूटे हुए भाले को देखा जो 9 फीट लंबा था और जिसकी ब्लेड 9 इंच की थी। कुल मिलाकर लगभग 2.6 से 2.7 मीटर और गहरी सोच में पड़ गए। कॉन्टिनेंट पर स्पिरिट्स को उनकी अंदरूनी सोल पावर के लेवल के आधार पर क्वालिटी के हिसाब से बांटा जाता है। उसकी टूटी हुई स्पीयर स्पिरिट में सिर्फ लेवल 3 की सोल पावर थी जो उसे लो रैंक स्पिरिट सीक्वेंस में रखती है। जंग लगने के फायदे के अलावा इसे पूरी तरह से बेकार कहा जा सकता है। ये सोचकर जी वुमिंग ने भाले को दोनों हाथों से पकड़ा और जोर से तोड़ दिया। स्नैप जैसा सोचा था, जंग लगा भाला टूट गया और उसका दिमाग कुछ देर के लिए चकरा गया। जी वुमिंग के ठीक होने के बाद उसने अपनी टूटी पर हाथ फेरा। उसके मन में स्पिरिट की खासियतें और पक्की हो गईं। क्योंकि भाले के हैंडल में बहुत सारे छेद थे, इसलिए घुमाने पर उसके सीधे टूटने का बहुत चांस था। अगर इसका इस्तेमाल दूसरों को मारने के लिए किया जाता तो ये कितना मुश्किल होता। अचानक उसके मन में एक विचार कौन था? ओह हाँ, मैंने उस तलवारबाज के बारे में कैसे नहीं सोचा जिसका सरनेम 10,000 साल बाद भी मेरे जैसा ही था। जी वुमिंग ने तुरंत खुशी से ताली बजाई। 10,000 साल बाद जी जुएचेन की आत्मा का जागरण उल्कापिंड के लोहे का एक टुकड़ा था। कुछ मायनों में उसकी आत्मा उसके इस टूटे हुए भाले से भी कम थी, फिर भी वह टाइटल डुलुओ बनने के लिए साधना कर सकता था। वह ऐसा क्यों नहीं कर सकता था? इसके अलावा वह एक हाई क्वालिटी लोहार था। वह स्पिरिट की खासियतों को बदलने के लिए एक्सपेरिमेंट कर सकता था। शायद भविष्य में वह सच में कॉम्बिनेट सोल पावर वाले दूसरे स्पिरिट मास्टर्स के लिए एक अल्टरनेटिव स्पिरिट मास्टर कल्टीवेशन पाथ शुरू कर सके। लेकिन फिर इस जमाने में जब सुप्रीम पोप अभी भी कियान जुंजी थे, आइस एंड फायर यान वेल में अमर पौधों के लिए अभी भी लड़ाई हो सकती थी। उसे बस यह नहीं पता था कि डुगुबो ने उस खजाने की जमीन को अभी तक खोज लिया है या नहीं। अगर वह खजाने वाली जमीन पर कब्जा भी कर लेता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक उसका जहर ठीक हो जाता, अमर पौधे पाना कोई बड़ी समस्या नहीं होती। जहां तक भविष्य में मिलने वाली स्पिरिट रिंग्स की बात है तो कोई जल्दी नहीं थी। जी जुएचेन की स्पिरिट एवोल्यूशन थ्योरीज का सेट ही वह चीज थी जिसे उसे अभी सबसे ज्यादा समझने की जरूरत थी। जी वुमिंग ने जंग लगे भाले स्पिरिट को हटा दिया जो 2 टुकड़ों में टूट गया था। उसकी नजर बहुत पक्की हो गई थी। मैं कोशिश करूंगा कि मेरी सोल पावर 4 साल के अंदर लेवल 10 को पार कर जाए। 1 घंटे बाद जी वुमिंग वास्ती सिटी में जू की ब्लैकस्मिथ शॉप के बाहर सफलतापूर्वक पहुंच गए। अंकल जू, ये 10 बड़े माचे और 20 हाई क्वालिटी लोहे की तलवारें हैं। आपकी जरूरतों के हिसाब से ये सब आपके दिए गए रिफाइंड आयरन से बनाई गई हैं और इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी की गारंटी है। जी वुमिंग ने 2 बड़े क्रेट की ओर इशारा करते हुए कहा। लोहार जू ने उन्हें टेस्ट करने के लिए कुछ तलवारें और कृपाण उठाए। ये पक्का करने के बाद की कोई दिक्कत नहीं है। उसने बहुत खुशी-खुशी दुकान के असिस्टेंट से उन्हें अंदर ले जाने को कहा और अपनी कमर से एक पर्स निकाला। लिटिल जी, आप जो लोहे के बर्तन बनाते हैं उनकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है। अगर मैंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मुझे लगता कि आपने क्लियर स्काई सीक्रेट टेक्निक डिसऑर्डर स्प्लिटिंग विंड हैमर मेथड में महारत हासिल कर ली है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं क्लियर स्काई सेक्ट का सदस्य नहीं हूं तो मुझे इस तरह की स्मिथिंग विधि कैसे पता हो सकती है? जी वुमिंग ने अपना सिर खुजलाया। तारीफ सुनकर वह बहुत खुश हुआ। जब स्मिथिंग में इस्तेमाल किया गया तो डिसऑर्डर स्प्लिटिंग विंड हैमर मेथड बस एक थोड़ी सोफिस्टिकेटेड कंटीन्यूअस फोर्जिंग टेक्निक थी। क्या इसकी तुलना उसकी लॉन्गक्वान फोर्जिंग टेक्निक से भी की जा सकती है जिसे उसने लगभग 20 सालों तक बहुत मेहनत से प्रैक्टिस किया था और जो 10 पीढ़ियों से चली आ रही थी? लोहार जू ने अपने भाई के इस बच्चे को देखा। जितना ज्यादा वह देखता गया उतना ही संतुष्ट होता गया। छोटे जी, आसमान में अंधेरा हो रहा है और रात में सड़कें खतरनाक हैं। अगर आपको कोई दिक्कत न हो तो मेरे घर पर सो जाए और कल गांव लौट जाए, ठीक है? अंकल जू, गांव के मुखिया अभी भी मेरे लौटने का इंतजार कर रहे हैं। किसी और दिन, मैं जरूर किसी और दिन उनसे मिलने आऊंगा। जी वुमिंग ने लोहार जू को अलविदा कहा। सड़क पर चलते हुए जी वुमिंग अपनी छाती में रखे 3 सोने के सिक्कों पर लगातार नजर रखते थे ताकि वे चोरी न हो जाएं। जब वह शहर के स्पिरिट हॉल ब्रांच के पास से गुजरा तो उसने देखा कि पूरी ब्रांच में मार्शल लॉ लगा हुआ था और कई ताकतवर स्पिरिट मास्टर दरवाजे पर पहरा दे रहे थे जैसे कोई बड़ी घटना हुई हो। जी वुमिंग एक होटल में गए और बैठ गए। उन्होंने सौते किए हुए 20 साल पुराने फास्फोरस श्रिम्प मीट की 1-2 डिश ऑर्डर की और खाने लगे। उसने सिर्फ एक मोटे अच्छे कपड़े पहने व्यापारी को सुना जो दूर-दूर तक घूमता था और लगातार बातें करता रहता था। क्या आप जानते हैं? बस 1 महीने पहले स्पिरिट हॉल के सुप्रीम पोंटिफ कियान जुंजी ने अपने पद छोड़ने की घोषणा की और उनकी जगह उनकी सीधी शिष्या सेंटिस बीबी डोंग लेंगी। जैसे ही यह भारी भरकम टॉपिक छोड़ा गया, इसने तुरंत कई मेहमानों का ध्यान खींचा। उन्होंने पहले ही इस खबर की अफवाहें सुनी थी, लेकिन वे इसके पीछे की कहानी जानने के लिए बहुत उत्सुक थे। स्पिरिट हॉल का कॉन्टिनेंट में बहुत नाम है। नई महारानी के आने के बाद कॉन्टिनेंट में ऐसा कौन होगा जिसे पता न हो? लेकिन कियान जुंजी अपने प्राइम टाइम में थे। उन्होंने अचानक अपने पद छोड़ने का ऐलान क्यों किया? एक आदमी जिसके चेहरे पर जिंदगी के उतार-चढ़ाव लिखे थे, बोला। कियान जुंजी के अचानक इस्तीफे से बहुत हैरान था। जी वुमिंग जो खा रहे थे उन्हें भी बहुत दिलचस्पी थी और वे ध्यान से सुन रहे थे। क्या वे जो आंकड़े बता रहे थे वे 2 तांग भाइयों की कियान जुंजी के साथ हुई बड़ी लड़ाई की कहानी नहीं थे? कॉन्टिनेंट के इतिहास में किस्मत के बच्चे के तौर पर परेशान करने वाले टैंग सेन का जन्म भी इसी समय के आसपास हुआ था। कहा जा रहा है कि उन दोनों की उम्र में लगभग 6 साल का अंतर था, जिसका मतलब है कि उसके पास डेवलपमेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा 6 साल का फायदा था। इस समय व्यापारी ने एक बार फिर कहा जाता है कि क्लियर स्काई ट्विन स्टोर्स में से एक टैंग हाउ ने स्पिरिट हॉल से कुछ चुराया था और सुप्रीम पोंटिफ कियान जुंजी ने उसका पीछा किया था। इसके बाद ऐसा लगता है कि टैंग हाउ ने टाइटल डुलुओ के बीच से निकलकर कियान जुंजी को तब तक पीटा जब तक वह मरने की कगार पर नहीं पहुंच गया। इसलिए तो बात ऐसी है। लेकिन उस तांग हाउ ने ऐसा क्या चुराया जिससे सुप्रीम पोप को सच में डर लग गया? क्या आपको लगता है कि उसने जो चीज चुराई वह सेंटिस का पहला केस था या उसने किसी टाइटल डुलुओ के बच्चे के साथ फ्लर्ट किया था? इस समय जी वुमिंग को कुछ डिटेल्स कैसे नहीं पता थी। 100,000 साल पुराने ट्रांसफॉर्म स्पिरिट बीस्ट की वजह से हुई तबाही आखिरकार एक कॉन्टिनेंटल युद्ध में बदल गई जिसने स्पिरिट हॉल को गिरा दिया। लेकिन क्योंकि स्पिरिट हॉल इस सच्ची जानकारी को दबाना चाहता था, इसलिए एक मुसीबत कम होना ज्यादा मुसीबत से बेहतर था। जी वुमिंग ने जाहिर तौर पर यह जानकारी नहीं बताई। शहर में आज की फसल पहले से ही बहुत अच्छी थी। खाना खाने और 3 चांदी के सिक्के देने के बाद वह कुछ दवाई वाली जड़ी बूटियां खरीदने के लिए फार्मेसी गया। अंधेरा होने से पहले बचे 1 घंटे का फायदा उठाते हुए वह जल्दी से गांव वापस चला गया। 3 सोल पावर फोर्जिंग जंग लगे भाले का शुरुआती एवोल्यूशन होता है। गांव लौटकर जी वुमिंग ने मेडिसिनल बात में मदद का एक नया दौर शुरू करने के लिए जल्दी से मेडिसिनल जड़ी बूटियां उबाली। अपनी स्पिरिट को जगाने के बाद वह अपने शरीर के अंदर सोल पावर के होने को महसूस कर सकता था। जी वुमिंग ने अपनी आंखें थोड़ी बंद की और धीरे से ध्यान की हालत में चले गए। अपने अंदर सोल पावर का बहाव और बाहरी दुनिया से स्पिरिचुअल एनर्जी को सोखते हुए महसूस किया। उसकी अंदरूनी सोल पावर कम होने की वजह से उसकी सोल पावर कल्टीवेशन नेचुरली धीमी थी। साथ ही मेडिटेशन कल्टीवेशन का कोई सिस्टमैटिक तरीका न होने की वजह से उसकी कल्टीवेशन की स्पीड घोंघे की रफ्तार से थोड़ी ही तेज थी। उसे बीच-बीच में 15 मिनट आराम भी करना पड़ता था। अफसोस की बात है कि लोहार के हुनर के अलावा मुझे ताइजी या जिंगई क्वान जैसी कोई टेक्निक नहीं आती। नहीं तो मेरी सोल पावर कल्टीवेशन स्पीड पक्का दूसरे लेवल पर पहुंच जाती। लेकिन ये शुरुआती मेडिटेशन साधना बिना फायदे के नहीं थी। मेडिटेशन से उसका शरीर मेडिसिनल बात के औषधीय गुणों को बेहतर तरीके से सोख सका और उसके शरीर को मजबूत बनाने से आधी मेहनत में 2 गुना नतीजा मिला। साथ ही लोहार के काम से लगी कुछ छिपी हुई चोटें भी ठीक हो गईं। ये कहना जरूरी था कि शहर की फार्मेसी में बिकने वाली औषधीय जड़ी बूटियां आम जंगली जड़ी बूटियों से कहीं ज्यादा असरदार थीं। अगली सुबह जी फैमिली स्मिथी से एक बार फिर लोहार की जानी पहचानी आवाज गूंजी। हालांकि आवाजें कुछ कमजोर और बेजान लग रही थीं। क्लैंक 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 बैंक जंग लगा भाला एक बार फिर टूट गया। आधे घंटे के अंदर यह 5वीं बार था जब जंग लगा भाला टूटा था। इस टूटे हुए भाले की हार्डनेस अभी भी बहुत कम है, खासकर शाफ्ट। जब तक फोर्जिंग फोर्स थोड़ी बढ़ाई जाती है यह जरूर टूट जाएगा। जी वुमिंग ने अपने माथे से पसीने की बूंदें पोंछी और नए आए जंग लगे भाले को देखते हुए गहरी सोच में डूब गए। क्या हथियार बनाने का प्रोसेस सिर्फ पिघलाने, फोर्ज करने और ठंडा करने का एक साइकिल नहीं था? स्पिरिट फोर्जिंग पर लागू करने पर यह काम क्यों नहीं किया? एक पल बाद अचानक उसके दिमाग में 4 शब्द उभरे, स्पिरिट पावर फोर्जिंग।
एक पल में जी गुमिंग को लगा जैसे उसे अचानक कोई एहसास हुआ हो। स्पिरिट पावर फोर्जिंग। स्पिरिट्स आम हथियारों से अलग होती हैं, मेल्टिंग सर्किट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। सिर्फ फोर्जिंग पर निर्भर रहने से जंग लगे भाले में मेटल फटीग आ जाएगी और वह टूट जाएगा। लेकिन अगर मैं फोर्जिंग करते समय लगातार स्पिरिट में सोल पावर डालता रहूं तो क्या? मन में एक आइडिया था, जी गुमिंग ने उसे जल्दी से अमल में लाया। वह एक स्पिरिट पावर फोर्जिंग मोड आजमाना चाहता था, जिसमें वह हैमर मारता और साथ ही स्पिरिट की बेसिक हालत बनाए रखने के लिए सोल पावर को चैनल करता। ऐसे फोर्जिंग तरीके के लिए जरूरी तौर पर हॉट सेपरेशन कंट्रोल तरीके की जरूरत होगी और इस तरह की हॉट सेपरेशन कंट्रोल तकनीक सिर्फ 7 ट्रेजर ब्लेड स्टाइल्स को तक ही सीमित नहीं थी। जिसे हॉट सेपरेशन कंट्रोल कहते हैं, वह असल में मल्टीटास्किंग था। जब तक कोई इंसान था और समय लगाता था, वे इसे कामयाबी से सीख सकते थे। 7 ट्रेजर ब्लेड स्टाइल स्कूल ने बस बेसिक मल्टीटास्किंग स्किल्स को मल्टी फोकस इफेक्ट में और डेवलप किया था। अभी के लिए उसे सिर्फ डुअल टास्किंग के तरीके में महारत हासिल करने की जरूरत थी, जो एक अच्छा लोहार बनने के लिए जरूरी काबिलियत में से एक थी। एक बेहतरीन लोहार होने के नाते जी गुमिंग को डुअल टास्किंग टेक्निक के बारे में अच्छी तरह पता था। जी गुमिंग ने तुरंत जंग लगे भाले में सोल पावर डालना शुरू कर दिया और तेजी से भाले के शाफ्ट पर वार किया। अगर जंग लगे भाले में सच में लड़ने की ताकत होनी थी तो शाफ्ट के छेद भरने थे। क्लैंक क्लैंक क्लैंक। करीब एक दर्जन हथौड़े के वार के बाद भाले के शाफ्ट में एक बड़ा छेद एक गोले जितना सिकुड़ गया था और जंग लगे भाले में टूटने का कोई निशान नहीं दिख रहा था। जी गुमिंग बहुत खुश हुआ। हाँ, जैसा मैंने सोचा था, स्पिरिट पावर फोर्जिंग ऐसी ही होनी चाहिए। लगातार 200 से ज्यादा हथौड़ों से मारने के बाद शाफ्ट के आखिर में बने 2 छोटे छेद गायब हो गए और शाफ्ट लगभग 2 या 3 सेंटीमीटर छोटा हो गया। आधे घंटे बाद जब जी गुमिंग के शरीर में सोल पावर धीरे-धीरे खत्म होने लगी और वह स्पिरिट पावर फोर्जिंग की हालत में नहीं रह पा रहा था, तो उसने ध्यान से देखा और देखा कि जंग लगा भाला बहुत तेजी से अपने असली रूप में वापस आ रहा है। स्पिरिट का रूप बदला जा सकता है, लेकिन खराबी अपने आप ठीक हो जाती है। जैसा कि उम्मीद थी, स्पिरिट किसी की जमा हुई सोल पावर का बाहरी रूप है, इसे बदलना बहुत मुश्किल है। मौजूदा हालात को देखकर जी गुमिंग के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। उन्होंने लगभग 1 घंटा हथौड़ा चलाने में बिताया और पाया कि वे बेकार का काम कर रहे थे। मैं ये स्वीकार नहीं करूंगा, मैं ये स्वीकार नहीं करूंगा। जी गुमिंग ने अपना दिल और मजबूत करते हुए हथौड़ा नीचे रखा और अपने बाएं हाथ से भाले के ब्लेड को कसकर पकड़ लिया। वह उसे सीधे कुचलना चाहता था। जंग लगी धार उसकी हथेली में चुभ गई और खून की कुछ बूंदें भाले के शरीर पर टपक गईं। जंग लगे भाले के लचीले डिफॉर्मेशन की स्पीड अचानक रुक गई। ये देखकर जी गुमिंग ने अपने घायल बाएं हाथ को देखा, फिर निहाई पर रखे जंग लगे भाले को देखा और खुशी से उछलते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि लोहे के औजारों को खून से तेज करने के तरीके का एहसास होगा। क्या यह असर मेरी आत्मा की छिपी हुई खासियतों में से एक हो सकता है? फिर भी स्पिरिट का रूप बदलने के लिए स्पिरिट पावर फोर्जिंग का इस्तेमाल करने का तरीका मुमकिन था, खासकर जब उसे उसके ब्लड सैक्रिफाइस शार्पनिंग तरीके के साथ मिलाया गया। शायद वह सच में स्पिरिट को एक बेस के तौर पर इस्तेमाल करके एक बेमिसाल खजाना बना सकता था। टूटे हुए भाले से अभी जो खासियतें दिख रही हैं, उन्हें एम्परर स्लेइंग वॉर स्पीयर की दिशा में डेवलप किया जा सकता है। एम्परर स्लेइंग वॉर स्पीयर एम्परर यू की जंग से मिली अमर चीज थी, जिसमें मार काट की भयानक आभा थी। उसका पूरा शरीर चमकीला लाल था, मानो खून की मोटी परत में लिपटा हो। ये बहुत रहस्यमयी और डरावना था, लेकिन इसकी अटैक पावर भी उतनी ही हैरान करने वाली थी। मन में एक साफ लक्ष्य लेकर जी गुमिंग को ऐसा लगा जैसे उन्हें एड्रेनालाइन का इंजेक्शन लगा हो। वह पालती मारकर बैठ गए और अपने स्पिरिट पावर फोर्जिंग करियर का एक नया दौर शुरू करने के लिए जल्दी से अपनी सोल पावर वापस पाली। जब रात को सोने का समय हुआ तो दिन भर की सारी मेहनत बेकार न जाए, इसके लिए जी गुमिंग ने अपनी आत्मा को अपने शरीर में वापस नहीं लिया। इसके बजाय उसने इसे हर समय बाहरी हालत में रखा और जंग लगे भाले को एनर्जी की कमी से अपने आप खत्म होने से रोकने के लिए सोल पावर का थोड़ा फ्लो बनाए रखा। इसे खोने से बचाने के लिए वह स्पिरिट को गले लगाकर लगभग सो गया। इस तरह स्पिरिट पावर फोर्जिंग लगभग 3 महीने तक चलती रही। हालांकि इन 3 महीनों में उसकी सोल पावर में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई थी, लेकिन जंग लगा भाला पूरी तरह से नया हो गया था। भाले का शाफ्ट 2 इंच छोटा हो गया था, दर्जनों छेद गायब हो गए थे और भाले की नोक के दोनों तरफ के ब्लेड बहुत तेज हो गए थे। 3 महीने तक खून की कुर्बानी देने के बाद भाले के पूरे शरीर पर अब खून की धुंध की एक हल्की परत जम गई थी। जहां तक जंग लगे भाले के सबसे बड़े फायदे की बात है, जी गुमिंग ने इसे भाले की नोक पर इकट्ठा किया था ताकि भाले की हत्या करने की खासियत का फायदा उठा सके और इस तरह इसकी ज्यादा से ज्यादा ताकत का इस्तेमाल कर सके। आज वास्ट सिटी जूनियर स्पिरिट मास्टर अकेडमी का पहला दिन था। जी गुमिंग ने कुछ सादे कपड़े और स्कूल के 1 साल के रहने खाने का खर्च पैक किया। अपनी पीठ पर 2.5 मीटर लंबा बहुत खास भाला लेकर वह गाड़ी में चढ़ गया। ऐसा शानदार नजारा देखकर गांव का मुखिया खुद को ये कहे बिना नहीं रह सका, छोटे जी अपनी स्पिरिट को इस तरह ले जाने से अकेडमी में घुसने के बाद कुछ फालतू की परेशानी हो सकती है। जी गुमिंग की अक्सर देखभाल करने वाले गांव के मुखिया उनकी आत्मा में आए बड़े बदलाव देखकर खुश थे। सच में एक बहुत अच्छा लोहार एक अलग तरह का चमत्कार कर सकता है। दादाजी विलेज चीफ, मैं स्पिरिट की बाहरी हालत को बिल्कुल भी डीएक्टिवेट नहीं कर सकता, नहीं तो मेरी 3 महीने की मेहनत बुलबुलों की तरह गायब हो जाएगी। चिंता मत करो, जब तक दूसरे बच्चे मुझे उकसाते नहीं हैं, मैं उन्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। जी गुमिंग ने बहुत पक्के इरादे से कहा। फिलहाल जी गुमिंग को सबसे ज्यादा जरूरत अकेडमी द्वारा सिखाए जाने वाले मेडिटेशन के तरीके की थी, न कि 6 साल के बच्चों द्वारा खेले जाने वाले छोटे-छोटे खेलों की। इस दौरान मेडिटेशन का कोई तरीका न होने की वजह से उनकी साधना की स्पीड, जो पहले से ही उनकी कम अंदरूनी सोल पावर की वजह से धीमी थी, और भी धीमी हो गई थी। सिर्फ मेडिटेशन का कोई तरीका ही उनकी सोल पावर साधना की स्पीड को थोड़ा बढ़ा सकता था। 4 मेडिटेशन टेक्निक का एनरोलमेंट और एक्विजिशन 2 घंटे के अंदर ही बूढ़ा आदमी और जवान लड़का अकेडमी के गेट पर पहुंच गए। जहां तक नजर जाती थी, वेस्ट सिटी जूनियर स्पिरिट मास्टर अकेडमी एक बहुत बड़े एरिया में फैली हुई थी, जो क्षितिज से भी आगे तक फैली हुई थी। बस कुछ बिखरी हुई नीली इमारतें दिख रही थी, जो सीढ़ियों के आकार की थी और बहुत शानदार लग रही थी। एनरोल करने वालों में ज्यादातर पुराने स्टूडेंट थे। जी गुमिंग जैसे नए स्टूडेंट आम नहीं थे, वे कभी-कभी ही आते थे। जब दोनों गार्ड के सामने पहुंचे तो गांव के मुखिया ने उन्हें स्पिरिट सर्टिफिकेट दिया और इज्जत से बात की। ये हमारे गांव का वह बच्चा है जिसने इस साल अपनी आत्मा को जगाया है। यह उसका स्पिरिट सर्टिफिकेट है। गार्ड ने स्पिरिट सर्टिफिकेट लिया और उस पर नजर डाली। उसकी आंखों के कोनों में नफरत की झलक दिख रही थी। एक जंग लगा हुआ स्पिरिट, फिर भी उसके पास असल में रैंक 3 सोल पावर है। तुम लकी बच्चे हो, अंदर जाओ और दाएं मुड़ो, वह फ्रेशमैन रजिस्ट्रेशन ऑफिस है। हालांकि गार्ड थोड़ा घमंडी था, लेकिन उसने जी गुमिंग और चीफ के लिए चीजें मुश्किल नहीं की, जैसा कि दूसरी अकेडमी के कुछ अच्छे गार्ड करते हैं। उसका कैरेक्टर इतना बुरा भी नहीं था। गांव के मुखिया ने जी गुमिंग को देखा, उसके सिर पर हाथ फेरा और उससे कहा, छोटे जी, तुम्हें जूनियर स्पिरिट मास्टर अकेडमी में अपने टीचरों की बात माननी चाहिए। स्पिरिट नॉलेज को गंभीरता से पढ़ना चाहिए और भविष्य में एक अच्छा स्पिरिट मास्टर बनना चाहिए। गांव को तुम पर गर्व है। चीफ, मैं ऐसा करूंगा। हमारा ब्लूफिश विलेज भविष्य में निश्चित रूप से डोलवो विलेज बन जाएगा, जी गुमिंग ने कहा। उनके शब्दों में थोड़ी जवानी वाली बहादुरी थी। फिर उसने चीफ को अलविदा कहा और अकेडमी में चला गया। जैसे ही वह दर्जनों कदम आगे बढ़ा, गार्ड तेजी से उसके पास आया और जी गुमिंग को सख्ती से देखा। बच्चे, अकादमी के अंदर इतना शक्तिशाली दिखने वाला लंबा भाला ले जाना सख्त मना है। अंकल, ये लंबा भाला मेरी आत्मा है, जी गुमिंग ने जवाब दिया। यह आपकी आत्मा है। इससे पहले कि गार्ड कुछ कर पाता, जी गुमिंग फ्रेशमैन रजिस्ट्रेशन ऑफिस की तरफ चल दिए। बाएं मुड़ने के बाद उन्होंने देखा कि आगे डेस्क पर एक आदमी बैठा है, जो नए स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन कर रहा है और उन्हें स्कूल यूनिफॉर्म दे रहा है। जी गुमिंग उस स्टूडेंट के पीछे गए जो अभी अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था और आगे बढ़कर अपने सामने बैठे टीचर से बात की। नमस्ते टीचर, यह मेरा स्पिरिट सर्टिफिकेट है। मैंने इस साल अपनी स्पिरिट को जगाया है। उस आदमी ने स्पिरिट सर्टिफिकेट लिया और उसे देखा। उसकी नजर जी गुमिंग की पीठ पर लगे लंबे भाले पर जाने से पहले रुक गई। बुरा नहीं है, ये पहली बार है जब मैंने रैंक 3 सोल पावर के साथ जंग लगी स्पिरिट देखी है। बच्चे, मेरा सरनेम लू है। मैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के एकेडमिक अरेंजमेंट के लिए जिम्मेदार हूं। तुम मुझे डायरेक्टर लू भी कह सकते हो। लेकिन तुमने अपनी स्पिरिट को दूर क्यों नहीं रखा? डायरेक्टर लू एक स्पिरिट मास्टर थे। सोल पावर के उतार चढ़ाव से वह देख सकते थे कि उनके सामने जी गुमिंग लगातार अपनी पीठ पर लगे लंबे भाले में सोल पावर डाल रहे थे। हालांकि वह इस बात से बहुत हैरान थे कि लड़के ने अपनी स्पिरिट की बाहरी हालत को डीएक्टिवेट क्यों नहीं किया था। ये देखकर जी गुमिंग को लगा कि इसे समझाना थोड़ा मुश्किल होगा। आखिर उनकी सिचुएशन बहुत खास थी। एक बार पीछे हटने के बाद स्पिरिट अब ऐसी नहीं दिखेगी। अभी के हालात को देखते हुए उन्हें अपनी आने वाली एकेडमी लाइफ में कई सवालों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि यह उसका सीक्रेट था और वह इसे शॉर्ट टर्म में साफ-साफ नहीं बता सका। डायरेक्टर लू, मेरा स्पिरिट कल्टीवेशन का तरीका काफी खास है। मुझे सबसे अच्छी कल्टीवेशन स्पेस के लिए स्पिरिट को बाहर रखना होगा। लेकिन प्लीज बेफिक्र रहें, मैं बिना सोचे समझे अपने क्लासमेट्स को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जी गुमिंग की सच्ची आंखों को देखकर डायरेक्टर लू ने और परेशान नहीं हुए। आखिर हर स्पिरिट मास्टर का साधना करने का अपना अलग तरीका होता है। फिर उसने अपनी पूछताछ जारी रखी। तुम्हारे कपड़ों को देखकर लगता है कि तुम किसी गांव से आए वर्क स्टडी स्टूडेंट हो, है ना? बाद में कोई खास, मुझे माफ करना डायरेक्टर, आपको बीच में टोकते हुए, लेकिन मैंने अपना खर्च खुद उठाने का फैसला किया है। यह 1 साल की ट्यूशन फीस है। जी गुमिंग ने डायरेक्टर लू को टोका। बाईं ओर से फंडेड प्राइस लिस्ट पर नजर डालने के बाद उन्होंने अपने कपड़ों से 4 सोने के सिक्के निकाले।
जी परिवार ने जो कुल बचत की थी उसके हिसाब से करीब 13 सोने के सिक्के बचे थे। खाने पीने के रोज के खर्च को छोड़कर ये 2 से 3 साल की एकेडमी लाइफ के लिए काफी होना चाहिए। ठीक है, ये सिंगल डॉर्मेट्री 301 की चाबी है। 500 मीटर तक सीधे जाओ, फिर दाएं मुड़ो। 3 मंजिला गोल बिल्डिंग की डॉर्मेट्री बिल्डिंग है। ये सुनकर जी गुमिंग ने चाबी ली, उन्हें प्रणाम किया और रजिस्ट्रेशन ऑफिस से बाहर निकल गए। कितना अच्छा बच्चा है, हालांकि उसमें थोड़ी रहस्यमयी बात है। डायरेक्टर लू ने जी गुमिंग को पीछे हटते हुए देखा और उसकी बहुत तारीफ की। आखिर पूरी एकेडमी में रैंक 3 सोल पावर को अच्छा टैलेंट माना जाता था। थोड़ी देर बाद जी गुमिंग सफलतापूर्वक डॉर्मेट्री 301 पहुंच गए। दरवाजा खोलते ही उन्होंने देखा कि अंदर का हिस्सा बहुत अच्छे से सजाया गया था। बिस्तर और हल्के नीले रंग की स्कूल यूनिफॉर्म पहले से ही तैयार थी। वापस काम पर फिर से स्कूल जाना है। कुछ देर भावुक होने के बाद जी गुमिंग ने अपना सामान और डॉर्मेट्री साफ की, फिर अपनी जंग लगी स्पीयर स्पिरिट को पीठ पर लाकर खाने के लिए कैफेटेरिया की ओर चल दिए। इस बीच डायरेक्टर लू ने काफी देर तक इंतजार किया। रजिस्ट्रेशन के लिए कोई नया स्टूडेंट न देखकर वह रजिस्ट्रेशन फॉर्म डीन के ऑफिस ले गए। डीन, इस साल एकेडमी में एडमिशन की यह स्थिति है। कुल 52 नए स्टूडेंट हैं। उनमें से 5 की रैंक 4 सोल पावर है और 10 की रैंक 3 है। यह उनकी बेसिक जानकारी है, कृपया एक नजर डालें। चेहरे पर बड़े निशान वाले एक आदमी ने इन्फॉर्मेशन शीट ली और तुरंत पूछा, क्या नए स्टूडेंट्स में कोई अच्छे मौके हैं? जैसे ही उसने लिस्ट देखी, उसकी नजर अचानक एक नाम पर रुक गई। उसने कंफ्यूजन में पूछा, जी गुमिंग, एक जंग लगा हुआ स्पीयर स्पिरिट, फिर भी उसके पास रैंक 3 सोल पावर है। हाँ डीन, मैंने उसका स्पिरिट देखा है। जंग उसके भाले की नोक पर है। यह उस तरह का टूटा हुआ बेकार भला स्पिरिट नहीं है जिसके बारे में हम सोच रहे थे, डायरेक्टर लू ने समझाया। मैं समझ गया। अफसोस की बात है कि उसका टैलेंट अभी भी थोड़ा कम है। डीन ने थोड़ी निराशा के साथ कहा। टूल स्पिरिट वाले इस बच्चे पर भविष्य में थोड़ा और ध्यान दें। आखिरकार वह सी सोल मास्टर्स में एक दुर्लभ टूल स्पिरिट यूजर है। समझ गया डीन। डायरेक्टर लू डीन के सुझाव से पूरी तरह सहमत थे। सी सोल मास्टर्स में टूल स्पिरिट यूजर्स बहुत कम थे। समुद्र में 20 स्पिरिट मास्टर्स को साफ तौर पर ज्यादा फायदा था, खासकर उनके पास जिनके पास मछली एवियन स्पिरिट्स थे। अगर कोई टूल स्पिरिट मास्टर दूसरे सी सोल मास्टर्स की मदद के बिना समुद्र में होता तो वह जरूर खत्म हो जाता। इस समय कैफेटेरिया में खाना खा रहे जी गुमिंग खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहे थे क्योंकि उनकी पीठ पर लगा लंबा भाला बहुत आकर्षक लग रहा था। उन्होंने तुरंत 2 या 3 बड़े चिकन लेग्स खरीदे और कैफेटेरिया में भीड़ से जल्दी से खुद को दूर कर लिया। चिकन लेग खाते हुए वह लाइब्रेरी की ओर चल पड़ा। क्योंकि यह टर्म की शुरुआत थी और जूनियर स्पिरिट मास्टर एकेडमी के ज्यादातर स्टूडेंट दिमागी तौर पर नासमझ थे और अभी भी खेलने कूदने की उम्र में थे, इसलिए ज्यादा लोग लाइब्रेरी में पढ़ने नहीं आए। उसने करीने से सजी बुकशेल्फ को देखा और एक-एक करके उन्हें पलटने लगा। एक सिस्टमैटिक मेडिटेशन कल्टीवेशन मेथड। आप कर लेंगे। जी गुमिंग अपने पंजों के बल खड़े हुए मेडिटेशन कल्टीवेशन पर एक किताब उठाई, एक कोने में जाकर बैठ गए और सीरियसली पढ़ने लगे। तो यह असली मेडिटेशन कल्टीवेशन है। पिछले 3 महीनों में मैंने जो कल्टीवेशन मेथड इस्तेमाल किया, वह तो बस ऊपरी तौर पर था। जी गुमिंग को अचानक एक बात समझ आई जब उन्होंने अपने सामने सिस्टमैटिक मेडिटेशन कल्टीवेशन मेथड को देखा। जूनियर एकेडमी में मेडिटेशन के तरीके सिर्फ बेसिक वर्जन थे। ऊंचे लेवल के मेडिटेशन के तरीके पाने के लिए किसी को उन सेट्स और बड़े कुलों में जाना पड़ता था। उनके मेडिटेशन के तरीके खास तौर पर उनके पास मौजूद स्पिरिट्स के आधार पर बेहतर किए गए थे। असल में इस दुनिया में अच्छी साधना तकनीकें नहीं थी। अपनी आगे की साधना की तरक्की तय करने के लिए अभी भी अंदर की आत्मा की शक्ति पर निर्भर रहना पड़ता था। फिर भी मेडिटेशन का तरीका होना कुछ न होने से तो बेहतर है। जी गुमिंग ने तुरंत मेडिटेशन बुक में दिए गए निर्देशों का पालन किया और पालती मारकर बैठ गए। उन्होंने धीरे-धीरे अपने मन को शांत किया और महसूस किया कि उनके शरीर के अंदर सोल पावर एक लय में घूम रही है और बाहरी स्पिरिचुअल एनर्जी को सोख रही है। स्पिरिचुअल एनर्जी धीरे-धीरे उनके डेंटियन के अंदर इकट्ठा और दब रही थी और आखिरकार सोल पावर के धागों में बदल गई। अचानक ऐसा लगा जैसे जी गुमिंग ने सोल पावर कल्टीवेशन का दरवाजा खोल दिया हो। हालांकि उनकी अभी की कल्टीवेशन स्पीड अभी भी धीमी थी, लेकिन ये पहले से बहुत तेज थी। 5 सोल पावर लेवल 10 लाइब्रेरी में ध्यान करना और साधना करना बहुत ज्यादा लग्जरी और समय की बर्बादी थी। लाइब्रेरी में आत्माओं और स्पिरिट बीस्ट के बारे में बहुत सारा ज्ञान था, जो सच में अनमोल खजाना था। मेडिटेशन मेथड का बेसिक वर्जन सीखने के बाद जी गुमिंग ने किताब बंद कर दी और तुरंत उसे उसकी असली जगह पर वापस रख दिया। जब वह दूसरी किताबें ढूंढ रहा था तो पहली लाइन की पहली शेल्फ पर 9 बड़े अक्षरों पर अचानक उसकी नजर पड़ी, स्पिरिट रिसर्च की 6 मुख्य काबिलियतें। जी गुमिंग ने अपने हाथों में ये जानी पहचानी लेकिन बहुत अजीब भारी किताब पकड़ी हुई थी। कवर पर सिग्नेचर यू शियाओगांग का नहीं बल्कि किसी और का था। इसके अलावा पहले पेज पर इंट्रोडक्शन में लेखक के बैकग्राउंड और स्पिरिट हॉल से जुड़ाव के बारे में बताया गया था। ये किताब स्पिरिट हॉल की तरफ से अलग-अलग स्पिरिट मास्टर एकेडमी को दी गई बेसिक टेक्स्ट बुक्स में से एक थी। क्या कोई सो कॉल्ड कॉपीराइट फीस दी गई थी? जी गुमिंग को नहीं पता था। जी गुमिंग को इसमें बहुत दिलचस्पी थी और कंटेंट टेबल में 6 मुख्य थ्योरी के बारे में डिटेल में बताया गया था। अंदर की आत्मा की शक्ति आत्मा की क्वालिटी के हिसाब से होती है। आत्माओं की शुरुआत, आत्मा का बदलना, आत्मा मास्टर बनने की दिशाएं और आत्मा का क्लासिफिकेशन, आत्मा के छल्ले बनाना और उन्हें अपनाना, आत्मा का फ्यूजन। इसे पढ़ने के बाद जी गुमिंग को एहसास हुआ कि यू शियाओगांग की नकल कितनी घटिया थी। यू शियाओगांग को एक समय बीबी डोंग ने पसंद किया था और वह उसका बॉयफ्रेंड भी बन गया था, जिससे उसे स्पिरिट हॉल की ज्यादातर खास जानकारी मिल गई थी। एक थ्योरेटिकल ग्रेट मास्टर के तौर पर यू शियाओगांग ने जो 10 कोर कॉम्पिटेंसीज बताई, वे सिर्फ उनके पहले के लोगों के कंधों पर बनी थी। फिर भी बाद में उन्होंने दावा किया कि वे उन्होंने खुद बनाई थी। ऐसा कैरेक्टर सच में बेशर्म था। जहां तक उनकी सबसे मशहूर स्पिरिट मिमिक्री थ्योरी का सवाल है कि 20 स्पिरिट्स भी प्लांट एट्रिब्यूट स्पिरिट रिंग्स को एब्सॉर्ब कर सकती हैं, ये बस थोड़ा बेतुका था। उनके अपने विचार में मिमिक्री थ्योरी सिर्फ कुछ कम क्वालिटी वाली स्पिरिट्स पर ही लागू होती है। इविल आइज वाइट टाइगर और ब्लू लाइटनिंग टाइरेंट ड्रैगन जैसी टॉप टियर 20 स्पिरिट्स के लिए एनिमल टाइप स्पिरिट रिंग्स अभी भी सबसे सही थी। 10 कोर कॉम्पिटेंसीज में एक तरफा मिमिक्री थ्योरी को शामिल करना क्या ये सिर्फ स्टूडेंट्स को गुमराह करना नहीं था? जुड़वां आत्माओं के जन्म के लिए जरूरी बात यह थी कि माता-पिता के स्पिरिट गुण या तो बहुत मिलते-जुलते हों या बहुत अलग हों। लेकिन अगर माता-पिता के स्पिरिट गुण बहुत अलग हों, तो क्या जुड़वां स्पिरिट वाले में जन्मजात सोल पावर भी हो सकती है? क्लियर स्काई हैमर एक टॉप टियर टूल स्पिरिट है, तो उस लिटिल ब्रैट के हाथ में ब्लू सिल्वर ग्रास सिर्फ ब्लू सिल्वर ग्रास का एक आम डंठल कैसे हो सकता है? उसे जहर की तरह डेवलप करने के लिए भी यू शियाओगांग बस एक टीचर था जिसमें कोई टैलेंट, अच्छाई या मेरिट नहीं थी। लेकिन ये बातें जी गुमिंग के लिए जरूरी नहीं थी। इस किताब में दर्ज कंटेंट फिर भी बहुत अच्छा था, जिससे उन्हें स्पिरिट रिंग पाने के लिए एक खास दिशा मिली। थोड़ी देर बाद जी गुमिंग ने किताब फिर से बंद की और स्पीयर टेक्निक पर एक बहुत ही बेसिक मैनुअल पाया। भाला लांस से बना है, भाले की तकनीकें लांस पर भी उतनी ही लागू होती हैं। जी गुमिंग ने किताब ली, उसमें दी गई जानकारी भरी और बेसिक भाला और लांस टेक्निक की प्रैक्टिस शुरू करने के लिए डॉर्मेट्री में लौट आए। समय तेजी से बीत गया और 2.5 साल बाद डॉर्मेट्री 301 में सुबह-सुबह जैसे ही सोल पावर का आखिरी धागा गाढ़ा हुआ, जी गुमिंग ने बहुत उत्साह से अपनी आंखें खोलीं और अपने हाथ पैर फैलाए। पूरे 2.5 साल बाद मैं आखिरकार लेवल 10 सोल पावर बॉटलनेक तक पहुंच गया हूं। इतनी तेज कल्टीवेशन स्पीड पाने का कारण यह था कि 1 साल पहले उन्हें अपने जंग लगे स्पिरिट में एक खास म्यूटेशन का पता चला था। अपने खून से स्पिरिट को लगातार रिफाइन करने की वजह से स्पिरिट में एक खास खाने की क्षमता आ गई थी। ये खाने की काबिलियत किसी इविल स्पिरिट मास्टर से अलग नहीं थी। ये सभी जीवों का खून खाकर उसे अपनी सोल पावर में बदल सकता था। हालांकि बदलने का असर ज्यादा मजबूत नहीं था, लेकिन कुल मिलाकर इसने उसकी कल्टीवेशन स्पीड को लेवल 5 की इनेट सोल पावर वाले स्पिरिट मास्टर के बराबर बना दिया। इस बीच इन 2.5 सालों में जी गुमिंग सुबह क्लास में जाता था, दोपहर में बेसिक स्पीयर टेक्निक और सोल पावर मेडिटेशन की प्रैक्टिस करता था और छुट्टियों में अपने खाली समय में वह जंग लगे भाले को और बेहतर बनाता था। इसके अलावा वह चुपके से जानवरों का शिकार करके उनकी ब्लड क्यूई खाने लगा। अच्छी बात यह है कि एकेडमी में वह हमेशा ऐसे दिखते थे जैसे कोई मेहनत से साधना कर रहा हो, इसलिए किसी ने भी उनकी सोल पावर के बहुत तेजी से बढ़ने की अजीब बात पर ध्यान नहीं दिया। जी गुमिंग को इस खाने की काबिलियत से कोई नफरत नहीं थी। उसकी स्पिरिट क्वालिटी नेचुरली कम थी। जंग के बाद के डेवलपमेंट के बिना इस जंग में उसकी ताकत ज्यादा से ज्यादा एक स्पिरिट एंसेस्टर के लेवल तक ही पहुंच पाती। जब उसे गलती से इतनी अच्छी खाने की काबिलियत मिल गई थी, तो वह इसका इस्तेमाल कैसे नहीं कर सकता था? स्पिरिट खुद बुरी नहीं होती, मायने ये रखता है कि उसे इस्तेमाल करने वाला इंसान कौन है। जी गुमिंग की आंखों में थोड़ी हिम्मत दिखी। अपनी पहली स्पिरिट रिंग पाना अपने प्रैक्टिकल नतीजों को साबित करने का सबसे अच्छा तरीका था और उनकी स्पिरिट के लिए अपनी पहली इवोल्यूशनरी छलांग पूरी करने का एक जरूरी कदम भी था। स्पिरिट थ्योरीज के अनुसार जो उसने सीखी थी और गहराई से सोचा था, अलग-अलग स्पिरिट बीस्ट से स्पिरिट रिंग से जोड़ने से स्पिरिट में अलग-अलग लेवल का पॉजिटिव म्यूटेशन आ सकता है। क्योंकि स्पिरिट रिंग एक स्पिरिट मास्टर के लिए अपनी लिमिट्स को तोड़ने के लिए एक जरूरी कदम था, उसने सोचा कि क्या इसमें जंग लगे स्पिरिट के इलास्टिक डिफॉर्मेशन को रोकने और उसे उसकी ओरिजिनल टूटी हुई स्पियर स्टेट में वापस लाने की भी काबिलियत है।
अगर ऐसा हो सकता तो इसका मतलब था कि भविष्य में उसे अपनी आत्मा को उसकी प्रकट अवस्था में बनाए रखने की जरूरत नहीं होगी। अपने कपड़े पहनने के बाद जी गुमिंग जंग लगे भाले को डायरेक्टर लू के ऑफिस में ले गए। उन्होंने दरवाजा खोला और डायरेक्टर लू जो कुछ लिख रहे थे ने बड़ी खुशी से उनकी तरफ देखा। छोटे जी, तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो? इन 2.5 सालों में डायरेक्टर लू ने जी गुमिंग की एकेडमी लाइफ पर काफी ध्यान दिया था। हालांकि वह ये नहीं कहते थे कि उन्हें सब कुछ पता था, लेकिन वह एक आम टीचर से ज्यादा जानते थे। उदाहरण के लिए उसकी पीठ पर जंग लगे स्पीयर को हीलने ये लगभग हर 2 या 3 महीने में बदल जाता था। अब जंग लगे स्पीयर के बाहर की लाल धुंध काफी गहरी हो गई थी। कोई कह सकता है कि उसके स्पिरिट को अब जंग लगा स्पीयर नहीं कहा जा सकता, बल्कि इसे बेहतर क्वालिटी का ब्लड स्पीयर मार्शल सोल कहा जाना चाहिए। स्पिरिट ऐसा क्यों बन गया? इस बारे में डायरेक्टर लू जी गुमिंग का जवाब सुनकर बहुत हैरान हुए। लोहार के तरीकों से स्पिरिट को इस आकार में ढालना, उनकी कल्पना करने की क्षमता और उसे काम में लाने की काबिलियत सच में हिम्मत वाली थी। ये काम कॉन्टिनेंट के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। इससे भी जरूरी बात यह है कि ब्लड स्पीयर मार्शल सोल किसी भी समय या जगह पर उससे लगभग अलग नहीं हो सकती थी और उसे कभी भी अपने शरीर में वापस न लेने का उसका साधना का तरीका बस बहुत बढ़िया था। डायरेक्टर, मैं लेवल 10 सोल पावर कल्टीवेशन बॉटलनेक पर पहुंच गया हूं। मैं इस बार स्पिरिट रिंग लेने आया हूं। जी गुमिंग ने थोड़ी शर्म से अपनी नाक रगड़ते हुए कहा। आखिर डायरेक्टर लू एक पीक लेवल 39 स्पिरिट एल्डर थे और उनकी स्पिरिट सी वाइपर थी। अगर वह किसी दूसरे छोटे या मीडियम साइज के शहर में होते तो वह सिटी लॉर्ड या सिटी लॉर्ड के मैनर के गेस्ट एल्डर हो सकते थे। उनकी एक और पहचान भी थी, वे जी गुमिंग के स्टूडेंट्स के डीन और क्लास 1 के होमरूम टीचर थे। वे लोगों के साथ बहुत सख्त थे और जी गुमिंग उनके सामने बस एक छोटा बच्चा था जो अभी बड़ा नहीं हुआ था। वे नर्वस कैसे नहीं होते? लेवल 10 बहुत अच्छा, लेकिन क्या आपने सोचा है कि आप किस तरह की स्पिरिट रिंग पाना चाहते हैं? डायरेक्टर लू ने हाँ में सिर हिलाया। वह जी गुमिंग की सोल पावर कल्टीवेशन स्पीड से ज्यादा हैरान नहीं थे। एक स्पिरिट मास्टर के लिए जिसने इतनी मेहनत से एक्सपेरिमेंट करने और कल्टीवेशन करने की हिम्मत की, ये सच में अजीब होगा अगर वह 2 साल में अपनी सोल पावर को 7 लेवल तक नहीं बढ़ा सका। मुझे 100 साल पुराना सी वाइपर स्पिरिट बीस्ट चाहिए। बेहतर होगा कि वह बहुत खून का प्यासा हो। जी गुमिंग ने दृढ़ता से कहा। 6 ब्लड ड्रैगन समुद्री वाइपर का एक म्यूटेटेड रूप शिकार किए जाने वाले स्पिरिट बीस्ट के बारे में जी गुमिंग ने अपने दिल में पहले ही एक चुनाव कर लिया था। ब्लड स्पीयर मार्शल सोल की मौजूदा खूबियों और कमजोर कमजोरियों के आधार पर सांप जैसे स्पिरिट बीस्ट का शिकार करना बेशक सबसे अच्छा ऑप्शन था। सी वाइपर न सिर्फ जहरीले थे बल्कि उनमें एक तरह की मजबूती भी थी। उनका नेचर खून का प्यासा था और उनके अंदर का खून का शैतान वाला और जरूर ज्यादातर सी स्पिरिट बीस्ट से कहीं ज्यादा होगा। ये कहा जा सकता है कि वे ब्लड स्पीयर मार्शल सोल की कमजोरियों को पूरी तरह से पूरा कर सकते थे और साथ ही उसके फायदों को भी बढ़ा सकते थे। जहां तक डीप सी डेमोनिक वेपॉज और इविल स्पिरिट ऑकर्स की बात है, जो ताकतवर टॉप टियर सी स्पिरिट बीस्ट थे, वे टॉप टियर चॉइस बने रहे, लेकिन बदकिस्मती से उनमें उनका शिकार करने की ताकत नहीं थी। कुछ देर सोचने के बाद डायरेक्टर लू ने मुंह बनाया और कहा, सी वाइपर, ये सच में एक अच्छा ऑप्शन है। इत्तेफाक से मेरी स्पिरिट भी एक सी वाइपर है जो उन्हें कुछ हद तक रोकती है। लगभग 3 या 400 साल पुराने किसी वाइपर का शिकार करना कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। थैंक यू डायरेक्टर, भले ही उम्र थोड़ी ज्यादा हो, लेकिन मैं अपनी अभी की फिजिकल फिटनेस से इसे संभाल सकता हूं। जी गुमिंग ने जवाब दिया। ठीक है, चलो अब चलते हैं। हम सूरज डूबने से पहले तुम्हारे लिए सही उम्र का एक सी वाइपर ढूंढने की कोशिश करेंगे। कुछ काम का इंतजाम करने के बाद डायरेक्टर लू तुरंत जी गुमिंग को समुद्र किनारे ले गए, लेकिन उन्हें याद दिलाना पड़ा, लिटिल जी, स्पिरिट बीस्ट जितना पुराना होता है उतना ही वह इंसानों से दूर पानी में रहता है। वे इंसानों से डरते हैं और इंसान भी उनसे डरते हैं। हालांकि सी वाइपर समुद्र में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, फिर भी लगभग 400 साल पुराना एक सही वाइपर ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। कोई बात नहीं, एक स्पिरिट मास्टर के लिए सही स्पिरिट रिंग पाना स्वाभाविक रूप से मुश्किल होता है। अगर मुझ में इतना भी सब्र नहीं है तो मैं स्पिरिट मास्टर बनने के लायक नहीं हूं। ये सुनकर डायरेक्टर लू को जी गुमिंग पर बहुत खुशी हुई। इस उम्र के बच्चे ज्यादातर जल्दबाज होते हैं, खासकर जब उन्हें अपनी पहली स्पिरिट रिंग मिलती है। फिर भी जी गुमिंग घमंड और जल्दबाजी से दूर था और पहले से ही एक स्पिरिट ग्रैंडमास्टर जैसा व्यवहार रखता था। उसकी भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से खराब नहीं होंगी। आत्मा का कब्जा, लैंड सोल मास्टर्स की स्पिरिट पोजीशन स्टेट के उलट, सी सोल मास्टर्स एक खास स्टेट का इस्तेमाल करके समुद्र में लड़ते थे जहां 20 सोल शरीर छोड़ देती थी। इस समय डायरेक्टर लू पानी की सतह पर तैर रहे लगभग 8 मीटर लंबे बैंगनी सी वाइपर पर खड़े थे। छोटे जी, ऊपर आओ, हमारे चलने का समय हो गया है। डायरेक्टर लू ने अपना बायां हाथ बढ़ाया और जी गुमिंग को सी वाइपर की पीठ पर खींच लिया। रास्ते में डायरेक्टर लू ने जानबूझकर एक स्पिरिट ग्रैंडमास्टर का प्रेशर कम कर दिया, जिससे 100 साल से कम उम्र के स्पिरिट बीस्ट दूर हो गए, जिससे उनकी तैराकी तेज हो गई। अपनी स्पिरिट की वजह से डायरेक्टर लू की सी वाइपर के बारे में समझ बहुत गहरी थी और उन्हें जल्द ही एक के निशान मिल गए। लिटिल जी, आपकी पहली स्पिरिट रिंग पहुंच में है। आगे पानी पर एक सी वाइपर तैर रहा है। जैसे ही वे उसकी ओर बढ़े, 60 मीटर की दूरी पर उन्हें सिर्फ 3 मीटर लंबा एक सी वाइपर दिखा। डायरेक्टर लू ने निराशा में अपना सिर हिलाया। सी वाइपर के शरीर की लंबाई हर साल बढ़ने पर 1 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। ये सी वाइपर 3 से 3.5 मीटर लंबा है और मोटे तौर पर इसकी उम्र लगभग 350 साल है। चलो थोड़ा और तैरते हैं। अगर सच में इससे ज्यादा उम्र वाला कोई नहीं है तो हम इसे चुनेंगे। ठीक है डायरेक्टर, जी गुमिंग ने धीरे से कहा, लेकिन अगले ही सेकंड शांत समुद्र की सतह पर अचानक हंगामा मच गया। अनगिनत कमजोर सी स्पिरिट बीस्ट चारों तरफ भाग गए। तभी छोटे सींगों वाला एक अनजान खून जैसा लाल स्पिरिट बीस्ट पानी से आधा मीटर ऊपर उछला और उस 350 साल पुराने सी वाइपर के 7 इंच के निशान को एक ही बार में काट लिया। जैसे ही उसका सिर कुछ बार इधर-उधर हिला, सांप के साथ छिलके कट गए और सी वाइपर तुरंत 2 टुकड़ों में टूट गया। पानी पर लाल रंग का एक घेरा फैल गया। ये दृश्य देखकर डायरेक्टर लू की आंखें आश्चर्य से भर गईं। यह एक ब्लड ड्रैगन है जो सी वाइपर का एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार है। इसकी लंबाई को देखते हुए इसकी उम्र 630 साल के करीब है। ये सुनकर जी गुमिंग की आंखों में सुनहरी चमक आ गई। ब्लड ड्रैगन के बारे में जो सी वाइपर स्पिरिट बीस्ट का एक रूप है, उसने इसे सी स्पिरिट बीस्ट के कलेक्शन में देखा था। ब्लड ड्रैगन असल में टॉप टियर स्पिरिट बीस्ट में से एक था, जिसका म्यूटेशन तब पूरा हुआ जब एक सी वाइपर ने अपनी ही तरह के कुछ जीवों को खा लिया और उसके शरीर में म्यूटेशन के दौरान उसमें ड्रैगन एसेंस का थोड़ा सा अंश आ गया। कॉन्टिनेंट पर हर किसी के सबकॉन्शियस मन में ड्रैगन को एक पावरफुल ब्लड लाइन का मतलब माना जाता है। एक आम स्पिरिट बीस्ट भी जब तक उसमें ड्रैगन टाइप ब्लड लाइन का थोड़ा सा भी निशान हो, टॉप टियर स्पिरिट बीस्ट की कैटेगरी में शामिल हो सकता है। सांप ड्रैगन प्रजाति के होते हैं और उनमें बहुत कमजोर रिसेसिव ड्रैगन ब्लड लाइन होती है। अगर उन्हें मौका मिले या वे ड्रैगन ब्लड लाइन वाले स्पिरिट बीस्ट को खा लें तो वे जरूर सांप से फ्लड ड्रैगन में बदल पाएंगे। जहां तक उनसे पहले ब्लड ड्रैगन की बात है तो ये सिर्फ स्पिरिट बीस्ट को दिया गया एक नाम था, क्योंकि ज्यादातर लोगों को फ्लड ड्रैगन का कॉन्सेप्ट नहीं पता था। सही नाम ब्लड फ्लड ड्रैगन होना चाहिए। जी गुमिंग ने देखा कि ब्लड फ्लड ड्रैगन दूर और दूर तैर रहा है। अब उसके पास समझाने का समय नहीं था और वह जोर से चिल्लाया, डायरेक्टर, ये ब्लड ड्रैगन मेरी पहली स्पिरिट रिंग के तौर पर बहुत सही है। मेरी अभी की फिजिकल फिटनेस के हिसाब से मैं लगभग 650 साल पुरानी स्पिरिट रिंग को सोख सकता हूं। इसके अलावा मेरी समझ से ब्लड ड्रैगन को कीमती चीजें इकट्ठा करना पसंद है। इसकी बहुत संभावना है कि इसकी गुफा में बहुत सारा खजाना हो। ड्रैगन कामुक होते हैं, लेकिन उनकी एक और खासियत है खजाने इकट्ठा करने का उनका प्यार। ब्लड फ्लड ड्रैगन पहले से ही ब्लड ड्रैगन की तरफ बढ़ रहा था, इसलिए उसे ड्रैगन जाति के कुछ गुण विरासत में मिले होंगे। क्या फिजिकल फिटनेस को असल में स्पिरिट रिंग की उम्र से जोड़ा जा सकता है? थोड़ी देर सवाल करने के बाद डायरेक्टर लू ने जी गुमिंग की 1.56 मीटर की हाइट और उनकी बहुत मजबूत फिजिकल फिटनेस को देखा, जो तब से भी ज्यादा मजबूत थी जब वह खुद स्पिरिट ग्रैंडमास्टर बने थे। उन्हें जी गुमिंग के स्पिरिट रिंग को हद से ज्यादा एब्जॉर्ब करने के बारे में थोड़ी राहत महसूस हुई। इसके अलावा अगर जी गुमिंग ने जो कहा उसका दूसरा हिस्सा सच होता तो उसकी अभी की ताकत के साथ 2 या 3000 साल पुराने स्पिरिट बीस्ट से निपटना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। भले ही यह 630 साल पुराना ब्लड ड्रैगन ताकतवर था, लेकिन इसकी असली ताकत सिर्फ 1000 साल के सोल बीस्ट के लेवल की थी। इसलिए ब्लड ड्रैगन की गुफा सच में देखने लायक थी। अच्छा चलो तुरंत मिलते हैं। डायरेक्टर लू ने जी गुमिंग को पकड़ा और पूरी स्पीड से गाड़ी बढ़ा दी। ब्लड ड्रैगन को अपनी मौजूदगी का पता न चले इसके लिए उन्होंने जानबूझकर उससे दूरी बनाए रखी। 2 घंटे बाद ब्लड फ्लड ड्रैगन तैरकर एक छोटे से द्वीप पर पहुंचा और तेजी से एक गुफा की ओर रेंगने लगा। लिटिल जी, हालांकि यह आइलैंड समुद्र से काफी सुरक्षित है, लेकिन इस पर जरूर बहुत सारे सी वाइपर हैं। अपने आसपास ध्यान रखना और मेरे पीछे रहना। डायरेक्टर, मैं समझ गया। जी गुमिंग ने तुरंत अपनी पीठ से खून का भाला निकाला और डायरेक्टर लू की स्पीड के साथ सावधानी से एक-एक कदम आगे बढ़ा। जब वे 100 मीटर लंबे जंगल से गुजरे तो उन्हें 20 मीटर से ज्यादा ऊंची एक गुफा दिखाई दी। जैसे ही हवा चली, खून की तेज गंध उनकी तरफ आई और जमीन पर बहुत सारे सांपों की खालें गिरी हुई थी। जैसे ही डायरेक्टर लू सीधे अंदर जाने वाले थे, जी गुमिंग ने ऊपर चिलचिलाती धूप को देखा और तुरंत उन्हें रोक दिया। डायरेक्टर, इस आइलैंड पर अलग-अलग तरह की सांप की खालें हैं। ब्लड ड्रैगन शायद सांपों का राजा बन गया है और इस गुफा के अंदर बहुत सारे सांप जैसे स्पिरिट बीस्ट होंगे। अगर हम जबरदस्ती अंदर घुसे तो एक स्पिरिट एंसेस्टर भी इस गुफा में मर सकता है अगर वे सावधान नहीं रहे। साथ ब्लड फ्लड ड्रैगन को मारें और पहली सोल रिंग पाएं। लिटिल जी, याद दिलाने के लिए धन्यवाद। मैं अपने सामने मौजूद दौलत से लगभग अंधा हो गया था और मौत के जाल में फंस गया था। डायरेक्टर लू ने जी गुमिंग से आभार से भरी साफ नजरों से कहा।
इस समय सूरज तेज था, जिससे जमीन बहुत गर्म हो रही थी। इन सांपों के लिए गर्मी से बचने के लिए गुफाएं सबसे अच्छी जगह थी। ब्लड ड्रैगन यहाँ का राजा था और उनके बीच अनगिनत सदियों पुराने सांप थे। अगर वह लापरवाही से दौड़ता और दर्जनों या सैकड़ों सांप स्पिरिट बीस्ट और ब्लड ड्रैगन के ग्रुप अटैक का सामना करता तो वह पक्का एक पल में ही मर जाता। डायरेक्टर, ये लीजिए। इससे पहले कि डायरेक्टर लू कुछ कह पाते, जीवोमिंग ने अपने कपड़ों से सांप के खून की एक बोतल और कुछ दवा वाली जड़ी बूटियां निकाल ली। हमारी गंध छिपाने के लिए इस सांप के खून और दवा वाली जड़ी बूटियों को अपने कपड़ों पर लगा लो। फिर जब हम सांप की गुफा में घुसेंगे तो अगर हम सावधान रहेंगे तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी। क्या तुम अपने साथ सांप का खून ले जा रहे हो? डायरेक्टर लू ने उन्हें दी गई सांप के खून की छोटी बोतल को देखा, उनका दिल शक से भर गया। लेकिन दोबारा सोचने पर बाहर शिकार करते समय जानवरों को भगाने या अपनी आभा छिपाने के लिए चीजें ले जाना कोई अजीब बात नहीं थी। लिटिल जी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी अच्छी तरह से काम करेंगे। बुरा नहीं है। फिर दोनों ने जल्दी से सांप का खून और दवा वाली जड़ी बूटियां लगाई और सावधानी से गुफा में चले गए। अंदर घना अंधेरा था और कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। इस गुफा में अनगिनत सांपों की जीभ फड़फड़ाने की आवाज लगातार गूंज रही थी, जो काफी डरावनी थी। अच्छी बात यह थी कि डायरेक्टर लू की स्पिरिट एक सी वाइपर थी, इसलिए वो अंधेरे में भी आगे का रास्ता देख सकता था। थोड़ी देर चलने के बाद एक कोने पर एक चमकदार सुनहरी रोशनी दिखाई दी। दोनों एक बड़ी चट्टान पर लेट गए, उनकी आंखें लालच से आगे देख रही थी। उन्होंने एक छोटे से पहाड़ पर हजारों सोने के सिक्के रखे हुए देखे। इसके अलावा बाईं और दाईं ओर कुछ टूटे हुए हथियार और चमकदार अयस्क थे। यहाँ सच में बहुत बड़ा खजाना है। सिर्फ वे सोने के सिक्के ही 10,000 से कम नहीं है और कुछ ऐसे मिनरल भी हैं जो मैंने पहले कभी नहीं देखे। इस समय डायरेक्टर लू की नजरें उन सोने के सिक्कों पर टिकी थी। इसके उलट अयस्क और टूटे हुए हथियार उसके लिए ज्यादा आकर्षक नहीं थे। लेकिन जीवोमिंग ने उन टूटे हुए हथियारों को देखकर अपने दिल में एक कट्टर भावना महसूस की। अगर उसने सही अंदाजा लगाया तो इन टूटे हुए हथियारों में एक या दो स्पिरिट टूल जरूर होंगे। ब्लड ड्रैगन द्वारा अपनी गुफा को सजाने के लिए इस्तेमाल किए गए इन चमकदार अयस्कों में से उसने केवल दो को पहचाना, डीप सी सिल्वर मदर और कोल्ड हॉट आयरन एसेंस। जैसा कि उम्मीद थी, समुद्र एक बहुत बड़ा खजाना है। ये कहावत सच में गलत नहीं है। जैसे ही जीवोमिंग मन ही मन कुछ बुदबुदा रहे थे, सोने के सिक्कों के पहाड़ पर कुंडली मारे बैठे ब्लड ड्रैगन ने अचानक अपनी ड्रैगन आंखें खोली और सिर उठाकर आसपास देखने लगा। अचानक ड्रैगन की नजर एक बड़ी चट्टान पर टिक गई। गर्जन ड्रैगन की तेज दहाड़ के साथ गुफा में मौजूद अनगिनत सांप स्पिरिट बीस्ट ने जवाब देना शुरू किया और इस जगह की ओर रेंगने लगे। ब्लड ड्रैगन ने धीरे-धीरे अपना शरीर सीधा किया। ये देखकर जीवोमिंग ने जल्दी से कहा, डायरेक्टर लू, ब्लड ड्रैगन ने हमें ढूंढ लिया है। पहले लीडर को पकड़ो। अगर हम और इंतजार करेंगे तो मुझे डर है कि हम निकल नहीं पाएंगे। सूक्ष्म खून जैसे लाल सांप का जहर सीधे चट्टान की तरफ फेंका गया। उसके पीछे छिपे डायरेक्टर लू ने जीवोमिंग को पकड़ा और सुरक्षित जगह पर कूद गए। यह एक डिटॉक्सिफिकेशन पिल है, इसे जल्दी से खा लो। डायरेक्टर लू ने तुरंत जीवोमिंग को एक छोटी हरी गोली फेंकी, फिर ब्लड ड्रैगन की ओर दौड़े। दूसरी स्पिरिट एबिलिटी सी वाइपर पर्पल मिस्ट। एक पल में डायरेक्टर लू पर केंद्रित गहरे बैंगनी रंग की जहरीली धुंध का बादल 200 मीटर तक फैल गया। गुफा में मुश्किल इलाके और संकरी जगह की वजह से जहरीली धुंध और भी घनी हो गई। कुछ तेजी से रेंगने वाले सांप स्पिरिट बीस्ट जब तक उनकी साधना 100 साल से कम थी, जहर की धुंध को छूते ही धीमे हो जाते थे या बेहोश भी हो जाते थे। घने जहरीले धुंध में मौजूद ब्लड ड्रैगन की नजर धुंधली थी, लेकिन उसकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज थी। उसने अपनी जीभ हिलाई और दुश्मन के ऑरा को ध्यान से महसूस किया। तीसरी स्पिरिट एबिलिटी वाइपर स्केल स्पाइक्स। डायरेक्टर लू के पैरों के नीचे बैंगनी स्पिरिट रिंग ऊपर उठ गई और उनकी पीठ पर वाइपर के स्केल्स अचानक फट गए, जिससे नुकीले कोन बन गए जो आगे ब्लड ड्रैगन की ओर फट गए। सूक्ष्म ब्लड ड्रैगन की सुनने की शक्ति बहुत तेज थी। वह तुरंत तेजी से आगे बढ़ा और ब्लॉक करने के लिए अपनी पूंछ और शरीर घुमाया। जरूरी मौके पर डायरेक्टर लू ने मौके का फायदा उठाया और ओपनिंग के दौरान ब्लड ड्रैगन की पीठ पर कूद गया। जैसा कि कहा जाता है, सांप को उसके 7 इंच पर मारो। म्यूटेंट होने के बावजूद आप इस कमजोरी से बच नहीं सकते। पहली स्पिरिट एबिलिटी स्नैक नीडल। सी वाइपर की पूंछ सीधे एक बहुत तेज काली स्नैक नीडल में बदल गई, जिसके चारों ओर घना काला कोहरा फैल गया। एक ही डंक में इसने ब्लड ड्रैगन के स्केल्स को तोड़ दिया और उसके 7 इंच छेद दिए। गर्जन गुफा में सांप की दहाड़ जैसी एक दो भरी चीख गूंजी। जी, वुमिंग के चेहरे पर खुशी दिखी। क्या यह एक जैसे गुण होने और स्पिरिट रिंग में महारत हासिल करने का नतीजा है? क्योंकि ब्लड ड्रैगन बिल्कुल वही स्पिरिट बीस्ट स्पिरिट रिंग थी जिसकी जीवोमिंग को जरूरत थी, इसलिए डायरेक्टर लू ने ब्लड ड्रैगन के 7 इंच के दिल में पूरी तरह से छेद नहीं किया। उसने मरते हुए ब्लड ड्रैगन को घसीटा और धीरे-धीरे जहरीले धुंध से बाहर निकलकर जीवोमिंग के पास गया। धप धप डायरेक्टर लू ने ड्रैगन की पूंछ गिरा दी, अपने हाथों पर लगी कीचड़ को झाड़ा और जीवोमिंग से बहुत आसानी से कहा, लिटिल जी, यह म्यूटेंट सांप तुम्हारा है। इसके 7 इंच पर एक और वार करो और स्पिरिट रिंग दिखाई देगी। थैंक यू डायरेक्टर। जीवोमिंग ने अपनी पीठ से ब्लड स्पीयर निकाला, ब्लड ड्रैगन की पीठ पर चढ़ा, स्पीयर की नोक नीचे की ओर की, हैंडल को दोनों हाथों से कसकर पकड़ा और बहुत एक्साइटमेंट के साथ नीचे की ओर वार किया। ब्लड ड्रैगन की आंखें चौड़ी हो गईं। जैसे ही उसका दिल धड़कना बंद हुआ, उसे मरा हुआ घोषित कर दिया गया। ब्लड ड्रैगन की लाश के चारों ओर एक गहरे पीले रंग का स्पिरिट रिंग तैर रहा था। डायरेक्टर लू ने चारों ओर देखा, कोई शक्तिशाली स्पिरिट बीस्ट हमला नहीं कर रहे थे। उन्होंने फिर कहा, लिटिल जी, मन की शांति के साथ स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब कर लो। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। जहरीली धुंध को खत्म होने में कुछ समय लगेगा, जो सबसे अच्छा बाहरी बैरियर है। लेकिन क्या तुम सच में इस ब्लड ड्रैगन स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब करने जा रहे हो जो लगभग 630 साल पुरानी है? डायरेक्टर, मैं कभी भी ऐसी चीजें नहीं करता जिसके बारे में मुझे पक्का पता न हो। इस स्पिरिट रिंग की उम्र मेरे लिए एकदम सही है। जीवोमिंग पालथी मारकर बैठ गए, अपना ऑरा ठीक किया और अपने चारों ओर स्पिरिट रिंग को गाइड करने के लिए सोल पावर का इस्तेमाल किया। एक बहुत बड़ी सोल पावर उनके शरीर में आने लगी, जो बहुत दमदार और बेमिसाल थी। क्या यह एनर्जी टाइड एक म्यूटेंट स्पीशीज से आया है जिसमें ड्रैगन ब्लड लाइन का निशान है? हालांकि 100 साल पुरानी स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब करने पर कोई सोल शॉक नहीं होता, लेकिन स्पिरिट रिंग में मौजूद एनर्जी को फिजिकल बॉडी को झेलना पड़ता है। उम्र जितनी ज्यादा होगी, उसमें उतनी ही ज्यादा एनर्जी होगी। कोई हैरानी नहीं कि एक आम इंसान की पहली स्पिरिट रिंग 1000 साल के लेवल तक नहीं पहुंच सकती। रुको, मुझे रुकना होगा। जीवोमिंग का सहने का इरादा बहुत पक्का हो गया। डायरेक्टर लू स्पिरिट रिंग लेते समय उसके दर्द भरे चेहरे को देखकर उसके लिए पसीने से तरबतर हो गए। अच्छी बात यह है कि आधे दिन बाद जैसे-जैसे शाम होने लगी, जीवोमिंग का एक्सप्रेशन धीरे-धीरे नरम पड़ गया और स्पिरिट रिंग पूरी तरह से ब्लड स्पीयर मार्शल सोल से बंध गई। इस समय ब्लड स्पीयर मार्शल सोल में और बदलाव आया था। ब्लड स्पीयर के चारों ओर खून की धुंध गहरी हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि पूरा स्पीयर पूरी तरह बदल गया है और उसका टेक्सचर और भी सख्त हो गया है। भाले के हैंडल पर बने पैटर्न भी साफ दिख रहे थे। भाले की नोक पर लगा जंग चमकदार लाल जंग में बदल गया था और उसका एरिया एक उंगली की चौड़ाई से भी ज्यादा बढ़ गया था। जीवोमिंग ने धीरे से अपनी आंखें खोली, अपने शरीर में बदलाव महसूस किया, खासकर उत्साहित। लिटिल जी, आपकी सोल पावर कितने लेवल बढ़ी है और आपकी पहली स्पिरिट एबिलिटी क्या है? डायरेक्टर लू ने एक तरफ खड़े होकर बड़ी उत्सुकता से पूछा। 8 वॉर स्पीयर ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन। जीवोमिंग ने अपनी नाक रगड़ी और मुस्कुराते हुए कहा, डायरेक्टर, मेरी सोल पावर 3 लेवल बढ़ गई है। 3 लेवल? कितना डरावना। अपनी रैंक से 200 साल ज्यादा उनकी स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब करने पर सोल पावर बढ़ने की स्पीड बहुत अजीब है। डायरेक्टर लू ने जीवोमिंग के कंधे पर थपथपाया। उन्हें सच में उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ अपनी रैंक से ज्यादा स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब करने से 2 लेवल ज्यादा सोल पावर मिल सकती है। क्या म्यूटेटेड स्पिरिट बीस्ट को एब्जॉर्ब करने का यही खास नेचर था? डायरेक्टर लू का हैरान चेहरा देखकर जीवोमिंग ने आगे कहा, डायरेक्टर, मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। मेरी पहली स्पिरिट एबिलिटी का नाम बैटल स्पीयर फ्लड ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन है। यह मुझे 30% फिजिकल डिफेंस, मेरे ब्लड स्पीयर के लिए 40% एक्स्ट्रा अटैक पावर दे सकती है और इसके साथ बैटल स्पीयर रेड रस्ट पॉइजन भी आता है। बदकिस्मती से मेरी पहली स्पिरिट एबिलिटी को एक्टिवेट करने से मेरी सोल पावर का एक तिहाई हिस्सा खर्च हो जाता है और एम्प्लीफिकेशन इफेक्ट सिर्फ 3 मिनट तक रहता है। ये सुनकर डायरेक्टर लू ने जीवोमिंग की पीठ थपथपाई और जलन से कहा, तुम लकी बच्चे हो, तुम्हें इतनी रेयर डुअल एम्प्लीफिकेशन टाइप स्पिरिट एबिलिटी मिली है और तुम फिर भी सेटिस्फाइड नहीं हो। हालांकि सोल पावर कंजम्पशन थोड़ा ज्यादा है, ये सिर्फ टेंपरेरी है। एक बार जब तुम स्पिरिट ग्रैंडमास्टर तक पहुंच जाओगे तो बस अपनी फर्स्ट स्पिरिट एबिलिटी का लगातार इस्तेमाल करके तुम कुछ हाई लेवल स्पिरिट एल्डर्स और यहां तक कि स्पिरिट एंसेस्टर्स को भी हरा पाओगे। डायरेक्टर लू ने सामने रखे 2 मीटर ऊंचे काले रंग के पत्थर की ओर इशारा करते हुए सीधे-सीधे कहा, लिटिल जी, इसे सामने वाले उस काले रंग के पत्थर पर फेंको। मुझे तुम्हारी पहली स्पिरिट एबिलिटी का खास असर देखने दो। ठीक है। जीवोमिंग ने तुरंत अपने हाथ में खून का भाला पकड़ा और अपनी पहली स्पिरिट एबिलिटी को एक्टिवेट किया और सामने रखे काले नसों वाले पत्थर पर निशाना साधा, जिसकी हार्डनेस काले नसों वाले लोहे यानी लोहे के राजा जितनी थी। एक तेज आवाज के साथ खून का भाला ब्लड फ्लड ड्रैगन की तरफ बाहर फेंका गया। टकराना लगभग 1 मीटर लंबे काले रंग की नसों वाले पत्थर में सीधा छेद हो गया। कुछ ही पलों बाद उसकी सतह पर कई दरारें दिखने लगी। बूम, पूरा काली नसों वाला पत्थर टूट गया और काली नसों वाले टुकड़े हर जगह उड़ गए।
इसके टूटने से जो ताकत पैदा हुई वह किसी छोटी लैंडमाइन के धमाके से कम नहीं थी। ये देखकर डायरेक्टर लू का मुंह खुला का खुला रह गया, लगभग ओक शेप का, लेकिन उन्होंने जल्दी से अपने जलन और जलन वाले दिल को दबा लिया और बेपरवाही से कहा, इस स्पिरिट एबिलिटी की पावर ठीक-ठाक है। अगर इसे उन बेसिक स्पीयर टेक्निक के साथ मिलाया जाए जिनकी आपने पहले प्रैक्टिस की है, तो इसकी पावर और भी ज्यादा हो जाएगी। जी वुमिंग डायरेक्टर लू की बात से पूरी तरह सहमत थे। उनकी पहली स्पिरिट एबिलिटी में सिर्फ एम्प्लीफिकेशन इफेक्ट थे और कोई अटैकिंग मूव्स नहीं थे। इसे अपनी प्रैक्टिस की हुई स्पीयर टेक्निक के साथ मिलाकर ही वही +1 2 से बड़ा होने का जबरदस्त इफेक्ट पा सकते थे। ठीक है, अब जब आपको एक सही स्पिरिट रिंग मिल गई है तो अब हमें। डायरेक्टर लू अपनी बात खत्म कर पाते इससे पहले ही वह अपने हाथ मलते हुए खजाने के पहाड़ की ओर चल पड़े। चमकते हुए सोने के सिक्के सच में लुभा रहे थे। मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी दौलत कभी नहीं कमाई। डायरेक्टर लू ने जी वुमिंग को देखा जो हथियारों के ढेर के सामने खड़ा था और उसने लापरवाही से एक नीली चमकती हुई स्टोरेज सोल टूल रिंग उठा ली। तुम्हें ये हथियार और अयस पसंद है ना? इस स्टोरेज सोल टूल में अभी भी कुछ है, इसलिए मैं वे सब तुम्हें दे दूंगा। डायरेक्टर, अगर आपकी मदद न होती तो मुझे इतनी अच्छी स्पिरिट रिंग नहीं मिल पाती। मुझे ये खजाने नहीं चाहिए। हालांकि जी वुमिंग सच में ये चीजें चाहते थे, लेकिन वह ये भी समझते थे कि उन्हें सारे फायदे नहीं लेने चाहिए। इन दौलत की कीमत सिर्फ और खराब हथियार अगर बाहर बेचे जाएं तो 10,000 सोने के सिक्कों से ज्यादा होगी। तुम मेरे स्टूडेंट हो और इस जगह के बारे में जानकारी तुमने ही दी थी। अगर मैं सब कुछ ले लूं तो क्या मैं विलेन जैसा बर्ताव नहीं करूंगा? डायरेक्टर लू ने सीधे सभी दुर्लभ अयस्कों, हथियारों और लगभग 20% सोने के सिक्कों को एक स्टोरेज सोल टूल रिंग में डाल दिया और जी वुमिंग को दे दिया। बकवास बंद करो, तुम मेरे पसंदीदा स्टूडेंट्स में से एक हो। मैं इसे और किसे दूंगा? वैसे भी मैं अपनी जिंदगी में ये सारी दौलत खर्च नहीं कर सकता। थैंक यू डायरेक्टर, आप आसमान के तारों की तरह चमकते हैं, बिना किसी स्वार्थ के हमें रोशन कर रहे हैं। आप सच में महान हैं। ये सुनकर डायरेक्टर लू बहुत खुश हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना सिर घुमाया और जी वुमिंग को घूरते हुए सीरियसली कहा, तुमने चापलूसी करना कब सीखा? सीरियस रहो। जी वुमिंग ने खुशी-खुशी स्टोरेज रिंग अपने बाएं हाथ में पहनी और ब्लड फ्लड ड्रैगन की लाश को भी स्टो किया। उसने अपने दाहिने हाथ में ब्लड स्पीयर मार्शल सोल को ध्यान से देखा। शुरुआती फोजिंग की कोशिशों में अच्छी सफलता मिलेगी या नहीं, यह इस पर निर्भर करता है। एक सोच के साथ ब्लड स्पीयर मार्शल सोल ने अपनी लंबे समय से अलग-थलग अवस्था खत्म कर दी। इस समय जी वुमिंग ने अपने शरीर के अंदर मार्शल सोल में हो रहे बदलावों को ध्यान से महसूस किया। जब उसे लगा कि ब्लड स्पीयर मार्शल सोल अभी भी वैसी ही दिख रही है जैसी अपनी पहली स्पिरिट रिंग मिलने के बाद दिखी थी, तो उसके दिल में रखा बड़ा पत्थर आखिरकार उतर गया। इसका मतलब था कि अब उसे हजारों साल बाद जी जुएचेन की तरह लगातार मार्शल सोल बनाने और जिंदगी भर अलग रहने की हालत नहीं रखनी पड़ेगी। साथ ही अपनी मार्शल सोल को अक्सर दूसरों को न बताने से वह अपनी असली ताकत को बेहतर ढंग से छिपा भी पाएगा। क्योंकि आसमान में पहले से ही अंधेरा था और ब्लड ड्रैगन मर चुका था, गुफा में सांपों ने अपना लीडर खो दिया और बिना किसी मकसद के रेंगने लगे। जब उन्हें एक स्पिरिट एल्डर की जबरदस्त ताकत महसूस हुई तो वे सब गुफा से बाहर भाग गए। अगले दिन दोनों आइलैंड छोड़ने के लिए निकल पड़े। दोपहर में वे एकेडमी लौट आए। डायरेक्टर लू जी वुमिंग को डीन के ऑफिस ले गए। डीन, इस बार लिटिल जी को स्पिरिट रिंग दिलाने में मदद करना सच में आंखें खोलने वाला था। डीन ने बहुत ज्यादा उत्साहित डायरेक्टर लू को देखा, 2 बार खांसा और कहा, छोटे लू अपनी पहचान मत भूलना। डायरेक्टर लू ने तुरंत अपनी भावनाओं पर काबू पाया और धीरे से और उत्साह से कहा, डीन, क्या आप जानते हैं कि लिटिल जी की स्पिरिट रिंग कितने साल की थी? 630 साल की स्पिरिट रिंग और यह एक म्यूटेटेड स्पिरिट बीस्ट ब्लड ड्रैगन की थी। क्या 630 साल का स्पिरिट बीस्ट? डीन ने जानबूझकर अपनी आवाज धीमी कर ली। इस समय उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अपनी हैसियत से ज्यादा 630 साल पुरानी म्यूटेटेड स्पिरिट रिंग को सोखना ये जी वुमिंग कैसा मॉन्स्टर था। उन्होंने 20 साल तक कॉन्टिनेंट घूमा था, कई जीनियस लोगों और ताकतवर ताकतों और बड़े परिवारों के स्पिरिट मास्टर्स को देखा था। वे ताकतवर ताकतें, मजबूत शरीर वाले पैदा हुए स्पिरिट मास्टर्स भी पहले स्पिरिट रिंग की 423 साल की लिमिट के ऊपर सिर्फ 20 या 30 साल ही सोख पाते थे, जिसकी ज्यादा से ज्यादा सोखने की लिमिट 450 साल थी। फिर भी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कोई व्यक्ति अपनी पहली स्पिरिट रिंग में 423 साल की सीमा से पूरे 200 साल ज्यादा समय तक स्पिरिट रिंग को सोख पाएगा। छोटे जी, क्या आप मुझे अपना गुरु मानने को तैयार हैं? डीन जी वुमिंग के पास गए और उनसे अप्रेंटिसशिप के लिए दिल से रिक्वेस्ट की। यह महसूस करते हुए कि उसकी अभी की हरकतें बहुत अचानक हो सकती हैं और जी वुमिंग को डरा सकती हैं, डीन ने खुद को संभाला और शांति से कहा, लिटिल जी, मेरा नाम शुई बुलियांग है, मेरी स्पिरिट आइस क्रिस्टल बर्ड है और मैं लेवल 52 स्पिरिट किंग हूं। फिर उसने अपना स्टैंडर्ड स्पिरिट रिंग कॉन्फ़िगरेशन दिखाया और उसके पीछे एक आइस क्रिस्टल बर्ड दिखाई दिया। इस एक्शन से कमरे का टेंपरेचर तुरंत 0 से नीचे चला गया, जिससे जी वुमिंग और डायरेक्टर लू कांपने लगे। डीन, आप ऐसे लोगों को नहीं छीन सकते। छोटा जी हमारी क्लास में है, कोई बात नहीं, पहले आओ, पहले पाव का नियम है। अगर किसी को उसका मालिक बनना है तो पहले मुझे बनना चाहिए। डायरेक्टर लू ने इस जबरदस्ती वाली अप्रेंटिसशिप से नाखुशी जताई। जब जी वुमिंग पहली बार अकेडमी में आए तो शुई बुलियांग ने थोड़ा ही ध्यान दिया, लेकिन उन्होंने सच में उन्हें ध्यान से सिखाया था और उन्होंने ही जी वुमिंग को उनकी पहली स्पिरिट रिंग दिलाने में मदद की थी। 9 सी सोल ब्रदर्स की चुनौती। डायरेक्टर लू और डीन शुई ने एक साथ थोड़ी शर्मिंदा जी वुमिंग को देखा और एक साथ बोले, तो हम लिटिल जी को चुनने का अधिकार देंगे, उसे तय करने दें कि वह किसे अपना गुरु बनाना चाहता है। इस समय जी वुमिंग को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। क्या कॉन्टिनेंट के ताकतवर एक्सपर्ट जब भी किसी बच्चे में थोड़ी सी भी प्रतिभा देखते हैं तो उसे शिष्य बनाने के बारे में सोचने लगते हैं। अच्छे टीचर मशहूर स्टूडेंट्स को चुनते हैं और मशहूर स्टूडेंट्स भी अच्छे टीचर को चुनते हैं। जी वुमिंग मास्टर लेने के विचार के खिलाफ नहीं थे। आखिर वह एक आम बैकग्राउंड से थे और अगर उन्हें शुरू में ही किसी स्पिरिट किंग से मदद मिल जाती तो उनकी अगली 3 स्पिरिट रिंग पक्की हो जाती। हालांकि स्पिरिट मास्टर की दुनिया में यह नियम है कि कोई भी इंसान अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही मास्टर ले सकता है। हालांकि शुरुआत में स्पिरिट किंग मास्टर का होना फायदेमंद था, लेकिन स्पिरिट किंग मास्टर से मिलने वाली मदद बीच और बाद के स्टेज में कम हो जाती थी। शायद उसकी अपनी 4th स्पिरिट एबिलिटी और 5th स्पिरिट एबिलिटी की ताकत से भी कमजोर हो जाती थी। इसके अलावा वे उसे जो सिखा सकते थे वह काफी लिमिटेड था। अब जी वुमिंग के लिए चुनना मुश्किल था। मास्टर न लेने से उनके टीचर स्टूडेंट के रिश्ते को नुकसान हो सकता था, लेकिन डीन शुई को चुनने से डायरेक्टर लू को जरूर निराशा होगी। जी वुमिंग ने दांत पीसते हुए, पैर पटकते हुए, तुरंत मुड़कर तेजी से बाहर भागते हुए कहा, ये बहुत डरावना है, सच में बहुत डरावना। मैं घर जाना चाहता हूं। जी वुमिंग की हरकतें देखकर डायरेक्टर लू और डीन शुई हैरान रह गए। उन्हें संभलने में थोड़ा समय लगा। हाथ हिलाने से डीन के ऑफिस का दरवाजा बंद हो गया और अंदर सिर्फ जोरदार बहस की आवाज सुनाई दी। डीन, देखो, तुमने लिटिल जी को डरा दिया। तुम्हें मुझे पहले चुनने देना चाहिए था। क्या तुम छोटों का सम्मान करने और बड़ों को प्यार करने का कॉन्सेप्ट नहीं समझते? लिटिल लू, मैं एक स्पिरिट किंग हूं। स्पिरिट मास्टर की दुनिया में ताकत की इज्जत होती है। मेरे पास न सिर्फ ज्ञान है बल्कि लड़ाई का भी बहुत अनुभव है। क्या तुम मेरी बराबरी कर सकते हो? डॉर्मेट्री में लौटकर जी वुमिंग आखिरकार शांत हो गया। उसने अपने स्टोरेज सोल टूल रिंग से सारे हथियार निकाल लिए। जी वुमिंग ने एक चमकदार बिना नुकसान वाला मेटल बॉक्स उठाया। उसने ऊपर लगे स्विच को छुआ और मेटल बॉक्स खुल गया, जिसमें 3 पतली छोटी मेटल ट्यूब निकली। क्या ये कोई आक्रामक स्पिरिट टूल हो सकता है? जी वुमिंग ने तुरंत ब्लड ड्रैगन की लाश को स्टोरेज सोल टूल रिंग से बाहर निकाला। ब्लड ड्रैगन मर चुका था, लेकिन उसके स्केल्स बहुत मजबूत थे, जिससे वह आइटम की पावर टेस्ट करने के लिए एकदम सही था। जैसे ही सोल पावर इंजेक्ट किया गया, मेटल ट्यूब से सफेद रोशनी की 3 किरणें निकली। बूम! ब्लड फ्लड ड्रैगन की लाश पर से एक पपड़ी सीधे निकल गई और उसके नीचे की सतह जले हुए कोयले में बदल गई। हे भगवान, इस सोल टूल रे की पावर म्यूटेटेड स्पीशीज ब्लड फ्लड ड्रैगन के स्केल्स को उड़ा सकती है। अगर यह किसी इंसान को लगे तो यह एक आम स्पिरिट ग्रैंड मास्टर की लॉन्ग रेंज सेकंड स्पिरिट एबिलिटी से कहीं ज्यादा होगी। ये 10,000 साल बाद ग्रेड 2 स्पिरिट टूल के बराबर है। क्या ऐसा हो सकता है कि ग्रेड 2 स्पिरिट टूल्स अब सन मून कॉन्टिनेंट पर पहले से ही आमतौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं? जी वुमिंग सोच में पड़ गए। डुलुओ कॉन्टिनेंट पर स्पिरिट टूल टेक्नोलॉजी में विरासत में कमी आई थी। कुछ स्टोरेज सोल टूल्स मिलने के अलावा लोकल लेवल पर बहुत कम अटैकिंग स्पिरिट टूल्स मिले थे और इनमें से ज्यादातर स्पिरिट टूल्स समुद्र में पाए और बेचे गए, या यूं कहीं कि समुद्र में ज्यादातर स्पिरिट टूल्स सन मून कॉन्टिनेंट से आए थे। 10,000 साल पहले भी सन मून कॉन्टिनेंट की सोल टूल टेक्नोलॉजी ज्यादा पीछे नहीं रही होगी। जी वुमिंग ने फिर आखिरी 3 एक जैसे और बिना नुकसान वाले स्पिरिट टूल उठाए। उनमें से एक से पीली रोशनी चमकने लगी। क्या ये डेस्क लैंप है? केवल डिंग डिंग की आवाज सुनाई दे रही थी। इंतजार नहीं, जी वुमिंग चिल्लाया। जल्दी से बाकी 2 स्पिरिट टूल्स हटा दिए और फिर तेजी से 10 मीटर से ज्यादा पीछे हट गया और बैटबोर्ड को ढाल की तरह उठा लिया। टकराना, डेस्कटॉप तुरंत उड़ गया और मेटल के टुकड़े हर जगह बिखर गए, जिससे पूरी डॉर्मेट्री में गंदगी फैल गई। ये सच में एक स्पिरिट पावर बम है। जी वुमिंग ने दीवारों और बैटबोर्ड पर पड़े मेटल के टुकड़ों को बड़े शौक के साथ देखा, फिर अपना सिर हिलाया। बस बात यह है कि इसकी पावर बहुत कम है। यह शायद कुछ क्लोज कॉम्बैट फर्स्ट स्पिरिट एबिलिटी जितनी भी मजबूत नहीं है। जी वुमिंग ने फर्श पर रखे स्पिरिट टूल्स को देखा और बेबसी से अपना सिर हिलाया।
वह टैंक सैन की तरह नहीं होगा जो छिपे हुए हथियारों की तरह काम करने वाले स्पिरिट टूल्स में स्पेशलाइजेशन करने के लिए अपनी बेहतरीन कल्टीवेशन टैलेंट को नजरअंदाज कर देगा, जिससे उसका गोल्डन कल्टीवेशन पीरियड बर्बाद हो जाएगा। इसके अलावा उसे स्पिरिट टूल बनाने के बारे में कुछ नहीं पता था और उसके पास अभी जो स्पिरिट टूल थे उनका लेवल बहुत कम था। अगर वह उन्हें बना भी लेता तो भी उनकी पावर हिडन वेपन्स के मुकाबले बिल्कुल नहीं होती। स्पिरिट टूल्स पर रिसर्च की जा सकती है लेकिन अभी तो बिल्कुल नहीं। ये पता चलने के बाद जी वुमिंग ने तुरंत वहां मौजूद सभी स्पिरिट टूल्स हटा दिए, डॉर्मेट्री को देखा और आह भरने से खुद को रोक नहीं पाई। मुझे इसे खुद ही साफ करना होगा। डॉर्मेट्री की सफाई के तुरंत बाद डॉर्मेट्री के कमरे का दरवाजा लात मारकर खोला गया। जी वुमिंग, हमने सुना है कि डायरेक्टर लू ने आपको आपकी पहली स्पिरिट रिंग पाने में मदद की थी। हम दोनों आपके साथ मुकाबला करना चाहते हैं। क्या आपकी हिम्मत है? जो लोग आए थे वे कोई और नहीं बल्कि चौथी क्लास के हाइपो ब्रदर्स हाई बाय और हाई गुई थे। वास्ट सिटी के मशहूर अमीर युवा मास्टर होने के नाते वे हफ्ते के दिनों में एकेडमी में लगभग गुंडे थे और जिसे भी वे नापसंद करते थे उसे आमने सामने की लड़ाई के लिए ड्यूलिंग एरिना में खींच लाते थे। ज्यादातर स्टूडेंट्स के मुताबिक हाइपो ब्रदर्स ने एकेडमी के हर उस स्पिरिट मास्टर को हराने का प्लान बनाया था जिसके पास स्पिरिट रिंग थी और यह कोशिश 1 महीने से ज्यादा समय से चल रही थी। जी वुमिंग को उम्मीद नहीं थी कि स्पिरिट हंटिंग से लौटने के ठीक बाद वे उसे चैलेंज करेंगे। ठीक है, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं, लेकिन हमें एक शर्त लगानी होगी। जी वुमिंग ने अपने अंगूठे और बीच वाली उंगली को आपस में रगड़कर पैसे का इशारा किया। सोने के सिक्के कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम जीत गए तो हम दोनों तुम्हें अपने पूरे 6 महीने के रहने का खर्च देंगे, लगभग 500 सोने के सिक्के। नहीं, मुझे सोने के सिक्के नहीं चाहिए। मैंने सुना है कि आपकी हाई फैमिली बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने का बिजनेस चलाती है। मुझे 40 केटी वेट जेलेटिन या उतना ही वजन का स्पिरिट 20 मीट चाहिए, जितना पुराना हो उतना अच्छा। हाइपो ब्रदर्स ने जी वुमिंग को गौर से देखा, फिर एक दूसरे को देखा और ताना मारा। जी वुमिंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें ऐसा शौक होगा। क्या तुम्हारा शरीर अभी तक पूरी तरह से विकसित हुआ है? तुरंत जी वुमिंग ने उन दोनों को घूरा और हल्के गुस्से से कहा, ये शर्त मान लो और मैं तुमसे लड़ूंगा। अगर तुम नहीं माने तो खराब दरवाजे का पेमेंट करो और बिना किसी एस्कॉर्ट के धीरे-धीरे चले जाओ। ठीक है, हम तुम्हारी शर्त मान लेंगे। अगर हम हार गए तो हम तुम्हें वेल जेलेटिन देंगे, लेकिन अगर हम जीत गए तो तुम क्या दोगे? हाई बाई के सवाल पर जी वुमिंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, अगर मैं हार गया तो मैं आपको मार्केट प्राइस के हिसाब से उतने ही सोने के सिक्के देकर मुआवजा दूंगा। ठीक है, 1 घंटे में ड्यूलिंग पूल पर मिलते हैं। हाइपो ब्रदर्स तुरंत डॉर्मेट्री बिल्डिंग के पीछे ड्यूलिंग पूल की तरफ भागे और अपने सबऑर्डिनेट से इस ड्यूल के बारे में बात फैलाने को कहा। क्योंकि आज एकेडमी का हर हफ्ते होने वाला फ्री कल्टीवेशन डे था, इसलिए जब हाइपो ब्रदर्स के खिलाफ जी वुमिंग के मुकाबले के बारे में पता चला तो वे सब जोश देखने के लिए दौड़ पड़े। सुना क्लासमेट, वो अजीब आदमी जो हमेशा जंग लगा भाला लेकर घूमता है, जो अभी अपनी स्पिरिट रिंग लेकर लौटा है, वो हाई बाय और हाई गुई भाइयों से लड़ने जा रहा है। हाई बाय भाई लगभग 1 महीने से चैलेंज में बिना हारे रहे हैं। छठी क्लास का सबसे मजबूत स्टूडेंट भी उन्हें नहीं हरा सका। क्या एक जंग लगा भाला टू स्पिरिट सच में सोचता है कि वह हाइपो भाइयों को हरा सकता है? ये तो बस एक ख्वाहिश है। हाँ, सही है, सिर्फ इसलिए उन्हें नीचा मत समझो क्योंकि उनके पास सिर्फ एक अंगूठी है। उनकी मार्शल सोल फ्यूजन स्किल वाटर स्पाउट बहुत शक्तिशाली है। ड्यूलिंग पूल के पास और भी ज्यादा स्टूडेंट्स आ गए। वे सब खुद देखना चाहते थे कि जी वुमिंग, यह अजीब आदमी कितनी जल्दी हाइपो ब्रदर्स की मार्शल सोल फ्यूजन स्किल से हार जाएगा। 10 समुद्री दानव समुद्र को हराने के बाद लगभग मर ही गया था। इसके तुरंत बाद जी वुमिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स के इंतजार के बीच डॉर्मेट्री बिल्डिंग के पीछे स्पैरिंग एरिना में पहुंचे। वहां लगभग 60 से 70 मीटर डायमीटर का एक गोल अखाड़ा था जिसके बीच में एक पानी का पूल था जिसका डायमीटर 50 मीटर और गहराई लगभग 8 मीटर थी। इस समय मैदान पहले से ही लोगों से भरा हुआ था और यहां तक कि डायरेक्टर लू, डीन शुई और अकादमी से एक दर्जन अन्य शिक्षक भी लड़ाई देखने आए थे। लिटिल लू, क्या तुम्हें लगता है कि लिटिल जी जीत सकता है? भले ही उसका स्पिरिट रिंग इफेक्ट थोड़ा अजीब हो, अगर उसका मुकाबला हाइपो ब्रदर्स से है जिन्होंने इन्हें लेवल 5 सोल पावर से शुरुआत की थी और अब लेवल 12 तक पहुंच गए हैं, तो हालात अच्छे नहीं लग रहे हैं, है ना? खासकर इसलिए क्योंकि लिटिल जी एक टू स्पिरिट मास्टर है। डायरेक्टर लू ने शुई बुलियान को देखा जो जी वुमिंग को ज्यादा पसंद नहीं करता था और बहुत खुश हुआ। उसने खुद जी वुमिंग की अजीब फर्स्ट स्पिरिट एबिलिटी देखी थी। जब आमने सामने की लड़ाई की बात आती है तो लेवल 20 से नीचे का कोई भी स्पिरिट मास्टर शायद उसका विरोधी नहीं होगा। अगर हाइपो ब्रदर्स के पास मार्शल सोल फ्यूजन स्किल होती तो भी उसके पास मौका होता। लेकिन डीन शुई की आखिरी बात बहुत सही थी। एक टू स्पिरिट मास्टर का सी सोल मास्टर से लड़ना जी वुमिंग को काफी नुकसान में डाल देता। डीन, मुझे लिटिल जी पर भरोसा है। डायरेक्टर लू ने जबरदस्ती मुस्कुरा दिया। असल में वह खुद भी इस मैच के नतीजे को लेकर श्योर नहीं थे। जी वुमिंग और हाइपो ब्रदर्स एक साथ सॉलिड एरिना पर चढ़े, एक दूसरे के सामने खड़े थे। जूनियर भाई जी, क्या आप तैयार हैं? अगर आप हार गए तो रोना मत। ये कहते हुए हाई बाई ने अपने बगल में खड़े हाई गुई को रोकने के लिए हाथ बढ़ाया और जी वुमिंग को थोड़ी नफरत से देखा, फिर कॉन्फिडेंस से कहा, भाई मैं इस मैच में पहले जाऊंगा। सिर्फ एक रिंग वाला जंग लगा स्पिरिट मास्टर, मैं उसे अपनी पहली स्पिरिट एबिलिटी इस्तेमाल किए बिना भी 3 मूव्स में हरा सकता हूं। हाई बाई तुरंत पानी में कूद गया जिससे पानी हर जगह फैल गया। एक सींग वाला सी लेपर्ड पानी से बाहर कूद गया और हाई बाई सी लेपर्ड के ऊपर स्थिर खड़ा रहा, बहुत शानदार लग रहा था। हाई बाई, 4 साल का स्टूडेंट, सी लेपर्ड स्पिरिट, लेवल 12 वन रिंग बैटल स्पिरिट मास्टर। हाई बाई के पैरों के नीचे से एक स्टैंडर्ड पीली स्पिरिट रिंग धीरे-धीरे उठी और उसने जी वुमिंग को एक तिरस्कार भरी नजर से देखा। ये देखकर जी वुमिंग ने अपनी सोल पावर का एक हिस्सा अपने पैरों पर लगाया और एक हल्की छलांग के साथ वह समुद्र की सतह पर स्थिर खड़ा हो गया। ये टेक्निक ठीक समुद्र में लड़ने का उनका तरीका था जिसे उन्होंने अपनी छुट्टियों के दौरान धीरे-धीरे सीखा था। इतना ही नहीं, ये लड़ने का तरीका जमीन पर भी काम आता था और इससे उनकी मूवमेंट स्पीड काफी बढ़ जाती थी, हालांकि इसमें कुछ सोल पावर खर्च होती थी। क्या वह टू स्पिरिट मास्टर नहीं है? वह पानी पर कैसे खड़ा हो सकता है? क्या उसके पास लहरों पर पैर रखने जैसी उड़ने की तकनीक है? देख रहे स्टूडेंट्स जी वुमिंग की परफॉर्मेंस देखकर पूरी तरह हैरान रह गए और कई फीमेल स्टूडेंट्स तो जी वुमिंग की दीवानी हो गईं और जी वुमिंग के लिए चिल्लाने लगी। अकेडमी में मौजूद करीब एक दर्जन अनुभवी और ताकतवर टीचरों को ये जानकर हैरानी तो हुई, साथ ही उन्हें इसकी गहराई का भी पता चला। ओह लू, आपकी क्लास के इस बच्चे ने सोल पावर के सर्कुलेशन की इतनी पढ़ाई की है कि मुझे भी कमतर महसूस होता है। मैंने पहली बार किसी को अपने पैरों में सोल पावर सर्कुलेट करते देखा है ताकि वह स्पिरिट मास्टर बैटलफील्ड में ढल सके। छोटे लू, मैं तुम्हें अपने परिवार से घर पर बनी बढ़िया वाइन के 10 जार दूंगा। क्या तुम उसे छोड़कर इस स्टूडेंट को अपनी क्लास से हमारे चौथे साल में भेज सकते हो? डायरेक्टर लू ने अपने साथियों को देखा जो दौड़कर आए थे, यहाँ तक कि छठी क्लास के टीचर भी क्लास छोड़ने और क्लास बदलने के बारे में बात करने आए थे। वह तुरंत चिल्लाए, जाओ जाओ जाओ, कहीं अच्छी जगह जाओ और वहीं रहो। लिटिल जी के पास थ्योरी की मजबूत नींव है, दिमाग तेज है और वह लगन से सोल पावर को बढ़ाता है। इतनी अच्छी उम्मीद मैंने ही पैदा की है। तुमने पहले उसे ट्रांसफर करने की बात क्यों नहीं की? अब क्यों? तुम फल पकने से पहले ही चुराना चाहते हो? इतनी अच्छी चीज कैसे हो सकती है? इस समय ड्यूलिंग एरिना में जी वुमिंग ने अपने दाहिने हाथ में पकड़े हुए अपनी ब्लड स्पीयर मार्शल सोल दिखाई। जी वुमिंग, 30वें साल का स्टूडेंट, जंग लगा स्पीयर स्पिरिट, लेवल 12 वन रिंग टू स्पिरिट मास्टर। फिर उसने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाकर प्लीज का इशारा किया और जब जी वुमिंग के पैरों के नीचे से पीली स्पिरिट रिंग निकली तो देखने वाले स्टूडेंट्स अपनी खुशी को मुश्किल से रोक पाए। एक और 100 साल की स्पिरिट रिंग। डायरेक्टर लू ने इस बार सच में पूरी कोशिश की। इस समय हाई बाई और हाई गुई ने पहली बार बहुत ज्यादा दबाव महसूस किया। उनके सोल पावर लेवल एक जैसे थे और दोनों के पास पीले रंग की पहली रिंग थी, लेकिन तो क्या अपने घरेलू मैदान में लड़ना एक मामूली जी वुमिंग से निपटना आसान था। हाई बाई तेजी से पानी के अंदर कूदा और तेज रफ्तार से जी वुमिंग की ओर दौड़ा जिससे उसकी पहली स्पिरिट एबिलिटी एक्टिवेट हो गई। सी लेपर्ड की पूंछ का साइज दोगुना हो गया। उसके तैरने की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे पूरे पूल में भूकंप आ गया हो। पानी की सतह ऊपर नीचे हो रही थी जिससे जी वुमिंग के लिए स्थिर खड़े रहना बहुत मुश्किल हो रहा था। पहली स्पिरिट एबिलिटी बैटल स्पीयर फ्लड ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन। उसके शरीर पर हल्के लाल रंग के एनर्जी आर्मर की एक परत दिखाई दी जिससे उसका डिफेंस बहुत बढ़ गया। जैसे ही हाई बाई समुद्र से बाहर कूदा, पूल का आधा हिस्सा पहले से ही सूख चुका था और कूदते हुए सी लेपर्ड की वजह से उठी लहरें 2 मीटर ऊंची थी जो जी वुमिंग की ओर बढ़ रही थी। जैसे ही सी लेपर्ड की पूंछ जी वुमिंग से टकराई और पानी ने उसे घेर लिया, उसने उसी पल का फायदा उठाया जब उसकी स्पिरिट गिरी और अपने खून वाले भाले से सी लेपर्ड की बड़ी पूंछ को सीधे छेद दिया। खींचते ही सी लेपर्ड की पूंछ 2 हिस्सों में बन गई। जी वुमिंग ने अपने कदम बदले और अचानक अपने खून वाले भाले की नोक सी लेपर्ड की तरफ मार दी। सी लेपर्ड की तरफ करीब 3 मीटर लंबा घाव बन गया। हाई बाई पानी में गिर गया और इस वजह से उसके बाएं हाथ पर 30 सेंटीमीटर लंबा घाव हो गया। जैसे ही पूल की सतह शांत हुई, हाई बाई अपनी सी लेपर्ड स्पिरिट पर सवार होकर फिर से पानी पर खड़ा हो गया, जोर-जोर से हाँफ रहा था। उसका चेहरा बहुत पीला पड़ गया था। तुम हार गए, मैच यहीं खत्म होता है। मेरे भाले में जहर है, जल्दी करो और इलाज और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए एक टीचर ढूंढो। अगर तुमने और देर की तो तुम्हारा हाथ खराब हो सकता है। जी वुमिंग ने अपने सामने हाई बाई को देखा और उसे सच में याद दिलाया। स्पेरिंग मैच में चोटें लगना तो तय था और उसका लक्ष्य पूरा हो गया था, वह उसे मरने नहीं दे सकता था। हाई बाई ने अपने आसपास चुपचाप खड़े स्टूडेंट्स और टीचर्स को देखा, उसकी आंखें अनिच्छा से भरी हुई थीं।
मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। उसने जोर से अपनी सोल पावर को घुमाया जिससे उसके बाएं हाथ से जहरीला खून निकल गया। जब उसका रंग थोड़ा ठीक हुआ तो वह हाईगुई की ओर मुड़ा। भाई चलो हम सब मिलकर यह चाल चलते हैं। ठीक है। हाईगुई पूल में कूदा, तुरंत अपनी सी लेपर्ड स्पिरिट को बुलाया और दोनों ने एक साथ अपनी फर्स्ट स्पिरिट एबिलिटी को एक्टिवेट किया और पूल के किनारे तेजी से तैरने लगे। लगभग 15 मीटर डायमीटर वाला एक वाटर टॉर्नेडो ऊपर उठा जिसकी पावर 800 साल की सेकंड स्पिरिट एबिलिटी से कम नहीं थी। इससे जो सक्शन पैदा हुआ उससे आसपास की सारी पत्तियां बह गईं। टीचरों की सुरक्षा के बिना ज्यादातर स्टूडेंट्स भी मार्शल सोल फ्यूजन स्किल से प्रभावित होते। ये हमारे भाइयों की सबसे मजबूत स्पिरिट एबिलिटी है, तुम्हें तुम्हारी एक अंगूठी से ही पूरी तरह हराया जा सकता है, हाइपो ब्रदर्स ने एक साथ जीगोमिंग से कहा। इस समय जीगोमिंग भी वाटर टॉर्नेडो में खींच गया क्योंकि पानी की सतह पर ज्यादा रुकावट नहीं थी। पानी के कई प्रेशर ने जीगोमिंग के मांस और खून को बेरहमी से निचोड़ दिया। उसके 40% फिजिकल डिफेंस की वजह से उस पर बहुत सारा प्रेशर कम हो गया। वाटर टॉर्नेडो के अंदर मौजूद दो भाइयों ने जीगोमिंग पर हमला करना शुरू कर दिया, जिसने अपना ब्लड स्पीयर पकड़ लिया और हाईगुई के मूवमेंट पाथ का अंदाजा लगाया और पानी के प्रेशर का हिसाब लगाया। फुश ब्लड स्पीयर फेंका गया और हाईगुई जो तेज स्पीड से आगे बढ़ रहा था समय पर रिएक्ट नहीं कर सका। उनकी मार्शल सोल फ्यूजन स्किल को रोका नहीं जा सका और ब्लड स्पीयर को अपनी छाती पर लगते देखकर वह घबरा गया। लेकिन नीचे से ऊपर तक पानी की पूरी सतह तेजी से जमने लगी। एक सेकंड से भी कम समय में 4 मीटर ऊंचा एक आइस टॉर्नेडो बना जिससे तीनों बर्फ की मूर्तियां बन गईं। उफ, ये बच्चे फिर से ऐसे ही हो गए हैं, उनके मैचों में कोई संयम नहीं है। जैसे ही डीन शुई ने अपनी उंगलियां चटकाई, आइस टॉर्नेडो जवाब में टूट गया। जीगोमिंग और दोनों भाई जिनकी सोल पावर खत्म हो गई थी गिर गए। 3 फ्लाइंग टीचरों ने उन्हें जल्दी से पकड़ लिया। जल्दी करो, उन्हें इलाज के लिए भेजो। पहले है बाई का इलाज करो, उसे कोई परेशानी नहीं हो सकती। हाँ, डीन 11 शरीर को फिर से भरने के लिए वेव ग्लू, बिजली से आत्मा को तपा देने का एक नया कॉन्सेप्ट। 3 घंटे बाद जीगोमिंग अस्पताल के बिस्तर से उठने वाले पहले व्यक्ति थे। डीन, डायरेक्टर लू, हाय बाय, अब कैसी है? तुम्हारी सोल पावर पहले बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, अब तुम्हें अच्छे से आराम करने की जरूरत है। बेफिक्र रहो, उसके शरीर से रस्ट पॉइजन निकल गया है और वह ठीक है। डीन शुई ने आधे बैठे जीगोमिंग को देखा, उन्हें बताया कि हाय बाय खतरे से बाहर है और खुशी से कहा, आपने मुझे C2 स्पिरिट मास्टर की ताकत दिखाई है। अच्छे से आराम करें और जल्द ही लेवल 20 पार करने की कोशिश करें ताकि मैं आपकी दूसरी स्पिरिट रिंग लेने में आपका साथ दे सकूं। ये कहने के बाद डायरेक्टर लू ने डीन शुई के साथ जाने से पहले जीगोमिंग से कुछ और बातें की। उन्हें अभी भी हेपो ब्रदर्स के चैलेंज के बाद के हालात को संभालना था। इस समय हाय बाय और हाईगुई जो कोमा से जाग गए थे ने अपना सिर घुमाया और देखा कि जीगोमिंग पालथी मारकर बैठे हैं, साधना में खोए हुए हैं और धीरे से कहा, अगर डीन ने समय पर बचाव नहीं किया होता तो हम भाई या तो अपाहिज हो जाते या मर जाते। हम यह मैच हार गए और हमने जो वादा किया था उससे एक भी कम नहीं देंगे। हालांकि हाय बाय और हाईगुई ने अपनी हार मान ली, लेकिन उनकी हड्डियों में जिद बनी रही। अगर उनकी मार्शल सोल फ्यूजन स्किल थोड़ी और अच्छी होती तो जीगोमिंग के पास उन्हें हराने का कोई मौका नहीं होता। 3 दिन बाद जीगोमिंग और दूसरों की चोटें और सोल पावर एक के बाद एक ठीक हो गईं। जीगोमिंग डीन के ऑफिस गए, वह पहले सीधे ग्रेजुएट होना चाहते थे, लेकिन डीन शुई ने उन्हें इसके लिए मना लिया, जिन्होंने 6 साल की जरूरी पढ़ाई के बारे में कुछ कहा। बाद में इस बारे में जानने के बाद जीगोमिंग को पता चला कि वास्ट सिटी जूनियर स्पिरिट मास्टर एकेडमी अंदरूनी इलाकों की एकेडमी से अलग थी। भले ही किसी स्टूडेंट को अपनी पहली स्पिरिट रिंग मिल जाए और वह स्पिरिट मास्टर बन जाए, फिर भी ग्रेजुएशन के लिए 6 साल की पढ़ाई पूरी करनी जरूरी थी। ग्रेजुएशन की यह सख्त जरूरत नए जन्मे सी सोल मास्टर्स की सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए थी। आखिर सिर्फ एक रिंग वाला सी सोल मास्टर भी इतने बड़े खतरों से भरे समुद्र में काफी नहीं था। लेकिन दोबारा सोचने पर डीन की जरूरी शर्त भी उसके अपने भले के लिए थी। आखिर सिर्फ एक अंगूठी के साथ पूरे कॉन्टिनेंट में घूमना सच में बहुत खतरनाक था। जल्द ही जैसे ही सेमेस्टर खत्म होने वाला था, जीगोमिंग गांव लौट आए और गांव वालों ने तुरंत उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। गांव के पूर्वी छोर से लेकर पश्चिमी छोर तक दावत का इंतजाम किया गया था, जिससे गांव में काफी रौनक थी। छोटे जी, आप बहुत दिनों से वापस नहीं आए हैं, हमारी कुदालें आजकल टूट रही हैं, आपको हमारे गांव के लिए दर्जनों और लोहे के औजार बनाने होंगे। आइए हम सब मिलकर भविष्य के स्पिरिट एल्डर के लिए टोस्ट करने के लिए अपने गिलास उठाएं। गांव के मुखिया के आदेश पर गांव वालों ने एक साथ अपने गिलास उठाए और जीगोमिंग के ऑफिशियली स्पिरिट मास्टर बनने का जश्न मनाया। रात होने तक जीगोमिंग घर नहीं लौटे। उन्होंने ब्लड ड्रैगन की लाश और 40 कैटी 100 साल का वेल ग्लू निकाला जो उन्होंने हेपो ब्रदर्स से जीता था। हालांकि क्योंकि 1000 साल की वेल को पकड़ना बहुत मुश्किल था, इसलिए शुरू में तय की गई 20 कैटी 1000 साल की वेल ग्लू को बदलकर 10 कैटी कर दिया गया। जीगोमिंग ने तुरंत ब्लड स्पीयर बुलाया और अपनी उंगली काट ली। जैसे ही ताजे खून की एक बूंद स्पिरिट पर गिरी, उसने तुरंत ब्लड स्पीयर को पकड़ा और उसे ब्लड ड्रैगन के शरीर में घोंप दिया। 6 मीटर से ज्यादा लंबा ब्लड ड्रैगन तेजी से सिकुड़ गया क्योंकि अनगिनत ब्लड क्यूब तेजी से ब्लड स्पीयर में भर गए। इस समय जीगोमिंग की आंखें लाल हो गईं और उसके शरीर के चारों ओर सोल पावर का सर्कुलेशन दोगुनी तेजी से हो गया। 3 मिनट से भी कम समय में ब्लड ड्रैगन की सिर्फ हार्ट ड्रैगन स्केल स्किन की एक लेयर बची थी। हालांकि इस बार स्पिरिट बीस्ट का खून खाने का सोल पावर कन्वर्जन इफेक्ट अभी भी मजबूत नहीं था, फिर भी इसने जीगोमिंग को सीधे अपनी सोल पावर को एक लेवल तक बढ़ाने की इजाजत दी। एक अलग तरह के स्पिरिट बीस्ट ब्लड का असर सच में ज्यादा होता है। पहली स्पिरिट रिंग मिलने से लेकर आज तक मेरी सोल पावर असल में सिर्फ 2 महीनों में एक लेवल बढ़ गई है। अब जब उसकी स्पिरिट का फायदेमंद इवोल्यूशन हो गया था और स्पिरिट ब्लड सैक्रिफाइस के असर के साथ जीगोमिंग की सोल पावर कल्टीवेशन स्पीड इन रैंक 6.5 के लेवल पर पहुंच गई थी। 2 महीने में एक लेवल बढ़ना तेज ही माना जा सकता था। बाढ़ वाले ड्रैगन की खाल हटाने के बाद जीगोमिंग ने 100 साल और 1000 साल का वेल ग्लू लिया, उनका वजन किया और सबसे पहले 100 साल के वेल ग्लू को खाने का फैसला किया। उन्होंने तुरंत एक बर्तन में 3 कैटी 100 साल पुराना वेल ग्लू डाला, उसमें एक तय मात्रा में पानी और कुछ ऐसी दवाई डाली जो गंदगी दूर कर सके और उसे तेज आग पर उबाला। हालांकि मेरे पास आग वाले स्पिरिट मास्टर की मदद नहीं है, लेकिन इसे आम आग से उबालने से बहुत बुरा असर नहीं होगा क्योंकि यह सिर्फ आम आग थी, इसलिए वेल ग्लू के 3 कैटी से आखिरकार सिर्फ 2 मीडियम साइज के कटोरे के बराबर ही आग बनी। अल्टीमेट फ्लेम को बढ़ाए बिना दवा का बहुत सारा असर बेकार हो गया। जीगोमिंग ने बेबस होकर उबले हुए वेल ग्लू के 2 कटोरे उठाए और उन्हें एक ही बार में निगल लिया। गर्माहट का एहसास बहुत आरामदायक था। जैसे ही वह ध्यान की हालत में गया, वेल ग्लू की दवा वाली शक्ति सोल पावर के बहाव के साथ-साथ उसके हाथ पैरों और हड्डियों तक पूरी तरह फैल गई। एक पल में जीगोमिंग का पूरा शरीर बहुत ज्यादा गर्म हो गया और कुछ ऐसे फिजियोलॉजिकल रिएक्शन हुए जो सिर्फ पुरुषों में होते हैं। जैसा कि उम्मीद थी, यही बहुत अच्छा कामोत्तेजक है। अगर 100 साल के वेल ग्लू का इतना असर होता है तो क्या 1000 साल या 10,000 साल वाले ग्लू से इंसान सीधे? जीगोमिंग जल्दी से पहले से तैयार ठंडे पानी में कूद गए। कुछ ही देर में ठंडे पानी का बेसिन सच में उबलने लगा और दवा का असर कम होने का कोई संकेत नहीं दिखा। वह पालथी मारकर बैठ गया, अपने मन को एक जगह लगाया और एक बार फिर अपनी सोल पावर को पूरे शरीर में फैला दिया, जिससे दवा का असर उसके शरीर के अलग-अलग हिस्सों में जल्दी से एब्जॉर्ब हो गया। साथ ही उसका शरीर धीरे-धीरे मजबूत होता गया, उसके पूरे शरीर की मांसपेशियां मोटी हो गईं और उसकी ताकत भी बढ़ गई। अगले दिन सुबह सूरज निकलने से पहले जीगोमिंग का चेहरा अभी भी बहुत ज्यादा लाल था। ये पहली बार था जब उसने 100 साल पुराना वेल ग्लू खाया था और उसकी दवा की ताकत अभी खत्म नहीं हुई थी। इसलिए उसने सुबह-सुबह अपने कपड़े पहने और दौड़कर लोहा का काम करके और भाला चलाने की प्रैक्टिस करके अपने शरीर में बची हुई दवा की ताकत को जल्दी से खत्म कर दिया। जब तक दवा की ताकत पूरी तरह खत्म नहीं हो गई, पसीने से लथपथ जीगोमिंग जमीन पर गिर पड़ा और आह भरते हुए बोला, वेल ग्लू अच्छा है, लेकिन फिर भी एक बार में बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए। अपनी गुस्से वाली भावनाओं को शांत करने के बाद जीगोमिंग ने आसमान में अचानक आई बिजली की गड़गड़ाहट की आवाज की ओर देखा और अपनी आत्मा पर और सोचने लगे। हालांकि उसकी स्पिरिट पहले ही सोल पावर फोर्जिंग और पहली रिंग को एब्जॉर्ब करने के तरीके से ट्रैश स्पिरिट्स की कैटेगरी से बाहर आ गई थी। अगर वो चाहता था कि ब्लड स्पीयर एक असली एम्परस रिंग और स्पीयर बन जाए, तो बाहरी बदलाव का तरीका अभी भी काफी नहीं था। अगर मैं अपनी आत्मा को शांत करने के लिए बिजली की शक्ति का इस्तेमाल कर सकूं, तो शायद खूनी भले वाली मार्शल आत्मा की कठोरता और गुण और मजबूत हो सकते हैं। लेकिन यह आइडिया अभी भी बहुत खतरनाक है। बिजली सभी एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा असरदार है, जिसमें बहुत ज्यादा ताकतवर खत्म करने का गुण होता है। ब्लड स्पीयर मार्शल सोल को बिजली से तड़का लगाना, अगर बिजली तड़का लगाने के प्रोसेस में जरा सी भी गलती हो जाए तो स्पिरिट सीधे टूट सकती है और मैं इसके अनुसार अपाहिज हो जाऊंगा या सीधे मर भी जाऊंगा। जीगोमिंग अभी आसमान में कभी-कभी होने वाली धीमी गड़गड़ाहट को खाली आंखों से देख रहे थे और बिजली से होने वाली फोर्जिंग के अपने आइडिया पर उनका भरोसा बढ़ता जा रहा था। उनके दिल में एक बहुत अच्छा प्लान बनने लगा। वह तुरंत खड़ा हुआ, कुछ सामान पैक किया और धीरे-धीरे समुद्र तक की ओर चला जब तक कि वह एक उथली खाड़ी तक नहीं पहुंच गया। जीगोमिंग एक बड़ी चट्टान पर खड़े होकर ऊंचाई से नीचे देख रहे थे। खाड़ी में ज्वार कम था और ये समुद्र से लगभग 2 मीटर चौड़े लंबे रास्ते से अलग थी। इसका सबसे गहरा अंदरूनी पानी का लेवल 15 मीटर होने का अनुमान था। ये बॉडी टेम्परिंग के लिए एक बेहतरीन जगह है। हाँ, सही है। स्पिरिट पर बिजली से असर करने के लिए अपने शरीर को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करना सिर्फ पहला कदम है और सबसे जरूरी भी। अगर किसी को स्पिरिट को बिजली से मजबूत करना है तो भविष्य में बिजली वाली स्पिरिट रिंग लेकर और अपने शरीर को काफी मजबूत बनाकर और बिजली के हिसाब से खुद को बेहतर बनाकर ही कोई आसमानी बिजली के हमलों का बेहतर सामना कर सकता है। जीगोमिंग ने एकदम साफ समुद्र के पानी और मछलियों के अनगिनत फंसे हुए झुंड को देखा, जिसमें 20 या 30 साल पुराने कुछ मीडियम साइज के स्पिरिट बीस्ट भी शामिल थे।
वह बहुत उत्साहित था। समुद्र में एक कांप की छलांग के साथ वह सिर के बल पानी में कूदा, सही मौका देखकर, और जल्दी से वहां फंसी अकेली टूना मछली का पीछे का पंख पकड़ लिया। उसने ये भी महसूस किया कि जो इंसान अभी पानी में कूदा था वह उसकी पीठ से चिपका हुआ था, जिससे उसे बहुत अजीब लगा। उसका टेल फिन जोर से हिला और जैसे तीर धनुष की डोरी से निकलकर बाहर निकल गया हो, वैसे ही वह निकल गया। स्पीड इतनी तेज थी कि पानी के प्रेशर से जीवोमिंग का मुंह सीधे खुल गया, जिससे धीरे-धीरे उसका आकार बिगड़ गया। बूम जीवोमिंग ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और पानी के तेज प्रेशर की वजह से सीधे बाहर फेंक दिए गए। रिफ्रेशिंग, ये सच में रिफ्रेशिंग है। 12 वाटर प्रेशर बॉडी फोर्जिंग लेवल 20 सोल पावर जीवोमिंग सांस लेने के लिए पानी के ऊपर आए, उन्हें बहुत ज्यादा फ्रेश महसूस हो रहा था। हाइपो ब्रदर्स के साथ अपनी लड़ाई के शुरू में ही उन्होंने बॉडी टेम्परिंग के लिए इस बेहतरीन तरीके के बारे में सोच लिया था। कुछ सी स्पिरिट बीस्ट की तेज रफ्तार से पैदा हुए बहुत ज्यादा पानी के प्रेशर का इस्तेमाल करके वह बॉडी टेम्परिंग का सबसे अच्छा मकसद हासिल कर सका। इससे न सिर्फ उसकी स्किन ज्यादा रूखी और सख्त हो गई, बल्कि इस प्रेशर का इस्तेमाल उसने अपने अंदरूनी अंगों को मजबूत करने के लिए भी किया, जिससे आखिर में एक बहुत अच्छा बॉडी टेम्परिंग इफेक्ट मिला। क्या ये सी गॉड के 3 ट्रायल्स के टाइडल टेम्परिंग इफेक्ट से बेहतर नहीं है? अपना माइंडसेट ठीक करने के बाद जीवोमिंग वापस पानी में कूदे, मौके का फायदा उठाया और कम अक्ल वाली टूना मछली का डोर्सल फिन पकड़ लिया। मेरे लिए एक अच्छा बॉडी टेम्परिंग टूल बनो और मैं तुम्हें स्वादिष्ट खाना देने का वादा करता हूं। इस समय टूना को इन शब्दों का मतलब समझ नहीं आया। उसे बस इतना पता था कि यह इंसान जो दूसरी बार उसकी पीठ पर चढ़ा था बहुत बुरा था। वह तेजी से आगे बढ़ा और पहली बार की तरह ही उसे झटकने की कोशिश की। इस बार जैसा कि उम्मीद थी, मुश्किल से 6 या 7 मिनट तक टिके रहने के बाद वह नहीं टिक सका और एक बार फिर नीचे गिर गया। अब तक टूना गुस्से में आ गई थी। इस इंसान ने उसे बार-बार उकसाया था, ये बर्दाश्त के बाहर था। वह तुरंत जीवोमिंग की तरफ बढ़ी, उसे बेहोश करने के लिए टक्कर मारने की तैयारी में। सही समय पर जैसे ही टूना उससे 1 मीटर से भी कम दूर थी, जीवोमिंग ने अपने शरीर में सोल पावर को घुमाया, उसके तेज हमले से बचा और जल्दी से उसका पंख पकड़ लिया। चलो, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे साथ ट्रेनिंग करो और उसके बाद मैं तुम्हें स्वादिष्ट खाना खिलाऊंगा। हम इंसान सबसे ज्यादा भरोसेमंद हैं। एक मछली और एक इंसान ने पूरे दिन एक दूसरे को ऐसे ही परेशान किया। अब तक टूना मछली इतनी थक चुकी थी कि वह पानी के ऊपर तैर रही थी और समुद्र के पानी में मौजूद हवा को गटक रही थी। उसी समय जीवोमिंग भी एक बड़ी चट्टान पर लेटा हुआ था, जोर-जोर से हाँफ रहा था। वह पूरी तरह थक गया था, वेल का मांस खाते हुए खुशी से मुस्कुरा रहा था। उसने टूना के आसपास कुछ हाई ग्रेड स्पिरिट बीस्ट मीट भी फेंका। जैसे ही उसे इतनी रिच सोल पावर वाली मछली के मीट की खुशबू आई, उसने तुरंत एक टुकड़ा निगल लिया। उसकी आंखों में एक चाहत दिखी, उसकी मछली वाली जिंदगी मानो अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गई थी। जब उसने देखा कि दूसरी छोटी मछलियां भी खाना छीनने आ रही हैं, तो वह तेजी से तैरकर वहां पहुंची और मछली के सारे मीट के टुकड़े अपने लिए ले लिए। बस कुछ मछली के बचे हुए टुकड़े को छोड़कर हर एक टुकड़ा खा गई। इस समय लहरों ने उथली खाड़ी को पूरी तरह से डुबो दिया था, लेकिन टूना ने अपना सिर बाहर निकाला, बड़ी चट्टान पर जीवोमिंग को घूरते हुए ज्यादा देर तक वहां से जाने को तैयार नहीं थी। किसने कहा कि 10 साल की टूना में कोई बुद्धि नहीं होती? क्या यह एक आम बुद्धिमान स्पिरिट बीस्ट नहीं है? जब जीवोमिंग अगले दिन फिर से आए, तो उथली खाड़ी अभी भी वैसी ही थी, लेकिन टूना मछली जा चुकी थी। उन्होंने हल्की सी आह भरी। अफसोस, कल उस अच्छी मछली के साथ मेरी जो अनकही समझ बनी, वह शर्म की बात है। अब ऐसा लगता है कि टूना या तो मर चुकी है या भूल गई है कि कल क्या हुआ था। आखिर मछली की याददाश्त सिर्फ 7 सेकंड तक ही रहती है। लेकिन जीवोमिंग निराश नहीं हुए। अभी भी कई तेज तैरने वाले सी स्पिरिट बीस्ट उथली खाड़ी में फंसे हुए थे। टूना के बिना स्विफ्ट स्वॉर्डफिश अभी भी थी। बस बात ये थी कि उसमें हमला करने की ज्यादा ताकत थी, खासकर उसके सिर से निकली 50 से 60 सेंटीमीटर लंबी कांटेदार नोक। वह इस बात से और भी ज्यादा उत्साहित था। अपने पैरों में सोल पावर घुमाकर उसने उसके ठीक सामने स्विफ्ट स्वॉर्डफिश को पागलों की तरह उकसाया। जब वह तेज स्पीड से आया, तो जीवोमिंग पानी की सतह पर तेजी से दौड़ा, स्विफ्ट स्वॉर्डफिश के हमलों से बचता हुआ, जिससे उसकी सोल पावर खत्म हो गई और पानी पर दौड़ने का समय और बढ़ गया और आखिरकार उसने अपनी सोल पावर को कंट्रोल करने का लक्ष्य हासिल कर लिया। जैसे ही तेजी से तैरती हुई स्विफ्ट स्वॉर्डफिश जीवोमिंग के पास आ रही थी, उसने एक बैकफ्लिप किया और स्विफ्ट स्वॉर्डफिश के पंख को मजबूती से पकड़ लिया। स्विफ्ट स्वॉर्डफिश ने तुरंत कल की टूना मछली की तरह काम किया। अपनी पीठ पर बैठे इंसान को झटकने की कोशिश में अपनी तैराकी तेज कर दी, लेकिन आखिर में वह बॉडी टेम्परिंग के लिए उसकी सबसे अच्छी टूलफिश बन गई। इसलिए अपनी स्कूलिंग के दौरान जीवोमिंग अपने रोजाना के स्पिरिट इंस्ट्रक्शन कोर्स के अलावा कभी-कभी हाइपो ब्रदर्स के साथ स्पार करते थे। दांव पर 50 कैटी वेव लवर या अलग-अलग हाई ग्रेड सी स्पिरिट बीस्ट मीट थे। जीवोमिंग रिसोर्स पाने के इस अच्छे तरीके से कभी नहीं थकते थे। हाइपो ब्रदर्स की सुधार की चाहत को बचाने और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का तरीका बनाने के लिए वह अक्सर दोनों भाइयों के साथ ड्रॉ खेलते थे और जीत से ज्यादा ड्रॉ का रिकॉर्ड बनाया। छुट्टियों में जीवोमिंग वाटर प्रेशर ट्रेनिंग और कुछ 10 साल या 100 साल के स्पिरिट बीस्ट से लड़कर अपनी बॉडी को टेम्पर करता था। हर 3 दिन में वह अपनी बॉडी को न्यूट्रिशियस करने के लिए वेव लवर खाता था। भले ही 100 साल और 1000 साल के वेव लवर का बॉडी टेम्पर करने का असर बाद में धीरे-धीरे कम हो गया, फिर भी वही से खाता रहा और बचा हुआ बेच देता था। हालांकि वेव का ब्लबर तटीय इलाकों में सस्ता था, लेकिन आम लोगों के लिए यह बिल्कुल भी सस्ता नहीं था। 100 साल पुराने वेव लवर की एक कैटी की कीमत 10 सोने के सिक्के थी। नतीजतन सिर्फ 2 साल में 11 साल का नामात्र की उम्र के हिसाब से जीवोमिंग और मजबूत हो गया। उसकी स्किन ब्रॉन्ज कलर की थी और उसकी हाइट हैरान करने वाली 1.7 मीटर तक पहुंच गई थी। उसकी सोल पावर भी लेवल 20 के बॉटलनेक तक पहुंच गई थी। इससे भी जरूरी बात यह है कि वेव का ब्लबर और दूसरे हाई क्वालिटी स्पिरिट बीस्ट मीट बेचकर उसकी दौलत 50 से 60 हजार सोने के सिक्के जमा हो गई थी। भाई जी, हम कुछ महीनों में ग्रेजुएट हो जाएंगे। इस दौरान हमारे भाइयों को आपको हराना होगा। चलो, मुकाबला करते हैं। जीवोमिंग ने हाथ हिलाकर मना करते हुए सिर हिलाया। नहीं, मैं लेवल 20 सोल पावर बॉटलनेक पर पहुंच गया हूं और मुझे एक स्पिरिट रिंग चाहिए। क्या इतनी जल्दी? हमें सच में शक है कि तुम पिछले 2 सालों से हमारे लिए एक शो कर रहे हो। हाय बाय और हाय गुई ने एक साथ बोलते हुए हैरानी से कहा। जीवोमिंग ने सिर के पीछे खुजलाते हुए हंसते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी मार्शल सोल फ्यूजन स्किल बहुत पावरफुल है। इसके अलावा क्या तुमने मुझे हराने के लिए पिछले कुछ सालों में ज्यादा तेजी से कल्टीवेशन नहीं किया है? हाय बाय, तुम्हारी सोल पावर अब लेवल 18.5 पर पहुंच गई है और हाई गुई की सोल पावर भी लेवल 18 पर पहुंच गई है। तुम्हें इस बात से खुश होना चाहिए। हाई गुई ने ऊपर देखा, एक पल सोचा और अचानक उसे एहसास हुआ। हाँ, सही, हमारी आम साधना की प्रोग्रेस के हिसाब से हम 2 साल में अपनी सोल पावर को 6 लेवल तक नहीं बढ़ा सकते थे। हमारे माता-पिता अक्सर हमारे जोश और स्पिरिट सेंट बनने की हमारी काबिलियत की तारीफ करते हैं। जीवोमिंग थोड़ा मुस्कुराए। स्पिरिट सेंट बनने का पोटेंशियल, अगर वे उतनी ही मेहनत से साधना कर सके जितनी वे कर रहे थे और वेल की चर्बी खाकर उसकी नकल कर सकें, तो वे ज्यादा से ज्यादा 12 साल में स्पिरिट एम्परर जरूर बन जाएंगे। अगर वे स्पिरिट सेंट बनना चाहते हैं, तो उन्हें ट्रायल से गुजरने के लिए सी गॉड आइलैंड जाना होगा। तो मैं अभी जा रहा हूं। जब मैं किसी और दिन वापस आऊंगा, तो तुम दोनों भाइयों को खाना खिलाऊंगा। जीवोमिंग ने खुशी से अलविदा कहा, फिर डीन के ऑफिस की तरफ चल दिए। उन्होंने दरवाजा खोला और मुस्कुराते हुए कहा, डीन, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक स्पिरिट रिंग पाने में मदद करो। मेरी सोल पावर अब लेवल 20 के निशान को पार कर गई है। लेवल 20, हर रिंग पिछली रिंग से छोटी है। ये पहली स्पिरिट रिंग के लिए आधे साल के कल्टीवेशन टाइम से कहीं ज्यादा है। इस कल्टीवेशन स्पीड को इन्हें फुल सोल पावर कहना कोई बड़ा चढ़ाकर कहना नहीं होगा। इस समय डीन शुई का दिल बहुत ज्यादा बेचैन था। शांत होने के बाद उन्होंने तुरंत पूछा, ये देखते हुए कि आपने अपनी पहली स्पिरिट रिंग को उसकी ग्रेड से ज्यादा करके एब्जॉर्ब किया था, आप अपनी दूसरी स्पिरिट रिंग के लिए कितने साल एब्जॉर्ब करने का प्लान बना रहे हैं? डीन शुई, आप ये भी जानते हैं कि पहली स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब करने के लिए ग्रेड को पार करने से मुझ में क्या खास बदलाव आए? मेरी दूसरी स्पिरिट रिंग भी अपने ग्रेड को पार करके नेचुरली एब्जॉर्ब हो जाएगी, जिसकी लाइफ स्पैन 1300 से 1600 साल के बीच होगी। जीवोमिंग का बयान अभी भी कुछ हद तक कंजर्वेटिव था। असल में उनकी अभी की फिजिकल फिटनेस को देखते हुए 1 या 200 साल और जीना कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन सेफ्टी के लिए जरूरतों को कम करना बेहतर था। 13 ब्लड ईगल मुश्किलों से गुजर रहा है। क्या 1000 साल की दूसरी स्पिरिट रिंग? आप बहुत ज्यादा लापरवाह हो रहे हैं। क्या आप 100 साल की स्पिरिट रिंग और 1000 साल की स्पिरिट रिंग के बीच का बुनियादी फर्क जानते हैं? हालांकि डीन शुई को अंदाजा था कि जीवोमिंग 1000 साल की दूसरी स्पिरिट रिंग मांगेंगे, लेकिन जब खास उनका जिक्र हुआ तो वह हैरान हुए बिना नहीं रह सके। महाद्वीप के स्पिरिट मास्टर्स के इतिहास में किसी ने भी अपनी दूसरी स्पिरिट रिंग के रूप में 1000 ईयर सोल बीस्ट का शिकार नहीं किया था। मुझे पता है, 1000 साल की स्पिरिट रिंग एक क्वालिटेटिव लीप है। इसमें जो एनर्जी होती है वह 100 साल की स्पिरिट रिंग से कहीं ज्यादा होती है। इतने सालों तक स्पिरिट बीस्ट का मीट खाना और अपने शरीर को पानी के प्रेशर में ट्रेनिंग देना 1000 साल की स्पिरिट रिंग से आने वाली पावरफुल एनर्जी को बेहतर तरीके से झेलने के लिए था। जीवोमिंग ने वेव ब्लू के खास असर के बारे में नहीं बताया। जैसे-जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसकी नजरें बहुत पक्की होती गईं। डीन, मुझे अपनी फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन थ्योरी पर विश्वास है। सिर्फ शरीर की सीमाओं को तोड़कर ही मेरे जैसा स्पिरिट मास्टर, जिसके पास रैंक 3 की जन्मजात स्पिरिट पावर है, दुनिया में नंबर 1 बन सकता है। डीन शुई ने जिक्र कर रहे जीवोमिंग को देखा और कहा, ठीक है, तुम किस तरह का स्पिरिट बीस्ट पाना चाहते हो? शायद एक ट्रिब्यूलेशन फेज ईगल। अगर इसकी उम्र 1 या 200 साल कम भी हो तो भी ठीक है।
डीन शुई ने चुपचाप से हिलाया। स्पिरिट बीस्ट चुनने में जी वुमिंग की नजर बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर भी वह थोड़ी चिंता के साथ बोला, एक ट्रिब्यूलेशन फेज ईगल आपके लिए काफी सही है, लेकिन क्या आपने जो उम्र चुनी है वह थोड़ी ज्यादा नहीं है। हालांकि यह इस बेहतरीन स्टूडेंट की बताई फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन थ्योरी से मेल खाता था, फिर भी उम्र थोड़ी ज्यादा थी। एक नॉर्मल स्पिरिट मास्टर की दूसरी स्पिरिट रिंग से लगभग दोगुनी। चिंता मत करो डीन, 1600 साल की स्पिरिट रिंग की उम्र मेरे हिसाब से रेंज में है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी। यह अच्छा है, लेकिन ट्रिब्यूलेशन फेज ईगल आमतौर पर सिर्फ उन समुद्री इलाकों में दिखते हैं जहां तूफान आते हैं। अगर हम ऐसे पानी में जाते हैं जहां साल भर तूफान आते हैं, तो वहां अनगिनत 10,000 ईयर स्पिरिट बीस्ट होते हैं और हम अपनी मौत खुद ढूंढ रहे होंगे। हम सिर्फ दूसरे समुद्री इलाकों में ही अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। अगर तूफान आता है तो हमारा सामना खुद से हो सकता है। डीन शुई ने थोड़ी चिंता दिखाई। जी वुमिंग को भी पता था कि मुश्किल बहुत ज्यादा है, उड़ने वाली बिजली वाली स्पिरिट रिंग की तलाश करने से उनके सफल एनकाउंटर के चांस काफी कम हो जाएंगे। कोई बात नहीं डीन, मैं इंतजार कर सकता हूं। अच्छा चलो अब बाहर चलते हैं। अकेडमी का कुछ काम डायरेक्टर लू और कुछ दूसरे टीचरों को सौंपने के बाद डीन शुई जी वुमिंग को सही बिजली वाले मौसम की तलाश में समुद्र में ले गए। लगभग एक महीने की तलाश और इंतजार के बाद दोनों ने उथले और गहरे समुद्र के बीच की सीमा पर एक तूफान का सामना किया। मछली पकड़ने वाली नाव तूफान वाले इलाके में जाने की हिम्मत नहीं कर पाई और उन्हें वहीं छोड़ दिया। मुझे उम्मीद है कि यह मीडियम साइज का तूफान कुछ ट्रिब्यूलेशन फेज ईगल्स को अट्रैक्ट कर सकता है। डीन शुई ने अपनी थर्ड स्पिरिट एबिलिटी एक्टिवेट की और जी वुमिंग के साथ उड़े। जैसे जैसे वे तूफान के बीच में और अंदर गए, समुद्र की सतह पर और ज्यादा जली हुई मछलियों की लाशें तैरने लगी और कभी-कभी ट्रिब्यूलेशन फेज ईगल्स की लाशें भी गिर जाती। क्या ट्रिब्यूलेशन फेज ईगल सोशल स्पिरिट बीस्ट नहीं है? इतने सारे लोग एक साथ कैसे मर सकते हैं? क्या तूफान बहुत तेज हो सकता है? डीन शुई के बोलने के थोड़ी देर बाद हजारों मीटर ऊंचे बादलों में बिजली कड़कने लगी। एक चीज जिसके शरीर पर बैंगनी रंग की इलेक्ट्रिक आग लिपटी हुई थी और जिसकी आंखें खून जैसी लाल थी, तूफान के बीच में दिखाई दी। डीन शुई बहुत खुश हुआ। वह ट्रिब्यूलेशन फेज ईगल पर्पल इलेक्ट्रिसिटी से घिरा हुआ है। ऐसा लगता है कि वह 1000 ईयर ओल्ड बीस्ट के लेवल पर पहुंच गया है। ट्रिब्यूलेशन फेज ईगल के स्पिरिट रिंग की उम्र का पता लगाना आसान है। पीले रंग के 800 साल के होते हैं और बैंगनी रंग के 1000 साल के होते हैं और इसी तरह। इसका साइज इसकी खास उम्र के हिसाब से होता है। यह 200 साल में 1 मीटर बढ़ता है, लेकिन 1000 ईयर ओल्ड बीस्ट बनने पर इसका साइज घटकर 5 मीटर रह जाता है और इसके सिर पर एक पंख उगाता है। जहां तक 10,000 साल के ट्रिब्यूलेशन फेज ईगल्स की बात है, तो वे अपने शरीर में मौजूद बिजली की ताकत के असर से राख बन जाते हैं। इसलिए 10,000 साल के लेवल के ट्रिब्यूलेशन फेज ईगल्स इस कॉन्टिनेंट पर बहुत कम मिलते हैं। उसी समय आसमान में मौजूद ट्रिब्यूलेशन फेज ईगल ने दो इंसानों की आभा महसूस की। हवा में एक चीख के साथ वह नीचे कूदा। जी वुमिंग और डीन को खत्म करने के लिए तैयार। जैसे जैसे मुसीबत वाला भयंकर बाज पास आया, उसका पूरा रूप आखिरकार सामने आ गया। डीन शुई का चेहरा सख्त हो गया और वह खास तौर पर गंभीर हो गया। नहीं, वो ट्रिब्यूलेशन फेज ईगल नहीं है, यह एक ट्रिब्यूलेशन ब्लड ईगल है। इसने बाकी सभी ट्रिब्यूलेशन फेज ईगल को मार डाला। इसकी लंबाई 8 मीटर से ज्यादा है, जिससे इसकी उम्र लगभग 1600 से 1700 साल लगती है। इसकी उम्र बहुत ज्यादा है। चलो दूसरा ढूंढते हैं। एक क्लेश रक्त ईगल। जी वुमिंग बहुत खुश हुआ। ट्रिब्यूलेशन ब्लड ईगल हिंसक और खून के प्यासे थे। एक ही तूफान में सिर्फ एक ही जिंदा रह सकता था। कोई हैरानी नहीं कि इतनी सारी मछलियां और ट्रिब्यूलेशन फेज ईगल पानी पर तैर रहे थे। इसके अलावा इसके मारने वाले गुण ने इसे ट्रिब्यूलेशन फेज ईगल की सीमाओं को तोड़ने में मदद की। अगर ये 10,000 साल का स्पिरिट बीस्ट बन जाता तो इसकी खून की प्यास किसी ईविल ओर का पैक से कम नहीं होती। डीन शुई, इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं है, मैं इसे चुनूंगा। क्या यह? इससे पहले कि डीन शुई और सवाल कर पाते, एक तेज चील की आवाज ने उन्हें हाई अलर्ट पर कर दिया। बैंगनी इलेक्ट्रिक आग के साथ चटकते हुए अनगिनत पंख अचानक उनकी ओर बढ़े। दूसरी स्पिरिट एबिलिटी आइस फेदर्स। डीन शुई की पीठ से अनगिनत बर्फ के क्रिस्टल पंख निकले, जो सीधे गोते लगाते ट्रिब्यूलेशन ब्लड ईगल पर निशाना साध रहे थे। उसी समय ट्रिब्यूलेशन ब्लड ईगल ने अपने पंख फैलाए और उसके चारों ओर बैंगनी इलेक्ट्रिक आग और भी ज्यादा तेज हो गए। अनगिनत ईगल पंख बर्फ के क्रिस्टल पंखों की ओर निकले, जो बहुत ज्यादा ताकत से टकरा रहे थे। भागने के बजाय ट्रिब्यूलेशन ब्लड ईगल और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। उसने तेजी से रिएक्ट किया और अपनी डाइव धीमी कर दी, जिससे उसकी चोंच पर पर्पल इलेक्ट्रिक कट जमा हो गया। पहली स्पिरिट एबिलिटी आइस सील। डीन शुई, जो पहले ही हवा में ऊपर उड़ चुका था, उसने जल्दी से अपनी पहली स्पिरिट एबिलिटी का इस्तेमाल किया, जिससे ट्रिब्यूलेशन ब्लड ईगल अपनी सबसे मजबूत चार्ज स्किल छोड़ने से ठीक पहले फ्रीज हो गया और वह आसमान से गिर गया। लेकिन एक सिर्फ कंट्रोल सिस्टम स्पिरिट एबिलिटी बिजली वाले स्पिरिट बीस्ट के सबसे ज्यादा ताकतवर होने का सामना कैसे कर सकती थी? जैसे जैसे बर्फ के अंदर बैंगनी रोशनी तेज होती गई, आइस सील का असर धीरे-धीरे कमजोर होता गया और बर्फ तेजी से टूटने लगी। पांचवी स्पिरिट एबिलिटी आइस स्पाइक बर्स्ट। डीन शुई के पैरों के नीचे से एक काली स्पिरिट रिंग तेजी से उठी। ट्रिब्यूलेशन ब्लड ईगल को मारने से बचने के लिए टूटी हुई बर्फ तेजी से कई छोटी नुकीली बर्फ की कीलों में बदल गई। जैसे ही ट्रिब्यूलेशन ब्लड ईगल पूरी तरह से आइस सील से आजाद हुआ, सैकड़ों बर्फ की कीलें सीधे उस पर लगी। गड़गड़ाहट तेज बैंगनी बिजली का एक बोल्ट बर्फ के स्पाइक्स पर गिरा, जिसके तुरंत बाद बैंगनी बिजली का दूसरा और तीसरा शॉट आया। लेकिन 1000 साल के सोल बीस्ट से मिली स्किल 10,000 साल की स्पिरिट एबिलिटी की पावर को कैसे रोक सकती है? जैसे ही पहली बर्फ की कील बैंगनी बिजली को तोड़कर ट्रिब्यूलेशन ब्लड ईगल के शरीर में घुसी, उसने एक बुरी चीख मारी और उसकी स्पिरिट एबिलिटी का असर कम होने लगा। फुश फुश फुश। ट्रिब्यूलेशन ब्लड ईगल में ज्यादा से ज्यादा बर्फ के कांटे चुभते देखकर डीन शुई ने खुश होकर मुस्कुराया। फोड़ना। ब्लड ईगल के अंदर बर्फ के स्पाइक्स कमान पर फट गए, अनगिनत टुकड़े उसके शरीर के अंदर बिखर गए और खून हर जगह फैल गया। टकराना बुरी तरह घायल होकर ट्रिब्यूलेशन ब्लड ईगल नीचे समुद्र की ओर गिर गया। डीन शुई ने उसे तुरंत याद दिलाया, छोटे जी, अब तुम्हारा मौका है, इसे जल्दी से खत्म करो। बिना किसी हिचकिचाहट के जी वुमिंग ने तुरंत अपनी पहली स्पिरिट एबिलिटी का इस्तेमाल किया। ट्रिब्यूलेशन ब्लड ईगल के गिरने का मौका देखते हुए उसने अपना ब्लड स्पीयर फेंका। भाला सीधे उसके सिर से पूंछ तक घुस गया और ट्रिब्यूलेशन ब्लड ईगल तुरंत मर गया। 14 थंडर किल ट्रिपल किल। ट्रिब्यूलेशन ब्लड ईगल के मरने के बाद उसकी लाश पानी की सतह पर तैर रही थी। उसके चारों ओर एक बैंगनी रंग का स्पिरिट रिंग बन गया। लिटिल जी, ये तूफानी मौसम स्पिरिट रिंग को सोखने के लिए सही नहीं है। जल्दी से ट्रिब्यूलेशन ब्लड ईगल को अपने स्पिरिट टूल में डालो और इसे सोखने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढो। अब जब ट्रिब्यूलेशन ब्लड ईगल मर चुका है, तो आसपास की स्पिरिट बीस्ट की लाशों से निकलने वाली खुशबू शायद कुछ ही समय में 10,000 ईयर स्पिरिट बीस्ट के एक बड़े झुंड को अपनी ओर खींच लेगी। हमें तुरंत निकलना होगा। ठीक है। जी वुमिंग को डीन शुई की याद दिलाने पर कोई एतराज नहीं था। स्पिरिट रिंग 2 घंटे में गायब नहीं होती, उसे बस इस टाइम फ्रेम में उसे एब्जॉर्ब करना था। उसने तुरंत स्पिरिट बीस्ट की लाश और बनी हुई स्पिरिट रिंग को स्टोर कर लिया। डीन शुई की उड़ने वाली स्पिरिट एबिलिटी से वे तेजी से उस जगह से उड़ गए। जैसे ही वे गए, सैकड़ों पानी के सेंटीपीड, समुद्री सांप और कुछ शार्क खाने के लिए आ गए, जिनमें 10,000 साल के लेवल के कुछ स्पिरिट बीस्ट भी शामिल थे। तूफानी मौसम से निकलने के बाद दोनों को पास में एक छोटा सा द्वीप मिला। छोटे जी, आगे बढ़ो और इसे मन की शांति के साथ समझो। ठीक है। जैसे ही ट्रिब्यूलेशन ब्लड ईगल की लाश बाहर निकाली गई, जी वुमिंग पालती मारकर बैठ गए और बैंगनी स्पिरिट रिंग को अपने सिर के ऊपर मंडराने का रास्ता दिखाया। उनके शरीर में शानदार सोल पावर भर गई। पिछली ब्लड फ्लड ड्रैगन स्पिरिट रिंग की तुलना में ट्रिब्यूलेशन ब्लड ईगल की स्पिरिट रिंग एनर्जी में और भी ज्यादा हिंसक और बेस वाली खूबी थी। अच्छी बात यह है कि 4 घंटे बाद जब 1000 साल की स्पिरिट रिंग सिकुड़कर जी वुमिंग के पैरों के नीचे पूरी तरह से जम गई, तो एब्जॉर्प्शन को आखिरकार पूरा माना गया। हा। डीन शुई ने अपनी दाढ़ी सहलाई और आसमान की ओर देखकर जोर से हंसे। लगता है तुम्हारी थ्योरी सही थी लिटिल जी। स्पिरिट बीस्ट मीट और तुम्हारी बॉडी टेम्परिंग ट्रेनिंग मिलकर एक स्पिरिट मास्टर को 1000 साल का दूसरा स्पिरिट रिंग पाने में मदद कर सकती है। लेकिन ये बात किसी और समय के लिए थी। आखिर कितने बच्चे इतने सेल्फ डिसिप्लिन हो सकते हैं कि पानी के प्रेशर का असर सह सकें और 5 या 6 साल तक दौड़ने जैसी हाई इंटेंसिटी वाली बॉडी टेम्परिंग एक्सरसाइज करते रहें? लिटिल जी, आपकी सोल पावर कितने लेवल बढ़ी और आपकी सेकंड स्पिरिट एबिलिटी क्या है? डीन शुई ने जी वुमिंग को उत्सुकता से देखा। ये जानना जरूरी है कि ट्रिब्यूलेशन ब्लड ईगल जैसा स्पिरिट बीस्ट पहले से ही एक हाई टियर स्पिरिट बीस्ट माना जाता था, जो ईविल स्पिरिट और का किंग जैसे टॉप टियर स्पिरिट बीस्ट से बस थोड़ा सा ही दूर था। इससे मिलने वाली स्पिरिट एबिलिटी जरूर बहुत अच्छी होगी। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, जी वुमिंग के हाथ में एक बहुत ही अजीब खून का भाला दिखाई दिया। भाले के शरीर पर खून की धुंध के अलावा वह खून जैसे लाल इलेक्ट्रिक आग से भी घिरा हुआ था। ये बहुत ज्यादा हिंसक था, जिससे ऐसा लग रहा था कि यह किसी भी पल बिजली से किसी पर हमला करके उसे मार सकता है। मेरी सोल पावर 3 लेवल बढ़ गई है। मैं अपनी दूसरी स्पिरिट एबिलिटी को थंडर स्लेइंग 3 स्टेज किल करता हूं। ये ब्लड थंडर बैटल स्पीयर से 3 सेगमेंट का अटैक करने देता है। पहला सेगमेंट अटैक पावर को 50% बढ़ाता है। दूसरा सेगमेंट पहले सेगमेंट के इफेक्ट के ऊपर 100% अटैक और स्पीड जोड़ता है। तीसरा सेगमेंट दूसरे सेगमेंट के इफेक्ट के ऊपर 150% अटैक और स्पीड जोड़ता है। साथ में एक तेज थंडर पैरालिसिस इफेक्ट भी होता है।
डीन शुई यह सुनकर वहीं हैरान रह गया। उसने सच में उम्मीद नहीं की थी कि स्पिरिट एबिलिटी का असर इतना अजीब होगा। बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा गया है। आपकी दूसरी स्पिरिट एबिलिटी में न सिर्फ ट्रिब्यूलेशन ब्लड ईगल की स्पीड और थंडर एट्रीब्यूट है, बल्कि इसने 3 सेगमेंट थंडर ब्रीथ एक्सप्लोजन को भी पूरी तरह से अपना लिया है। डीन शुई ने एक पल के लिए सोचा, उसका चेहरा और भी हैरान हो गया। अगर उसकी सेकंड स्पिरिट एबिलिटी और फर्स्ट स्पिरिट एबिलिटी को एक साथ इस्तेमाल किया जाए तो वे ज्यादा से ज्यादा लगभग दोगुनी अटैक पावर पैदा कर सकती हैं। उसे डर था कि पीक अटैक सिस्टम बैटल स्पिरिट एल्डर भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। लिटिल जी, आप इतनी मजबूत सेकंड स्पिरिट एबिलिटी कितनी बार इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या अटैक के हर हिस्से के लिए चार्जिंग की जरूरत होती है? डीन शुई के सवाल के बारे में जी वुमिंग ने अपना सिर खुजलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मेरी अभी की सोल पावर के आधार पर मैं सेकंड स्पिरिट एबिलिटी को ज्यादा से ज्यादा 5 बार इस्तेमाल कर सकता हूं। 3 सेगमेंट स्ट्राइक एक कॉम्बो है, इसके लिए चार्जिंग की जरूरत नहीं है। 5 बार और स्पिरिट रिंग एबिलिटी का ट्रिब्यूलेशन ब्लड ईगल के चार्जिंग टाइम का बड़ा साइड इफेक्ट भी नहीं होता। इस समय डीन शुई का मूड एक रोलर कोस्टर की तरह था, जो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा था। अगर वह उस समय एक ट्रिब्यूलेशन ब्लड ईगल का शिकार कर पाता तो वह इस जीवन में सिर्फ एक छोटे दर्जे का स्पिरिट किंग कैसे बन जाता जो बिजनेस चलाने के लिए वास्ट सिटी आता। अच्छा। डीन शुई ने जी वुमिंग की तरफ देखा, फिर उनके कंधे पर थपथपाया और बड़ी खुशी से कहा, लिटिल जी, अब जब आप एक स्पिरिट ग्रैंडमास्टर हैं और आपकी दूसरी स्पिरिट रिंग 1000 साल की स्पिरिट रिंग है, तो जब तक आप में काफी ताकत न हो, आपको इसे दूसरों के सामने आसानी से नहीं दिखाना चाहिए। हालांकि आपकी फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन थ्योरी साबित हो चुकी है, लेकिन हर किसी के पास आपकी तरह बॉडी टेम्परिंग का तरीका नहीं हो सकता। इस दुनिया की कई ताकतों को जीनियस लोगों की जरूरत है, लेकिन उनके पास उनकी कमी नहीं है। किसी भी तरह की इंसानी मेहरबानी पर विश्वास करने से बेहतर है कि अगर तुम इसे नहीं पा सकते तो इसे खत्म कर दो वाली कहावत पर विश्वास किया जाए। डीन शुई, लिटिल जी यह बात ध्यान में रखेंगे। जी वुमिंग ने डीन शुई को आदर से प्रणाम किया। उन्हें डर था कि उनकी और एकेडमी के कई टीचरों की मदद के बिना वह इस दौरान इतनी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाते। जंगल के ऊपर खड़ा एक पेड़ हवा से नष्ट हो जाएगा बिना सही बैकग्राउंड सपोर्ट के, चाहे किसी की अंदरूनी सोल पावर कितनी भी ज्यादा हो या जन्म के बाद की कोशिशें कितनी भी मजबूत हो, अगर कोई किसी पावर में शामिल नहीं होता है तो वह उस पावर से मारा जाएगा। ये स्पिरिट हॉल और अपर 3 सेक्स दोनों के लिए सच है। अगर टैंग सेंग को क्लियर स्काई सेक्ट का सपोर्ट नहीं मिला होता और उसे डेड वाइफ डोलू टैंग हाउ का सीक्रेट प्रोटेक्शन नहीं मिला होता तो वह मैच के बाद बाहर हो जाता। जब उसने सोल मास्टर टूर्नामेंट के दौरान अपनी 10,000 साल की चौथी स्पिरिट रिंग और एक्सटर्नल स्पिरिट बोन दिखाई थी, फिर भी किसी सेक्ट में शामिल होने का मतलब था बहुत ज्यादा मजबूर होना। बहुत सारे रिसोर्स होने के बावजूद स्पिरिट्स आखिर में खून के जरिए विरासत में मिलती थी। उसे बच्चे पैदा करने के लिए एक ब्रीडिंग पिग की तरह अरेंज मैरिज के लिए मजबूर किया जा सकता था। आखिर में उसकी वैल्यू खत्म हो जाती और वह पूरी तरह से सेक्स से बंध जाता। आधे दिन बाद शाम को दोनों अकेडमी लौट आए और डीन शुई ने जी वुमिंग के लिए एडवांस में ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया। लिटिल जी, तुम सबसे ज्यादा मेहनती बच्चे हो, लेकिन तुम्हारी प्रतिभा कमजोर है। ऐसा मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। अब तुम्हारी ताकत काफी है और स्पिरिट्स के बारे में तुम्हारी समझ मुझे एक स्पिरिट किंग को भी कुछ मामलों में थोड़ा कमतर महसूस कराती है। तुम ग्रेजुएट हो गए हो। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद जी वुमिंग ने डीन शुई और डायरेक्टर लू को सम्मान से प्रणाम किया। डीन और डायरेक्टर, आपकी साधना के लिए धन्यवाद। मैं जी वुमिंग इसे अपने दिल में रखूंगा। लेकिन अगली पल डीन शुई ने एक मतलब भरी मुस्कान दिखाई और फिर कहा, अगर ग्रेजुएशन के बाद आपके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है तो आप मदद के लिए वोडेफेक ग्रैंड होटल आ सकते हैं। वह मेरे शुई परिवार की प्रॉपर्टी है। वोडेफेक ग्रैंड होटल एक 4 स्टार होटल है। क्या आपको लगता है कि इसके पीछे का बॉस असल में आप ही हैं? डीन जी वुमिंग हैरान रह गए। उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि डीन की पहचान की यह परत है। हालांकि इन शब्दों से पता चला कि डीन सच में चाहते थे कि वह यहीं रहें। आपकी मेहरबानी के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखना टीचर्स। जी वुमिंग बिना मन के एकेडमी से चले गए, जबकि डीन शुई और डायरेक्टर लू एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। जल्दी से तियानशुई शहर की तरफ एक चिट्ठी भेजी गई। 1 महीने बाद एक मछली पकड़ने वाले गांव के बाहर बांस के जंगल में जी वुमिंग ने ब्लड थंडर बैटल स्पीयर पकड़ा और अपनी पहली और दूसरी स्पिरिट एबिलिटी का पूरा इस्तेमाल किया। बूम 100 मीटर के दायरे में हरे बांस एक साथ गिर गए। बैटल स्पीयर से पैदा हुई ताकत 3000 साल की ताकत वाले स्पिरिट बीस्ट के खतरनाक असर से कम नहीं थी। इंस्टेंट कास्ट स्पिरिट एबिलिटी मैंने कर दिखाया। जी वुमिंग ने अपना रुख हटाया और बैटल स्पीयर जमीन में घुसा दिया। वह इस समय बहुत उत्साहित था। दूसरी स्पिरिट एबिलिटी मिलने के बाद उसके मन में स्पिरिट एबिलिटीज को तुरंत इस्तेमाल करने का आइडिया आया। स्पिरिट एबिलिटी को तुरंत इस्तेमाल करना बस एक टेक्निक थी जिसे स्पिरिट एबिलिटी का अच्छे से इस्तेमाल करने के बाद हासिल किया जा सकता था। उसकी पहली स्पिरिट एबिलिटी और दूसरी स्पिरिट एबिलिटी में एक बात कॉमन थी, स्पीयर की अटैक पावर को बढ़ाना। इसके अलावा पहली स्पिरिट एबिलिटी से मिलने वाली 40% अटैक पावर एक प्योर बफ थी जो 3 मिनट तक चल सकती थी। दूसरे शब्दों में 3 मिनट के अंदर जब तक वह लगातार सेकंड स्पिरिट एबिलिटी के रिलीज को कनेक्ट करता रहा, वह लगातार 12 से 15 स्ट्राइक की अटैक फ्रीक्वेंसी हासिल कर सकता था। चाहे वह कंट्रोल सिस्टम स्पिरिट मास्टर हो या डिफेंस सिस्टम स्पिरिट मास्टर, पूरी ताकत और अटैक स्पीड के सामने वे बेबस हो जाएंगे और बस बेबस होकर पैसिव स्टेट में चले जाएंगे या हारकर मैदान से बाहर भी हो जाएंगे। 15 हाई शहर में ग्रैंड ऑक्शन जी वुमिंग ने अपना सामान पैक किया और वास्ती सिटी के ऑक्शन हाउस की ओर चल पड़ा। काफी सोने के सिक्के मिलने के बाद से वह कुछ स्पिरिट टूल्स और खास चीजों की तलाश में था। जैसा कि डीन शुई ने कहा था, उसकी दूसरी स्पिरिट रिंग 1000 साल की थी जो बहुत ही आकर्षक थी। भले ही वह लड़ाई के दौरान अपनी स्पिरिट रिंग्स को रिलीज करने से बच पाता, लेकिन अगर वह दूसरों के साथ सोल ड्यूलिंग कंपटीशन में हिस्सा लेता तो उसे उन्हें दिखाना ही पड़ता। अगर उसने इसे नहीं छिपाया और उसका पता चल गया तो उसे या तो किसी ग्रुप में शामिल होना पड़ेगा या वे उसे पहले ही खत्म कर देंगे। हालांकि डीन शुई ने उसकी बहुत तारीफ की और 1000 साल के दूसरे रिंग के बारे में दूसरों को पहले से नहीं बताया, लेकिन वह तब तक अकेले किसी सुनसान जगह पर साधना नहीं कर सकता था जब तक कि वह स्पिरिट किंग या स्पिरिट एम्परर के लेवल तक नहीं पहुंच जाता। स्पिरिट मास्टर के रास्ते पर सबसे जरूरी बात थी दूसरों और स्पिरिट बीस्ट से लड़ना ताकि अपनी कमजोरियों को पहचानकर उन्हें ज्यादा से ज्यादा ठीक किया जा सके। मुझे उम्मीद है कि वास्ती सिटी में हर 3 साल में होने वाली यह बड़ी नीलामी मुझे निराश नहीं करेगी। अपने सामने नीली गोल बिल्डिंग को देखकर जो कम से कम 3000 स्क्वायर मीटर एरिया में फैली हुई थी, जी वुमिंग का लड़ाई के प्रति जुनून और भी गहरा हो गया। जैसे ही उसने गेटकीपर को अपने एसेट्स वेरीफाई करने के लिए अपना गोल्ड कार्ड निकाला, जी वुमिंग ने पीछे मुड़कर देखा और उसे हैरानी हुई कि वह डीन शुई है। यह कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है ना? क्या हेवन डू एम्पायर के इस खास तटीय शहर का ऑक्शन हाउस भी शुई परिवार की प्रॉपर्टी है? जब वह सोच ही रहा था तो डीन शुई, जो किसी से बात कर रहा था, ने भी उसे देखा और तुरंत आगे बढ़ गया। डीन के बोलने से पहले ही जी वुमिंग ने सबसे पहले पूछा, डीन आप यहाँ क्यों हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि शुई परिवार का भी इस वास्ती सिटी ऑक्शन हाउस के प्रॉफिट में हिस्सा हो? नहीं, मैं यहाँ कुछ चीजों पर बोली लगाने आया हूँ। डीन शुई ने जी वुमिंग को देखा जिसे उसने 1 महीने से नहीं देखा था और उसे बहुत याद किया। क्योंकि वह भी ऑक्शन में आ रहा था, इसलिए बाद में चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। चलो, नीलामी शुरू होने वाली है। अगर कोई चीज तुम्हारी नजर में आए तो मैं तुम्हारे लिए बोली लगा सकता हूँ। डीन, मेरे पास बहुत पैसा है। जी वुमिंग ने एसेट वेरिफिकेशन के बाद अपना गोल्ड कार्ड वापस लिया और अंदर चले गए। डीन शुई उनके ठीक पीछे चल रहे थे। वे दोनों एक कोने में इकट्ठा हुए और मास्क पहने और एक वेटर की गाइडेंस में वे शानदार ऑक्शन एरिया में पहुंचे। जैसे ही बोली लगाने वाले एक के बाद एक वेन्यू में घुसे, बूम, ऑक्शन एरिया के दरवाजे बंद हो गए और हर 3 साल में होने वाली बड़ी ऑक्शन ऑफिशियली शुरू हो गई। एक खूबसूरत महिला ने शानदार नीली ड्रेस पहनी हुई थी और ऑक्शन स्टेज पर आई। आदरणीय मेहमानों, वास्ती सिटी में हर 3 साल में एक बार होने वाली हमारी बड़ी नीलामी शुरू होने वाली है। मुझे उम्मीद है कि हर कोई यहाँ अपनी पसंद की चीजें खरीद पाएगा। इससे पहले कि वह बोलना खत्म करती, एक नीलामी का सामान लाया गया। जैसे ही लाल कपड़ा उठाया गया, एक साथ रखे पीले लाल वेल ब्लू के 10 टुकड़े सबके सामने आ गए। आदरणीय मेहमानों, वेल ब्लू के ये टुकड़े 10,000 साल के स्पिरिट बीस्ट से लिए गए हैं, गहरे समुद्र के नरभेज का एक झुंड। मुझे लगता है कि मुझे इनके शानदार इस्तेमाल बताने की जरूरत नहीं है। यह नीलामी वजन के हिसाब से नहीं बल्कि टुकड़े के हिसाब से होगी। 10,000 साल के वेल ब्लू के हर टुकड़े की शुरुआती कीमत 1000 सोने के सिक्के हैं। बोली शुरू होने दीजिए। मैं 1100 सोने के सिक्के लूंगा। मैंने 1200 की बोली लगाई। बोली लगाने वाले लोगों की संख्या काफी कम थी। भले ही वे सब मास्क पहने हुए थे, फिर भी वे नहीं चाहते थे कि दूसरे लोग सिर्फ इसलिए उनकी बुराई करें कि वे किसी खास एरिया में काफी नहीं है क्योंकि वे वेल ब्लू पर बोली लगा रहे थे। जी वुमिंग ने स्टेज पर वेल ब्लू के 10 टुकड़ों को देखा। उनके मुंह में इच्छा से पानी आ गया। हालांकि सैकड़ों या हजारों साल पुराने वेल ब्लू का अब उनके शरीर पर ज्यादा असर नहीं था, लेकिन 10,000 साल पुराने वेल ब्लू कम सालों वाले ब्लू से कहीं बेहतर थे। लेकिन अब उसके पास पैसे कम थे और उसे लापरवाही से खर्च नहीं किया जा सकता था। उसी समय डीन शुई, जो उसके पास था, ने सीधे बोली लगाने के लिए अपना पैडल उठाया और जोर से चिल्लाया। सभी 10 टुकड़ों के लिए 10,000 सोने के सिक्के। पूरा हॉल अचानक शांत हो गया। फिर कई लोगों ने डीन शुई की ओर देखा और उनका मजाक उड़ाया। एक साथ इतने सारे खरीद रहे हो? क्या तुम्हारा शरीर बहुत कमजोर है? डीन शुई ने गॉसिप को इग्नोर किया और अपने बगल में जी वुमिंग की तरफ देखा। फिर अनाउंसर के आखिरी शब्द का इंतजार करने लगे। 10,000 सोने के सिक्के एक बार, 2 बार, 3 बार बिक गए।
आइटम मिलने और 10,000 सोने के सिक्के देने के बाद दीन शुई ने 2 सिक्के जी वुमिंग को दे दिए। लिटिल जी, ये तुम्हारे लिए हैं। अगर तुम ये 10,000 साल पुराना वेल ब्लू बेचने के लिए देश के अंदर ले जाओ तो इसकी कीमत कई गुना बढ़ जाएगी। इसे तुम पर मेरा इन्वेस्टमेंट समझो। अगर तुम भविष्य में कुछ बड़ा करते हो तो बस मुझे मत भूलना। इससे पहले कि वह अपनी बात खत्म कर पाता, वेल ब्लू जी वुमिंग के हाथों में आ चुका था और उसके पास मना करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। दीन शुई अगला आइटम देखता रहा। जैसे जैसे समय बीता, नीलामी के अलग-अलग आइटम एक के बाद एक बिकते गए, जिनमें एक या दो स्टोरेज सोल टूल भी शामिल थे। जैसे ही एक खास मटेरियल से बनी चीज जो न तो कोई हथियार थी और न ही स्पिरिट बोन सामने आई, अनाउंसर बोला, यह आइटम एक खास स्पिरिट टूल है जिसका असर यह है कि यह किसी की मौजूदगी को छिपा सकता है। चाहे स्पिरिट बीस्ट का शिकार करना हो या उनकी नजर से बचना हो, जब तक आपके पास यह है तब तक सभी खतरे कोई मुद्दा नहीं रहेंगे। इस समय अनाउंसर ने जानबूझकर वीआईपी सीटों पर बैठे उत्सुक मेहमानों को देखा, डिस्प्ले स्टैंड पर रखे खास स्पिरिट टूल की ओर इशारा किया और बेबस होकर बोलते रहे। लेकिन ये चीज गहरे समुद्र के खंडहरों में मिली थी। जब इसे खोजा गया तो ये कई जगहों से पहले से ही खराब थी और सालों से समुद्र के कटाव से खराब हो रही थी। हालांकि इसमें अभी भी छिपाने का असर है, लेकिन ये बहुत अस्थिर है। इसकी शुरुआती कीमत 1000 सोने के सिक्के हैं। बोली शुरू होने दो। नीचे मौजूद मेहमानों ने इस आइटम के लिए इंतजार करने का रवैया अपनाया। हालांकि यह खास स्पिरिट टूल बहुत काम का था, लेकिन इसकी कमियां भी काफी साफ थीं। लेकिन जी वुमिंग को इसमें बहुत दिलचस्पी थी। इस नीलामी ने सच में उसे वह चीज पाने का मौका दिया था जो वह चाहता था। अगर वह इस खास स्पिरिट टूल को कंसीलर इफेक्ट से ठीक कर पाता, तो क्या वह इल्यूजन टाइप सी स्पिरिट बीस्ट का शिकार करने या सिल्कवर्म का शिकार करने के लिए उनकी स्पिरिट बोन्स के लिए एक्सट्रीम नॉर्थ तक दूर जाने की परेशानी से बच नहीं पाएगा। 1300 सोना। एक अच्छे कपड़े पहने गोलमटोल नौजवान अमीर आदमी ने बोली लगानी शुरू की। हालांकि यह स्पिरिट टूल उसके लिए बेकार था, लेकिन उसे इन बेकार स्पिरिट टूल को इकट्ठा करने में मजा आता था। जी वुमिंग के पास उसे मोलभाव करने का समय नहीं था और उन्होंने सीधे अपना पैदल उठाकर काफी ज्यादा कीमत बताई। मैंने 4000 सोने के सिक्के बोली लगाए। जैसे ही उन्होंने ये कहा, सबसे पहले हैरान होने वाले व्यक्ति उनके बगल में खड़े दीन शुई बुलियान थे। लिटिल जी, तुम पागल हो क्या? इस खराब स्पिरिट टूल की कीमत ज्यादा से ज्यादा 3000 है। अगर तुम इसे खरीद भी लो तो यह ज्यादातर कलेक्टर का आइटम होगा और इसकी कोई प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं होगी। इसके अलावा स्पिरिट टूल को रिपेयर करने के तरीके तो बहुत पहले ही खो चुके हैं। दीन, तुम्हें पता है कि मैं आजकल हर जगह स्पिरिट टूल्स खरीद रहा हूं। मैं कोशिश करना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि क्या मैं उनमें से एक या दो को कॉपी या रिपेयर कर सकता हूं। समुद्र किनारे का शहर होने की वजह से स्पिरिट टूल्स के दिखने की फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा थी। हालांकि अभी स्पिरिट टूल्स पर रिसर्च शुरू करना थोड़ा जल्दी था, लेकिन उस समय से बेहतर कोई तरीका नहीं था। वह अपनी ताकत छिपाने के लिए बस यूं ही कोई सिमुलेशन टाइप स्पिरिट रिंग या सदियों पुरानी स्पिरिट बोन नहीं जोड़ सकता था। इसके अलावा उसने पहले ही कम से कम 20 पूरे स्पिरिट टूल जमा कर लिए थे। उसे स्पिरिट टूल और कोर स्पिरिट पावर कंडक्शन एरे के अलग-अलग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की रिवर्स इंजीनियरिंग करने की कोशिश करनी चाहिए। 16 एक्सटर्नल सोल बोन फिश ड्रैगन टेल जिसने एक आदमी ने अभी कीमत बताई थी, उसने बेबसी से अपना बिडिंग साइन नीचे कर दिया। इकट्ठा करना एक बात थी, लेकिन अगर उसे एक खराब स्पिरिट टूल खरीदने के लिए 4000 सोने के सिक्के खर्च करने को कहा जाए तो उस पैसे से एक छोटे लेवल के स्पिरिट एंसेस्टर को बॉडीगार्ड के तौर पर हायर करना ज्यादा प्रैक्टिकल होगा। दूसरे खास मेहमान भी इस पर जोर शोर से बात कर रहे थे, लेकिन किसी ने भी बोली लगाने के लिए साइन नहीं उठाया। ये देखकर जी वुमिंग खुशी से मुस्कुराए, उनके हाथ मुट्ठियों में भींचे हुए थे क्योंकि वह बेसब्री से उस पल का इंतजार कर रहे थे जब अनाउंसर का ऑक्शन हैमर गिरेगा। सम्मानित अतिथि नंबर 127 ने 4000 सोने के सिक्कों की बोली लगाई है। क्या कोई और सम्मानित अतिथि हैं जिन्होंने इससे ज्यादा बोली लगाई है? अनाउंसर की नजरें वीआईपी सीटों पर बैठी भीड़ पर तेजी से पड़ी और उन्होंने कहा 4000 सोने के सिक्के एक बार, दो बार, तीन बार बिक गए। टकराना जैसे ही नीलामी का हथौड़ा गिरा, अनाउंसर ने जी वुमिंग की तरफ देखा, उनकी सीट की तरफ इशारा किया और मुस्कुराते हुए कहा, इस खास स्पिरिट टूल को जीतने के लिए सम्मानित गेस्ट नंबर 127 को बधाई। अनाउंसर ने शुरू में इस खास स्पिरिट टूल की नीलामी की कीमत लगभग 3 से 4000 सोने के सिक्के होने का अंदाजा लगाया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह 4000 सोने के सिक्कों की बहुत ज्यादा कीमत पर बिकेगा, जिसका मतलब था कि मुनाफे में उसका हिस्सा 100 सोने के सिक्के बढ़ जाएगा। हालांकि यह पहले के उन बड़े सेट नीलामी आइटम से मिले मुनाफे के हिस्से जितना नहीं था। अच्छी बात यह थी कि स्टोरेज सोल टूल्स को छोड़कर स्पिरिट टूल्स में इसका कमीशन सबसे अच्छा था। जैसे ही जी वुमिंग ने 4000 सोने के सिक्के देने के लिए अपना कार्ड स्वाइप किया, खराब स्पेशल स्पिरिट टूल ऑफिशियली उनके स्टोरेज सोल टूल में रख दिया गया। लेकिन अगले ही सेकंड 30 नीले प्राइवेट बॉक्स से हलचल हुई और लोग एक के बाद एक पर्दों के पीछे से बाहर निकले। उनसे निकले सोल पावर के उतार चढ़ाव से जी वुमिंग का प्रेशर कई गुना बढ़ गया और उसके बगल में खड़े दीन शुई को भी ऐसा ही महसूस हुआ। इससे ये साफ था कि बॉक्स में स्पिरिट मास्टर्स की कम से कम ताकत कम से कम एक स्पिरिट एम्परर जितनी थी और उनमें एक या दो स्पिरिट गुरु भी हो सकते थे। दीन, इस नीलामी में इतने सारे एक्सपर्ट्स क्यों आए हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि नीलामी की चीजों में स्पिरिट बोन भी हो? जी वुमिंग के सवाल के जवाब में दीन शुई ने उन्हें थोड़ी जानकारी दी। आसान शब्दों में, जैसा कि जी वुमिंग को शक था, इस नीलामी की आखिरी चीज असल में एक स्पिरिट बोन थी। ज्यादा जानकारी के लिए नीलामी घर ने ज्यादा कुछ नहीं बताया था। जहां तक इन स्पिरिट सेंस और स्पिरिट डुलूस की बात है, उन्हें ऑक्शन हाउस ने बुलाया था और उन्हें जो जानकारी दी गई वह निश्चित रूप से उसे कम नहीं थी जो पहले से पता थी। अनाउंसर खुद एक शानदार लकड़ी का बक्सा ऑक्शन स्टेज पर ले गए जिसके पीछे 10 ताकतवर स्पिरिट मास्टर्स थे। इस समय प्राइवेट बक्सों में बैठे सभी स्पिरिट मास्टर्स ने स्टैंड की रेलिंग को दोनों हाथों से पकड़ लिया, उनकी आंखों में इच्छा भरी हुई थी। जैसे ही लकड़ी का बक्सा धीरे-धीरे खुला, मछली की पूंछ के आकार की एक नीली पूंछ की हड्डी सबके सामने आ गई। इससे लगातार अपने आसपास सोल पावर के उतार चढ़ाव निकलते रहे। यह क्या है? हड्डी है या कोई और स्पिरिट टूल? वीआईपी सीटों पर बैठे कई मेहमानों ने कंफ्यूजन जताया। नीलामी की आखिरी चीज के तौर पर यह अचानक से सिर्फ एक स्पिरिट टूल था, लेकिन जी वुमिंग और दूसरे स्पिरिट मास्टर्स के चेहरे पर गंभीर भाव थे, यहां तक कि लालच भी था। एक उत्साहित स्पिरिट मास्टर तो खड़े होकर चिल्लाए, एक स्पिरिट बोन। यह असल में एक स्पिरिट बोन है। ये सही है। सम्मानित मेहमानों, हमारे वासी ऑक्शन हाउस का आखिरी आइटम ये स्पिरिट बोन है। अनाउंसर की आवाज धीमी भी नहीं हुई थी कि सभी मेहमान एक साथ खड़े हो गए और बेसब्री से आगे देखने की कोशिश करने लगे। वे सभी यह स्पिरिट बोन चाहते थे। अनाउंसर, जल्दी से मुद्दे पर आओ, हमें शुरुआती कीमत बताओ और मैं इसे खरीद लूंगा। तुम खुद को क्या समझते हो? स्पिरिट बोन नेचुरली उन्हीं लोगों की होती है जिनमें काबिलियत होती है। सिर्फ एक स्पिरिट एल्डर की ताकत के साथ अगर तुम बिग जीत भी गए तो भी तुम्हारे पास इसे इस्तेमाल करने की जान नहीं होगी। सम्मानित मेहमानों, कृपया जल्दी मत करो, मुझे इस स्पिरिट बोन का संक्षेप में परिचय देने की अनुमति दें। अनाउंसर ने धीरे से स्पिरिट बोन को लकड़ी के बक्से से बाहर निकाला और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ सबको दिखाया। ये स्पिरिट बोन एक बहुत ही दुर्लभ सी स्पिरिट बीस्ट फिश ड्रैगन बीस्ट से आती है। स्पिरिट बोन की उम्र लगभग 3000 से 5000 साल के बीच है। इसके अलावा ये स्पिरिट बोन 6 मुख्य स्पिरिट बोन में से नहीं है, बल्कि एक बहुत ही दुर्लभ फिश टेल टाइप बाहरी स्पिरिट बोन है। जी वुमिंग भी फिश ड्रैगन जैसे स्पिरिट बीस्ट के बारे में सुनकर बहुत हैरान थे। फिश ड्रैगन बीस्ट का सिर ड्रैगन का और शरीर मछली का था और उनके पास ड्रैगन टाइप का एक बड़ा ब्लड लाइन था। वे 9 स्टार सी में रहते थे और उनके कबीले का लीडर 100,000 साल के लेवल का 9 सेगमेंट फिश ड्रैगन बीस्ट था। इसकी ताकत ने इविल स्पिरिट और काकिंग को भी कुचल दिया था जो 100,000 साल के लेवल पर था। लेकिन सी गॉड को भड़काने और सी गॉड आइलैंड पर हमला करने की वजह से इसे कई सौ साल पहले बोसाइक्सी ने मार डाला था। फिश ड्रैगन बीस्ट ग्रुप को दूसरे सी स्पिरिट बीस्ट ने भी तब तक खा लिया जब तक वे लगभग खत्म नहीं हो गए। जब जी वुमिंग सोच रहे थे तो पूरी जगह पर सन्नाटा छा गया। कुछ ही सेकंड में पूरी नीलामी बहुत बेचैनी और जोश में बदल गई। 1000 साल पुरानी स्पिरिट बोन एक बात होती, लेकिन ये सोचना कि इसे एक टॉप टियर स्पिरिट बीस्ट ने बनाया था। स्पिरिट बोन्स में सबसे अच्छी एक बाहरी स्पिरिट बोन जो इवॉल्व हो सकती थी। अगर ऑक्शन स्टेज के नीचे 10 एक्सपर्ट्स एक साथ अपने 6 या 7 स्टैंडर्ड स्पिरिट रिंग कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिखाते तो आज का ऑक्शन शायद पूरी तरह से कत्लेआम का मैदान बन जाता। क्योंकि आप सम्मानित मेहमान पहले से ही बेसब्र हैं, इसलिए इस साधारण लड़की के लिए इंट्रोडक्शन जारी रखना मुश्किल होगा। इस आइटम की कोई शुरुआती कीमत नहीं है, जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा वह जीत जाएगा। जैसे ही अनाउंसर का ऑक्शन हथौड़ा गिरा, एक के बाद एक बिडिंग साइन उठने लगे। मैंने 1 मिलियन की बोली लगाई, फिर मैंने 2 मिलियन सोने के सिक्कों की बोली लगाई। इस समय दीन शुई ने ऊपर प्राइवेट बॉक्स के अंदर स्पिरिट मास्टर्स को देखा जिन्होंने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया था। उसे बहुत अफसोस भी हुआ। उसके कबीले से मिले ऑक्शन फंड शायद एक्स्ट्रा चेंज के लिए भी काफी नहीं थे। फिर भी उसने हिचकिचाते हुए अपनी नंबर प्लेट ऊपर उठाई। 3 मिलियन सोने के सिक्के। एक सेकंड भी नहीं बीता था कि 4 मिलियन सोने के सिक्कों की बोली ने इसे ढक लिया। दीन शुई ने आह भरी और बड़े अफसोस के साथ कहा, एक टॉप टियर स्पिरिट बीस्ट की यह बाहरी स्पिरिट बोन अभी भी मेरे शुई परिवार के लिए नहीं बनी है। अब जाकर जी वुमिंग को फाइनेंशियल पावर में कमी महसूस हुई। पता चला कि पहले नीलाम हुई चीजें तो बस एपेटाइजर थी। उसने मन ही मन खुद को दिलासा दिया, मैं एक टूल स्पिरिट मास्टर हूं, ये फिश टेल टाइप एक्सटर्नल स्पिरिट बोन मेरे ज्यादा काम की नहीं है। अगर मैं इसे नहीं भी ले पाया तो कोई बात नहीं।
ये सिर्फ 1000 साल पुरानी है। अब तक बोली की कीमत 15 मिलियन सोने के सिक्कों तक पहुंच चुकी थी और बोली की फ्रीक्वेंसी धीरे-धीरे कम हो गई। 15 मिलियन सोने के सिक्के, क्या कोई और है जो बोली बढ़ाना चाहता है? 15 मिलियन एक बार, 15 मिलियन दो बार, मैंने 20 मिलियन की बोली लगाई। प्राइवेट बॉक्स नंबर 1 से थोड़ी बुरी आवाज आई। 30 करोड़, 35 मिलियन। इस समय पूरा ऑप्शन प्राइवेट बॉक्स में बैठे उन दर्जन भर एक्सपर्ट्स के लिए बोली लगाने का मैदान बन चुका था। इसके अलावा बोली लगाने की स्पीड काफी धीमी हो गई थी, लेकिन हर कीमत में बढ़ोतरी 3 मिलियन से कम नहीं थी। जैसे ही बोली की कीमत 64 मिलियन तक पहुंची, सिर्फ 2 प्राइवेट बॉक्स में बैठे लोग ही बोली लगा रहे थे। जैसे ही एक प्राइवेट बॉक्स में बैठा आदमी बोली बढ़ाकर 67 मिलियन करता गया, दूसरे बॉक्स में बैठा आदमी आखिरकार और शांत नहीं बैठ सका। उसने तुरंत पर्दा हटाया, व्यूइंग प्लेटफॉर्म पर गया और अपने सामने खड़े अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर को गुस्से से घूरा। मुझे हैरानी है कि तुम किस पावर से हो भाई। मैं यू लुओमियान इस स्पिरिट बोन को पाने का पक्का इरादा कर चुका हूं। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे ब्लू लाइटनिंग टाइरेंट ड्रैगन सेट के लिए यह बिडिंग छोड़ दोगे। इस मामले के बाद मेरा ब्लू लाइटनिंग टाइरेंट ड्रैगन सेट जरूर भारी इनाम देगा। जी बुमिंग ने ऊपर राजसी और लंबे यू लुओमियान को देखा। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वास्ती सिटी में इस नीलामी में ब्लू लाइटनिंग टाइरेंट ड्रैगन सेट को भी बुलाया जाएगा, जो कॉन्टिनेंट के पूर्वी हिस्से में था। इसके अलावा जो व्यक्ति आया था वो ब्लू लाइटनिंग टाइरेंट ड्रैगन सेट का सेकंड इन कमांड था, लियू एलॉन का बायोलॉजिकल पिता। और यह बाहरी स्पिरिट बोन जिसमें ड्रैगन टाइप एसेंस था, बिना किसी शक के ब्लू लाइटनिंग टाइरेंट ड्रैगन स्पिरिट के लिए सबसे सही थी। क्योंकि आप ब्लू लाइटनिंग टाइरेंट ड्रैगन सेट के वाइस सेट मास्टर हैं, जो कॉन्टिनेंट का तीसरा रैंक वाला सेट है, इसलिए मैं अपनी कमियों के लिए माफी चाहता हूं। अगर भाइयों को ये स्पिरिट बोन चाहिए तो आप इसे ले सकते हैं। पर्दे के पीछे छिपे आदमी ने बहुत विनम्रता से बाहरी स्पिरिट बोन दे दी और बोली लगाना बंद कर दिया। जैसे ही यह मछली की पूंछ जैसी बाहरी स्पिरिट बोन यू लुओमियन के हाथ लगी, नीलामी सफलतापूर्वक खत्म हो गई। हालांकि जैसे ही यू लुओमियन ने वास्ती सिटी छोड़ा, कई स्पिरिट मास्टर्स पहले ही चुपके से उसका पीछा करने लगे थे, इसे छीनने के मौके का इंतजार कर रहे थे। 17 सोल बोन उठाना, लेकिन उन बड़ी ताकतों के बीच की लड़ाई का जी बुमिंग से कोई लेना देना नहीं था। दीन शुई से मिलने और गांव लौटने के बाद आसमान पहले ही धुंधला और धुंधला हो चुका था। अपने परिवार की लोहार की वर्कशॉप में आग की रोशनी का इस्तेमाल करके जी बुमिंग ने पहले जमा किए गए कुछ खराब स्पिरिट टूल्स को अलग करना शुरू किया, खासकर वे जिनके फॉर्मेशन कोड खराब नहीं हुए थे। क्योंकि यह उनकी पहली कोशिश थी, इसलिए अलग करने के प्रोसेस के दौरान अनुभव की कमी होना लाजमी था। एक भी गलत तरीके से निकाला गया पार्ट स्पिरिट टूल के एंटी टैंपर मैकेनिज्म को ट्रिगर कर देता, जिससे दूसरे पार्ट्स टूट जाते या पूरी तरह से स्क्रैप हो जाते। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मैं ये भी नहीं समझ पा रहा कि चीजों को कैसे अलग किया जाए। इस समय जी बुमिंग इन टूटे हुए स्पिरिट टूल से जूझ रहे थे, पूरी रात सो नहीं पाए। अगले दिन जब मुर्गे ने बांध दी और सूरज धीरे-धीरे समुद्र तल से ऊपर उठा, तब जाकर वह मुश्किल से सबसे आसान स्पिरिट टूल को पूरी तरह से खोल पाए। जी बुमिंग ने स्पिरिट टूल के हिस्सों को देखा और उन्हें एक-एक करके ध्यान से देखा और मन ही मन बुदबुदाया, तो यह एक स्पिरिट टूल का बाहरी और अंदरूनी हिस्सा है, साथ ही सबसे जरूरी स्पिरिट कोड भी है। जी बुमिंग ने सबसे बीच का टुकड़ा, एक नीला क्रिस्टल पत्थर उठाया और उस पर बनी अधूरी बनावट को और देखा। फिर उन्होंने उसे ट्रेस करने और तराशने की प्रैक्टिस करने के लिए एक पत्थर निकाला। हालांकि यह एक अधूरा फॉर्मेशन था, लेकिन जी बुमिंग के लिए, जिन्होंने अभी स्पिरिट टूल्स के बारे में सीखना शुरू किया था, ये प्रैक्टिस करने का एक बहुत अच्छा मौका था। आखिर खराब स्पिरिट टूल्स के अंदर अच्छी हालत में फॉर्मेशन कोड बहुत कम मिलते हैं। 3 या 4 घंटे की नक्काशी के बाद जी बुमिंग असल में वैसा ही अधूरा ढांचा नहीं बना पाए। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उनका दाहिना हाथ ठीक से काम नहीं कर रहा था, बल्कि इसलिए था क्योंकि उनकी सोल पावर काफी नहीं थी। जैसा कि उम्मीद थी, स्पिरिट टूल का सबसे जरूरी हिस्सा वाटर एयरस्टोन पर सोल पावर फॉर्मेशन है और यह सबसे मुश्किल भी है। इस अधूरे फॉर्मेशन को पूरी तरह से बनाने के लिए इसे उसी लेवल की सोल पावर के साथ सप्लीमेंट करना होगा। जी बुमिंग को फॉर्मेशन कोड की कुछ समझ थी। फॉर्मेशन कोड वह चाबी है जो स्पिरिट टूल की रैंक तय करती है और ऊंचे लेवल के फॉर्मेशन कोड के लिए सोल पावर कार्विंग करने के लिए ऊंचे लेवल के स्पिरिट मास्टर्स की जरूरत होती है, नहीं तो फेल होने की बहुत ज्यादा संभावना है। एक विचार के साथ जी बुमिंग का कॉन्फिडेंस वापस आ गया। आंखों में पक्का इरादा लिए उसने कहा, क्योंकि इस फॉर्मेशन कोड का लेवल बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं दूसरे स्पिरिट टूल्स को अलग करना जारी रखूंगा। प्रैक्टिस से अलग करने की स्किल सीखी जा सकती है और मैं फॉर्मेशन कार्विंग में भी कुछ हद तक माहिर हो सकता हूं। इसके बाद रोजाना आधे दिन की पक्की सोल पावर साधना के अलावा जी बुमिंग ने अपना बाकी समय कुछ छोटे-छोटे कामों को अलग करने और नक्काशी करने के बड़े काम में लगाया। 2 महीने बाद जी बुमिंग ऑफिशियली 11 साल के हो गए और स्पिरिट टूल्स पर उनकी रिसर्च में काफी तरक्की हुई थी। 2 पूरे स्पिरिट टूल्स को पूरी तरह से अलग करने और फिर से जोड़ने के बाद उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया जब उन्होंने ऑक्शन हाउस से खरीदा हुआ खास स्पिरिट टूल निकाला। उन्होंने अपने जमा हुए अनुभव के हिसाब से इसे ध्यान से एक-एक करके अलग किया। उन्हें डर था कि इतना जरूरी स्पिरिट टूल एक गलत कदम की वजह से खुद ही खत्म हो जाएगा। सबसे पहले उन्होंने स्पिरिट टूल का बाहरी शेल हटाया, फिर कंडक्टिव अंदरूनी शेल और आखिर में फॉर्मेशन कोड हटाया। स्पिरिट के बाहरी शेल का इरोजन खास तौर पर गंभीर नहीं है, लेकिन अंदरूनी शेल का सोल पावर कंडक्शन डिवाइस गंभीर रूप से डैमेज हो गया है। जहां तक फॉर्मेशन कोड की बात है, जी बुमिंग ने फॉर्मेशन कोड उठाते हुए अपनी फाइंडिंग्स रिकॉर्ड की। इसे ध्यान से देखने के बाद उनके चेहरे पर खुशी का भाव आ गया और उनकी आंखें बहुत ज्यादा खुशी से चमक उठी। इतना मुश्किल पत्थर असल में सही सलामत है, भगवान मेरी मदद कर रहा है। जी बुमिंग जैसे लोहार के लिए स्पिरिट टूल के बाहरी शेल को नुकसान और अंदरूनी शेल में सोल पावर कंडक्टिंग कोड से बने कंडक्शन डिवाइस में नुकसान कोई समस्या नहीं थी, उन्हें हल किया जा सकता था। धप जैसे ही उसने सोल पावर कंडक्शन डिवाइस को चेक करने के लिए उठाया, लगभग 2 उंगलियों के साइज की एक चीज जमीन पर गिर गई। जब जी बुमिंग उसे उठाने के लिए नीचे झुका और उसमें थोड़ी सी सोल पावर इंजेक्ट की, वह ये देखकर हैरान रह गया कि यह चीज जो पैर की हड्डी जैसी दिखती थी, दूसरे कंडक्शन डिवाइस से अलग थी। इसमें कोई खासियत नहीं थी, बल्कि इससे कुछ अजीब एनर्जी उतार चढ़ाव निकलते थे। जी बुमिंग ने ध्यान से देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और फिर वह जोर से हंस पड़ा। यह असल में एक स्पिरिट बोन है और देखने में तो ये दाहिने पैर की हड्डी है। जी बुमिंग ने अनजाने में अपना मुंह खोल दिया, उसकी खुशी शब्दों में बयान नहीं हो रही थी। एक और स्पिरिट बोन, क्या मैं हाल ही में किसी स्पिरिट बोन के घोंसले में गया हूं? लगातार 2 स्पिरिट बोन और मैं सच में इतनी बड़ी डील कर पाया। लेकिन वास्ती ऑक्शन हाउस के मूल्यांकनकर्ताओं को यह पता क्यों नहीं चला कि अंदर कुछ छिपा हुआ था। असल में ऐसा नहीं था कि उन्हें प्रेजर ने अपना काम ठीक से नहीं किया था, बल्कि ऐसा था कि उन्होंने इस थोड़े कीमती स्पिरिट टूल को खोलने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा उन्होंने स्पिरिट टूल को ज्यादा अहमियत नहीं दी, इसलिए वे अंदर छिपी स्पिरिट बोन को नहीं ढूंढ पाए। लेकिन खुशी के एक पल के बाद जी बुमिंग ने अपने सामने दाहिने पैर की हड्डी को देखा और उनका चेहरा धीरे-धीरे गंभीर हो गया। ये दाहिने पैर की हड्डी शायद एक स्पिरिट बोन है जो किसी की मौजूदगी को छिपा सकती है। तभी यह स्पिरिट टूल को छिपाने का काम दे सकती है, क्योंकि इसे किसी ताकतवर पुराने स्पिरिट इंजीनियर ने स्पिरिट टूल के तौर पर बनाया था। इसका मतलब है कि इस दाहिने पैर की स्पिरिट बोन की उम्र आम तौर पर कम है, ज्यादा से ज्यादा 1000 साल। जी बुमिंग ने इस बारे में सोचा। स्पिरिट बोन्स में बाहरी स्पिरिट बोन जैसी खास चीजों को छोड़कर एक इंसान का शरीर सिर्फ 6 स्पिरिट बोन्स को ही सोख सकता है। धड़ की हड्डी सबसे जरूरी है, उसके बाद सिर की स्पिरिट बोन, फिर हाथ की हड्डियां और आखिर में पैर की हड्डियां। उसके सामने राइट लेग बोन की रैंकिंग खराब थी और उम्र भी कम थी। इसे एक जॉट करना स्पिरिट बोन स्लॉट को बर्बाद करने जैसा ही होगा। इसे देखते हुए जी बुमिंग ने दाहिने पैर की हड्डी को हटा दिया और स्पिरिट टूल के अंदरूनी और बाहरी शेल की रिसर्च और रिपेयर पर ध्यान दिया। 3 दिन बाद जी बुमिंग के गले में एक नीले सोने के हार जैसा स्पिरिट टूल पहनाया गया। इसके अंदर के सोल पावर गाइडिंग डिवाइस में वाटर गोल्ड ओर का इस्तेमाल होता था, जो क्रिस्टल सिल्वर से भी बेहतर था और सोल पावर कंडक्शन की स्पीड को 2 गुना से भी ज्यादा कर देता था। आओ इसका असर टेस्ट करें। जैसे ही जी बुमिंग ने नेकलेस में सोल पावर इंजेक्ट की, उसके पैरों के नीचे उठ रही दूसरी स्पिरिट रिंग का रंग काफी बदल गया। उसकी मर्जी से पर्पल स्पिरिट रिंग पीली, फिर लाल हो गई और उसकी मौजूदगी को पूरी तरह से छिपा भी सकती थी। इफेक्ट बहुत अच्छा है। अब बाद में स्पिरिट रिंग्स की वजह से होने वाली सभी प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। जी बुमिंग ने अपना सारा सामान पैक किया, गांव छोड़ दिया और वास्ती सिटी के अंदर की ओर चल पड़े। थोड़ी देर बाद एक छोटी गली में मुड़ने के बाद जी बुमिंग ने एक ब्लैक एंड व्हाइट आउटफिट और एक ब्लैक एंड व्हाइट मास्क पहना जिससे उनका चेहरा ढका हुआ था। फिर लगभग 300 मीटर दूर एक अंधेरे घर की ओर चल पड़े। दरवाजे पर नजर रखने वाले गार्ड ने बेरहमी से कहा, अगर आप ब्लैक मार्केट में जाना चाहते हैं तो पहले 3 चांदी के सिक्के दें। यही नियम है। जी बुमिंग ने उन्हें 3 चांदी के सिक्के दिए। फिर एक गाइड के साथ वह कमरे में घुसा और लगभग 4 या 5 मील लंबे एक अंडरग्राउंड गड्ढे से गुजरा। आखिर में वास्ती सिटी के इस दूसरे दर्जे के शहर के सबसे बड़े अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट में पहुंचा। आगे का इलाका खूब रोशन था, जहां तक नजर जाती थी बस एक लंबी सड़क फैली हुई थी। सड़क के किनारे कुछ दुकानदारों के अलावा एक दर्जन से ज्यादा बड़ी इमारतें भी थी। ये जगह बिना चांदनी रात में किसी दूसरे बड़े समुद्री शहर जैसी लग रही थी।
सर, मैं चाहता हूं कि ब्लैक मार्केट में आपका समय अच्छा बीते। गाइड ने जी वुमिंग को आदर से प्रणाम किया और ये शब्द कहने के बाद जिस रास्ते से वे आए थे उसी रास्ते से वापस लौट गया। 18 अंडरग्राउंड फाइटिंग एरेना स्कारफेस किंग। हालांकि जी वुमिंग पहले कभी ब्लैक मार्केट नहीं गए थे, लेकिन उन्होंने अलग अलग अफवाहों से इसके बारे में कमोबेश सुना था। ब्लैक मार्केट में ज्यादातर लोग या तो दो बड़े साम्राज्यों के वांटेड क्रिमिनल थे या ऐसे लोग थे जिन्होंने कॉन्टिनेंट की बड़ी ताकतों को नाराज किया था। ब्लैक मार्केट में बिकने वाला सामान जमीन के ऊपर बने विशाल समुद्री शहर के सामान से भी ज्यादा था। यहाँ तक कि गुलामों का व्यापार भी होता था, जिस पर दो बड़े साम्राज्यों ने पूरी तरह रोक लगा दी थी और यह बहुत पॉपुलर था। बेशक ब्लैक मार्केट में सामान की कीमतें भी बाहर की तुलना में 2 से 3 गुना ज्यादा थी। सर, आप बिल्कुल अनजान लग रहे हैं। क्या आप हमारे वास्ट सिटी ब्लैक मार्केट में पहली बार आए हैं? क्या मैं, आपका सेवक, आपको ब्लैक मार्केट के अलग अलग मामलों से इंट्रोड्यूस करा सकता हूं? एक गंजा आदमी जिसकी पीठ झुकी हुई थी, जो जोकर जैसा मास्क पहने हुए था, जी वुमिंग के पास आया और पैनी नजर से बोला। जी वुमिंग ने जानबूझकर अपनी आवाज धीमी कर ली। उनका दाहिना हाथ पहले से ही उनके अंदरूनी कपड़ों के नीचे कमर पर छिपे खंजर को मजबूती से पकड़े हुए था और बिना किसी झिझक के कहा, कोई जरूरत नहीं। बस मुझे बताओ कि अंडरग्राउंड स्पिरिट ड्यूलिंग एरिना तक कैसे पहुंचा जाए। ये सिर्फ 300 मीटर आगे है। ऊंची गोल बिल्डिंग ही वह है। कुबड़े आदमी ने अपना पहले वाला चापलूसी वाला रवैया छोड़ दिया और आराम से स्पिरिट ड्यूलिंग एरिना की तरफ इशारा किया। ये चांदी का सिक्का तुम्हारा है। जी वुमिंग ने आराम से एक चांदी का सिक्का हवा में उछाला और फिर तेजी से अंडरग्राउंड स्पिरिट ड्यूलिंग एरिना की तरफ भागा। थोड़ी ही देर में एक काली गोल बिल्डिंग दिखाई दी। वेस्ट सिटी के पूरी तरह नीले, दोस्ताना और कुछ हद तक गर्म ग्रेट स्पिरिट एरिना के उलट ये जगह जंगली, हिंसक और डराने वाले खूनी माहौल से भरी हुई थी। जी वुमिंग पहली मंजिल पर रजिस्ट्रेशन डेस्क पर गए, बाईं ओर दीवार पर लगे कुछ नियमों को देखा और रजिस्ट्रार को 20 सोने के सिक्के दिए। मैं स्पिरिट फाइट के लिए रजिस्टर करना चाहता हूं। रजिस्ट्रार ने जी वुमिंग को देखा, जिसने मास्क पहना हुआ था। एक अनुभवी होने के नाते जो 4 या 5 साल से इस पद पर थी, उसने कुछ हद तक सभी तरह के स्पिरिट मास्टर्स देखे थे। भले ही उन्होंने मास्क पहने हो, फिर भी उनकी आवाजें पहचानी जा सकती थी। लेकिन अपने सामने एक भद्दा काला और सफेद मास्क पहने हुए आदमी को देखकर उसे पूरा यकीन था कि उसके सामने वाला आदमी कोई नया आया है। इसलिए रजिस्ट्रार ने नफरत से कहा, आपको देखकर लगता है कि आप शायद नए हैं। मेरी सलाह है कि आप पहले देखने वालों के स्टैंड पर जाएं और नीचे स्पिरिट फाइट्स देखें, नहीं तो आपकी जान चली जाएगी। यहाँ हमारी स्पिरिट फाइट सिर्फ जिंदगी और मौत की लड़ाई है, बाहर होने वाली स्पैरिंग स्पिरिट फाइट्स नहीं। मेरा नाम एम्परर स्लेयर व्हाइट डायमंड के तौर पर रजिस्टर करें। स्पिरिट। जी वुमिंग की आवाज धीमी पड़ गई जब उनके दाहिने हाथ में ब्लड थंडर बैटल स्पीयर पकड़ा गया और उनके पैरों के नीचे से 2 पीले स्पिरिट रिंग निकले। स्पिरिट ग्रैंडमास्टर लेवल के लाइफ एंड डेथ ड्यूल में हिस्सा ले रहे हैं। रजिस्ट्रार ने पहली बार इतने ठंडे और निडर स्पिरिट फाइट के नए खिलाड़ी को देखा था। क्योंकि वह मरना चाहता था, इसलिए उसे और सलाह देने की जरूरत नहीं थी। उसने जी वुमिंग की बेसिक जानकारी रिकॉर्ड करने के लिए रजिस्ट्रेशन डिवाइस पर टैप किया और स्पिरिट के लिए उसने बस एक भले जैसी स्पिरिट का नाम डाला। आपकी जानकारी रजिस्टर कर ली गई है। कृपया तैयारी के लिए एरिया 5 में जाएं। मैच आधे घंटे में शुरू होने की उम्मीद है। जी वुमिंग ने अपनी रजिस्ट्रेशन जानकारी वाला एक ब्रॉन्ज स्पिरिट ड्यूलिंग बैज लिया और धीरे-धीरे एरिया 5 की ओर चल दिया। जी वुमिंग अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट स्पिरिट ड्यूलिंग एरिना में स्पिरिट फाइट्स के लिए इसलिए आना चाहते थे ताकि अपनी ताकत को बेहतर तरीके से छिपा सकें। आखिर ब्लैक मार्केट में जानकारी सबसे अच्छी होती थी, लेकिन सबसे महंगी और अच्छी तरह से रखी हुई भी होती थी। क्योंकि वह स्पिरिट फाइट्स में हिस्सा ले रहा था, इसलिए कुछ राज सबके सामने आ ही जाते। लेकिन ब्लैक मार्केट में होने की वजह से दूसरों के लिए उसकी जांच करना उतना आसान नहीं होगा जितना बाहर के स्पिरिट ड्यूलिंग एरिना में होता है। ये थोड़ा मुश्किल भी होगा। जब जी वुमिंग को अंडरग्राउंड स्पिरिट ड्यूलिंग एरिना के नियमों के बारे में पता चला तो वह इसे और भी खुश हो गया। अंदर प्रमोट किए गए स्पिरिट ड्यूलिंग बैज लेवल उन सरफेस स्पिरिट ड्यूलिंग एरिना पर भी लागू होते थे। अंडरग्राउंड स्पिरिट ड्यूलिंग एरिना में लाइफ एंड डेथ ड्यूल्स को उसी रैंक या उससे ऊपर की रैंक वाली स्पिरिट फाइट्स में बांटा गया था। उसी रैंक के अंदर लेवल 29 स्पिरिट ग्रैंडमास्टर को लेवल 21 स्पिरिट ग्रैंडमास्टर का सामना करने की भी इजाजत थी। टीम बैटल की बात करें तो वे भी होते थे, लेकिन बहुत कम होते थे। बेशक सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि रजिस्ट्रेशन के दौरान एक स्पिरिट मास्टर को केवल अपनी स्पिरिट रिंग या अपनी स्पिरिट दिखाने की जरूरत होती थी। जल्द ही जी वुमिंग एरिया 5 में पहुंचे, जहां उन्होंने आगे जुए और बेटिंग की तेज आवाजें सुनी। जल्दी करें और रजिस्टर करें। सनफ्लावर फैंटम डेमन पर 400 गोल्ड कॉइन जीतने के लिए। मैं जीतने के लिए स्केल्ड हॉर्न किंग पर 300 सोने के सिक्के लगाऊंगा। मुझसे मत लड़ो। अगले मैच के लिए एक नया चेहरा आया है और असल में 1 से 9 हो गए हैं। मैं एम्परर स्लेयर व्हाइट डायमंड के जीतने पर 1000 गोल्ड कॉइन्स की शर्त लगा रहा हूं। सूट पहने एक मोटे व्यापारी ने सीधे 1000 सोने के सिक्के निकाले, उन्हें रजिस्ट्रेशन डेस्क पर फेंक दिया और रजिस्ट्रार से बार-बार शर्त रिकॉर्ड करने के लिए कहा। बाकी सभी शर्त लगाने वालों ने इस बात पर नाराजगी दिखाई और कुछ ने तो व्यापारी का मजाक भी उड़ाया। आखिर जब भी कोई नया खिलाड़ी स्पिरिट ड्यूलिंग एरिना में आता तो वह नए खिलाड़ी के जीतने पर 1000 सोने के सिक्के लगाता। क्या ये साफ तौर पर सिर्फ एक बेवकूफ बनना नहीं था जिसने स्पिरिट ड्यूलिंग एरिना और दूसरों को पैसे दिए? आखिरकार जब कोई नया आदमी अंडरग्राउंड लाइफ एंड डेथ ड्यूल में हिस्सा लेता था तो डिसेबिलिटी का चांस 0% था, जबकि मौत का चांस 100% था। लेकिन अगले ही पल काले कपड़े पहने जी वुमिंग ने रजिस्ट्रार को एक गोल्ड कार्ड दिया। 20,000 गोल्ड कॉइन। मैं एम्परर स्लेयर व्हाइट डायमंड के जीतने पर शर्त लगा रहा हूं। ये कहना जरूरी है कि जी वुमिंग को लड़ाई का मजा लेने के अलावा स्पिरिट फाइट से इनकम भी हो सकती है। 20,000 सोने के सिक्के। क्या मैंने सही सुना? असल में ये सब एक नए खिलाड़ी के सिर पर दांव पर लगा दिया। जो आदमी अभी भी हैरान था, उसने जी वुमिंग की तरफ देखा और फिर उसे एहसास हुआ कि उसके सामने वाला आदमी बड़ी स्क्रीन पर दिखाया गया एम्परर स्लेयर व्हाइट डायमंड था। हालांकि उसने फिर भी मजाक उड़ाया। मैंने पहली बार किसी नए आदमी को खुद पर इतनी बड़ी रकम दांव पर लगाते देखा है। अगर आप हार गए तो वह आदमी और पैसा दोनों चले जाएंगे। हाँ, फिर उन्होंने कहा, क्या आप जानते हैं कि आप किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? वह स्कार किंग है, जिसने स्पिरिट ग्रैंडमास्टर लेवल पर लगातार 15 जीत हासिल की है और हमारे अंडरग्राउंड स्पिरिट ड्यूलिंग एरिना में दूसरे स्थान पर है। उस आदमी की बात सुनकर बाकी सब जी वुमिंग की तरफ देखकर गुस्से से हंसने लगे और फिर स्कार किंग की जीत पर भारी दांव लगाने लगे। लेकिन जैसे-जैसे समय बीता, सोल फाइटिंग प्लेटफॉर्म पर सनफ्लावर फैंटम डेमन जीत गया। फिर अचानक एक घोषणा हुई, क्या एम्परर स्लेयर व्हाइट डायमंड और स्कार किंग कृपया एरिया 5 एरिना में जाएं और तैयारी करें। मैच थोड़ी देर में शुरू होगा। जी वुमिंग को इन लोगों के मजाक की कोई परवाह नहीं थी, सिर्फ ताकत ही उनका मुंह पूरी तरह बंद कर सकती थी। रजिस्ट्रार से अपना गोल्ड कार्ड वापस लेने के बाद जी वुमिंग सोल फाइटिंग प्लेटफॉर्म के तैयारी वाले कमरे की ओर चल पड़ा। इस समय उस व्यापारी ने भी एक सोने का कार्ड निकाला और जल्दी से कहा, जल्दी से मेरे लिए 10,000 सोने के सिक्के और डाल दो। कुछ मिनट बाद दोनों पक्ष धीरे-धीरे स्पिरिट ड्यूलिंग रूम से बाहर निकलकर सोल फाइटिंग प्लेटफॉर्म पर चले गए। हालांकि ये सोल फाइटिंग प्लेटफॉर्म सोल मास्टर प्लेटफॉर्म नहीं था, बल्कि खास तौर पर लैंड सोल मास्टर्स के लिए डिजाइन किया गया था। ये घोषणा सुनकर दूसरे इलाकों से दर्शक एरिया 5 में जमा हो गए। वे अपनी आंखों से देखना चाहते थे कि कैसे स्कार किंग एक बार फिर स्पिरिट ग्रैंडमास्टर के नए खिलाड़ी को हराएगा और अपनी लगातार 16वीं जीत पक्की करेगा। काले कपड़े पहने एक अनाउंसर शोर मचाती भीड़ के बीच कॉम्पिटिशन ग्राउंड में आया और जोर से बोला, हमारे स्पिरिट ड्यूलिंग एरिना में आज एक और नया खिलाड़ी है। मुझे हैरानी है कि क्या वह स्कार किंग को हरा पाएगा, जिसका लाइफ एंड डेथ ड्यूल्स में लगातार 15 जीत का रिकॉर्ड है। 19 स्कारफेस किंग की मृत्यु हो गई, लेकिन उसका लड़ने का जज्बा बना रहा। जैसे ही अनाउंसर ने बोलना खत्म किया, स्टैंड से जोरदार सपोर्ट और चीयरिंग गूंज उठी। ज्यादातर दर्शक जोश में अपनी शर्ट के ऑब्जेक्ट स्कार किंग का सपोर्ट कर रहे थे, जबकि जी वुमिंग का सपोर्ट करने वाले बहुत कम थे। दूसरी तरफ स्कार किंग ने अपनी बाहें फैलाई और भीड़ के सपोर्ट में घमंड से छत की तरफ देखा। अगले ही पल उसकी नजर जी वुमिंग पर टिक गई, जो जान से मारने के इरादे और थोड़ी नफरत से भरी हुई थी। अनाउंसर, मैच कब शुरू होगा? मैं इस एम्परर स्लेयर व्हाइट डायमंड को अपनी तलवार से मरते देखने का इंतजार नहीं कर सकता। स्कार किंग से निकल रहे ऑरा को देखकर अनाउंसर को भी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। इस आदमी ने अंडरग्राउंड स्पिरिट ड्यूलिंग एरिना में आने के 1 साल के अंदर लगातार 15 मैच जीते थे और उसके विरोधी उसकी तलवार के नीचे मरने से पहले लगभग कभी भी 10 राउंड से ज्यादा नहीं टिक पाते थे। उसकी असली ताकत शायद पहले से ही एक लो लेवल स्पिरिट एल्डर के बराबर थी। कंटेस्टेंट्स, जिंदगी और मौत की लड़ाई में जिंदगी और मौत मायने नहीं रखती, सिर्फ विन होता है। अब स्पिरिट फाइट ऑफिशियली शुरू हो गई है। अनाउंसर तुरंत सोल फाइटिंग प्लेटफॉर्म से उड़ गया। स्कार किंग के हाथ में एक 9 रिंग रेड ब्लेड दिखाई दिया। जैसे ही उसने जल्दी से अपनी पहली स्पिरिट एबिलिटी को रिलीज किया, 3 ब्लेड और जी वुमिंग की ओर बढ़े और उसी पल स्पिरिट एबिलिटी रिलीज हुई, वह जी वुमिंग की ओर बढ़ा। जी वुमिंग ने अपने दाहिने हाथ से अपने फ्यूरी थंडर बैटल स्पीयर को कसकर पकड़ा और उसे अंदर की ओर मोड़ा। उसने अपनी सोल पावर को अपने पैरों तक पहुंचाया इतनी तेजी से कि वह तुरंत 3 ब्लेड वाले ऑरा से बच गया। स्टैंड में बैठे कई दर्शक खड़े हुए बिना नहीं रह सके और सोल फाइटिंग प्लेटफॉर्म पर जी वुमिंग को हैरानी से देखने लगे। क्या ये वह स्पीड है जो एक नॉर्मल स्पिरिट ग्रैंडमास्टर के पास होनी चाहिए? क्या ऐसा हो सकता है कि एम्परर स्लेयर व्हाइट डायमंड ने किसी तरह का सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल डेवलप किया हो?
अगर ऐसा ना होता तो कोई नया आदमी बिना सोचे समझे जिंदगी और मौत की लड़ाई के चैलेंज के लिए साइन अप करने की हिम्मत कैसे करता। इस समय जी वुमिंग को गुई मेई की तरह अपनी पहली स्पिरिट एबिलिटी से बचते हुए देखकर स्कार किंग इस नए खिलाड़ी को गंभीरता से लेने से खुद को रोक नहीं सका। अपनी दूसरी स्पिरिट एबिलिटी को एक्टिवेट करने से ठीक 1 सेकंड पहले जी वुमिंग ने तेजी से अपनी पहली और दूसरी स्पिरिट एबिलिटी को एक के बाद एक इस्तेमाल किया। बैटल स्पीयर फ्लड ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन, थंडर स्लेइंग 3 स्टेज किल। दूसरी स्पिरिट एबिलिटी ओवरलॉर्ड टाइगर स्प्लिटिंग ब्लेड स्लैश, 9 रिंग ग्रेट ब्लेड स्कार किंग के हाथों में एक जलते हुए बाग की तरह था जो और भी ज्यादा दबंग और जानलेवा इरादे से भरा हुआ लग रहा था। जैसे ही दोनों टकराए स्कार किंग ने जल्दी से अपनी तलवार अपनी छाती पर रखी और तलवार के पिछले हिस्से से जी वुमिंग के हमले का पहला हिस्सा रोक दिया। लेकिन भाले के जोरदार वार से वह एक दर्जन से ज्यादा कदम पीछे हट गया। 9 रिंग एक साथ बजी और बड़ी तलवार का पिछला हिस्सा जोर से वाइब्रेट हुआ। जैसे ही वह जवाबी हमला करने वाला था जी वुमिंग के हमले का दूसरा हिस्सा सीधे उसके चेहरे पर आया, पहले से भी ज्यादा तेज। ये देखकर स्कार किंग ने अपनी पहली स्पिरिट एबिलिटी फिर से इस्तेमाल की ताकि जी वुमिंग के हमले की लाइन को जबरदस्ती रोक सके। लेकिन जी वुमिंग पर कोई असर नहीं हुआ। दोनों हाथों से भाला पकड़कर उसने शाफ्ट से एक जोरदार स्प्रिंग जैसा वार किया। भाले के हैंडल की जबरदस्त ताकत स्कार किंग के पेट में लगी। फिर जब विरोधी पीछे हट रहा था तो उसकी कमजोर पकड़ का फायदा उठाते हुए हमले का तीसरा हिस्सा सीधे जारी किया गया। कुछ लड़ाई का भाला उसकी छाती में घुस गया। स्कार किंग ने डर के मारे जी वुमिंग को देखा। उसके दाहिने हाथ से छल्ले वाला बड़ा ब्लेड गिर गया। इसके तुरंत बाद उसके मुंह से 2 घूंट पुराना खून निकल आया। मैं कैसे हार सकता हूं? नहीं, नामुमकिन। इससे पहले कि वह अपनी बात खत्म कर पाता जी वुमिंग ने ब्लड थंडर बैटल स्पीयर निकाल लिया। स्कार किंग दर्द से चीखा और जमीन पर गिर पड़ा। उसके घाव से बहुत सारा खून बहने लगा। वह बिल्कुल मर चुका था। हालांकि यह जी वुमिंग का पहली बार किसी को मारना था, लेकिन उसे वह लगातार डर या बहुत ज्यादा डर महसूस नहीं हुआ जो आमतौर पर ऐसे काम के बाद होता है। इसके बजाय उसे बहुत ज्यादा तरोताजा महसूस हुआ। जब ये सीन सामने आया तो पूरी जगह मौत जैसी खामोशी छा गई। लगभग सभी देखने वाले खड़े हो गए और सोल फाइटिंग प्लेटफॉर्म पर मारे गए स्कार किंग को हैरानी से देखने लगे। 5 राउंड से भी कम समय में मशहूर और बहुत कम मैच होने वाला स्कार किंग मर गया। और इस नए खिलाड़ी के जंग लगे भाले में असल में 3 सेगमेंट का अटैक है। वही पावर हाउस था जो स्पिरिट एल्डर को टक्कर दे सकता था, फिर भी वही एक नए खिलाड़ी से हार गया। क्या एम्परर स्लेयर व्हाइट डायमंड रैंक 29 स्पिरिट ग्रैंड मास्टर हो सकता है? इस समय जी वुमिंग ने अनाउंसर की तरफ देखा, जोड़कर आया था लेकिन रिजल्ट बताने में झिझक रहा था और रूकीपन से कहा, अनाउंसर मैच का रिजल्ट बताने का समय हो गया है। कौन? स्कार किंग को सफलतापूर्वक मारने के लिए एम्परर स्लेयर व्हाइट डायमंड को बधाई। स्कार किंग से जुड़ी हर चीज अब एम्परर स्लेयर व्हाइट डायमंड की है। जैसे ही अनाउंसर के आखिरी शब्द सुनाई दिए, भीड़ में खुशी की लहर दौड़ गई। खासकर सबसे आगे की लाइन में बैठे व्यापारी के चेहरे पर एक जबरदस्त एक्साइटेड मुस्कान थी। एक साफ जीत, एक निर्णायक जीत। मैंने सच में सही खजाने पर दांव लगाया था। फिर व्यापारी की भावनाएं फिर से डगमगा गईं और वह खुद से बुदबुदाया। क्यों? मैंने तब ज्यादा दांव क्यों नहीं लगाया? 90,000, 1,80,000 सोने के सिक्के। वह तो पूरा दोगुना रिटर्न होता, दोगुना। वह अच्छी तरह जानता था कि आज की लड़ाई के बाद एम्परर स्लेयर व्हाइट डायमंड मशहूर हो जाएगा और बेटिंग की संभावनाएं काफी कम हो जाएंगी। अगर उसे पता होता तो उसे अपनी पूरी दौलत का आधा हिस्सा बेट पर लगा देना चाहिए था। जी वुमिंग ने मरे हुए स्कार किंग के शरीर से गोल्ड कार्ड और सभी कीमती सामान ले लिया। फिर अनाउंसर की ओर मुड़कर ठंडे स्वर में पूछा, क्या उसकी लाश भी मेरी है? हाँ, मरने वाले की हर चीज जीतने वाले की होती है, जिसमें उसकी लाश भी शामिल है। अनाउंसर ने स्टैंड में बैठे दर्शकों की तरफ देखते हुए जी वुमिंग की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की। जी वुमिंग ने जमीन पर स्कार किंग की लाश को देखा, एक पल के लिए झिझकी और फिर वेटिंग रूम में लौट गई। सच तो यह है कि वह सच में चाहता था कि स्कार किंग की लाश उसकी सारी आभा को निगल जाए। लेकिन स्पिरिट ड्यूलिंग एरेना जैसी जगह पर जहां बहुत सारी आंखें और कान थे, एक या 2 बार हारने वाले की लाश ले जाना ठीक हो सकता था, लेकिन समय के साथ यह जरूर जांच को बुलावा देगा। अगर वह इस वजह से अपनी आत्मा का सबसे बड़ा राज उजागर कर देता तो ये बेकार होता। इसलिए उसने हारने वालों की लाशों को वहीं छोड़ देने का फैसला किया। जैसे ही जी वुमिंग अपनी जीती हुई रकम लेने के लिए सोल फाइटिंग प्लेटफॉर्म से नीचे उतरे, बहुत से लोग उनके पास आकर उनसे बात करना चाहते थे। लेकिन जब जी वुमिंग ने भीड़ की तरफ देखा तो वे चौंके हुए पक्षियों की तरह तितर-बितर हो गए, ऐसे भटक गए जैसे उन्हें कोई परवाह ही न हो। ये देखकर जी वुमिंग समझ गए कि उनकी पिछली लड़ाई ने उन्हें उनकी ताकत का पूरा सबूत दे दिया था। ये तो आम बात थी कि उन्होंने उनके पास जाने की हिम्मत नहीं की। वह स्पिरिट फाइट रजिस्ट्रेशन डेस्क पर वापस आया, जरूरी गोल्ड कॉइन दिए और आराम से कहा, मुझे एक नए स्पिरिट फाइट अपोनेंट से मैच कराओ। रजिस्ट्रेशन क्लर्क ने जी वुमिंग की तरफ देखा और तुरंत एक नए स्पिरिट ग्रैंड मास्टर मैच के लिए उसे मैच करने के लिए आगे बढ़ा। मिस्टर व्हाइट डायमंड, आपकी अगली स्पिरिट फाइट आधे घंटे में होगी। हाँ, जी वुमिंग ने फिफथ सेक्टर की बड़ी स्क्रीन पर खास जानकारी देखी। वह पहले ही अपडेट हो चुकी थी। बेटिंग ऑड्स सीधे 1-1 हो गए थे और इस बार उनका रैंडमली मैच किया गया अपोनेंट गोंगचांग यान नाम का एक कंटेस्टेंट था। उनकी स्पिरिट और रिकॉर्ड स्क्रीन पर पूरी तरह से दिख रहे थे। जी वुमिंग के फिर से लड़ने की खबर से दर्शक जो अभी भी स्कार किंग के साथ पिछले मैच में डूबे हुए थे, एक बार फिर हैरान रह गए। क्या इस एम्परर स्लेयर व्हाइट डायमंड को अपनी सोल पावर वापस पाने या अपनी ताकत छिपाने की जरूरत नहीं है? वह असल में लगातार स्पिरिट फाइट लड़ने की हिम्मत करता है। 20 लगातार 53 गेम जीतने के बाद ह्यूमन फेस फैंटम डायमंड। हालांकि कई दर्शक हैरान थे, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी भी दिख रही थी। स्कार किंग की पिछली मौत को देखते हुए उन्हें एम्परर स्लेयर व्हाइट डायमंड यानी जी वुमिंग से बहुत उम्मीदें थी। ये बात बेटिंग रजिस्ट्री में खास तौर पर सच थी, जहां लगभग हर कोई एम्परर स्लेयर व्हाइट डायमंड पर दांव लगा रहा था। कम से कम उस पर दांव लगाने से बिना नुकसान के लगातार जीत पक्की हो जाती थी। हालांकि यह पहले जितना नहीं था, फिर भी कोई थोड़ा प्रॉफिट कमा सकता था। जैसे जैसे समय बीता, 5वें डिवीजन में एक बार फिर मैच का नोटिफिकेशन बजने लगा। पिछली कुछ जिंदगी और मौत की लड़ाइयों के मुकाबले दर्शकों की संख्या 2 से 3 गुना बढ़ गई थी। आइए एम्परर स्लेयर व्हाइट डायमंड, जिसने स्कार किंग को हराया था, और गोंगचांग यान, जिसने लगातार 4 मैच जीते हैं, को मैदान में आने के लिए बुलाते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, एम्परर स्लेयर व्हाइट डायमंड अभी नया है, फिर भी उसने पहले ही शानदार नतीजे हासिल कर लिए हैं। क्या वह पिछली बार की तरह ये मुकाबला जीत सकता है? क्या गोंगचांग यान एम्परर स्लेयर व्हाइट डायमंड को हरा सकता है? हम बेसब्री से उनके परफॉर्मेंस का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही दोनों सोल फाइटिंग प्लेटफॉर्म पर गए, दर्शकों ने खास जोश के साथ एम्परर स्लेयर व्हाइट डायमंड का नाम चिल्लाया। दोनों पक्षों को तैयार देखकर अनाउंसर ने जोर से चिल्लाया, 35वीं जीवन मृत्यु की लड़ाई अब शुरू होती है। अनाउंसर के सोल फाइटिंग प्लेटफॉर्म से उड़ने के दूसरे ही सेकंड बाद गोंगचांग यान ने अपनी लॉन्गबो स्पिरिट को बुला लिया था। पहली स्पिरिट एबिलिटी फ्रॉस्ट एरो, बर्फ का एक तीर जिसमें चुभने वाली ठंडी आभा थी, तेजी से जी वुमिंग की ओर बढ़ा। जी वुमिंग ने तुरंत अपनी पहली स्पिरिट एबिलिटी एक्टिवेट की और अपने ब्लड थंडर बैटल स्पीयर को पकड़कर उसने फ्रॉस्ट एरो की स्पीड को एकदम सही टाइम किया और उसे उड़ा दिया। दूसरी स्पिरिट एबिलिटी ट्रिपल स्लेयर थंडर स्ट्राइक, सालों से प्रैक्टिस की हुई पानी वाली टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जी वुमिंग ने अपना बैटल स्पीयर लहराया और बहुत तेजी से हमला किया। एक के बाद एक 3 स्टेज के हमले हुए। 30 सेकंड से भी कम समय में लंबी दूरी का तीरंदाज और तेज मूवमेंट स्पीड वाला गोंगचांग यान भी उसके ब्लड थंडर बैटल स्पीयर के नीचे गिर गया। सच तो यह है कि जिस पल गोंगचांग यान का मुकाबला जी वुमिंग से हुआ, वह पहले से ही समझ गया था कि उसकी किस्मत मौत है। फिर भी उसने आखिर में शांति पाने के लिए अपना सब कुछ झोंक देने का फैसला किया। स्टैंड पर कुछ लगातार दर्शक गुस्से और शर्म से भर गए थे। उन्हें पहले लगता था कि एम्परर स्लेयर व्हाइट डायमंड ने स्कार किंग को सिर्फ किस्मत से मारा है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उसमें इतनी ताकत होगी। जैसे जैसे समय चुपचाप बीतता गया, आधा साल पलक झपकते ही बीत गया। अब तक जी वुमिंग वास्ट सिटी के अंडरग्राउंड स्पिरिट ड्यूलिंग एरेना में पूरी तरह से मशहूर हो गए थे और उन्होंने लगातार 53 जीत हासिल की थी। उनकी स्पिरिट फाइट्स के दौरान कुछ स्पिरिट एल्डर्स भी उनके मैच देखने आते थे। स्पिरिट फाइट्स में हिस्सा लेने के इस समय के दौरान जी वुमिंग ने अकेले ही लगभग 2 से 3 लाख गोल्ड कॉइन कमाए। इसके अलावा वह अपने बैटल स्पीयर की फर्स्ट स्पिरिट एबिलिटी और सेकंड स्पिरिट एबिलिटी को कोऑर्डिनेट करने वाली टेक्निक में और माहिर हो गया। उसकी स्पिरिट एबिलिटीज में कुछ छोटी-मोटी कमियां लंबे समय तक लड़ाई करने से पूरी हो गईं। उसने हारने वालों से कई अच्छे स्पिरिट टूल भी हासिल किए, जिसमें एक स्टोरेज सोल टूल भी शामिल था। आधा साल हो गया है और मेरी सोल पावर 2 रैंक बढ़ गई है। अब कोई भी स्पिरिट ड्यूलिंग एरेना में स्पिरिट ग्रैंड मास्टर की जिंदगी और मौत की लड़ाई के लिए साइन अप करने की हिम्मत नहीं करता। अब जाने का समय है। जैसे ही जी वुमिंग अंडरग्राउंड स्पिरिट ड्यूलिंग एरेना से निकलने वाले थे, काली यूनिफॉर्म पहने एक आदमी उनके पास आया। नमस्ते मिस्टर एम्परर स्लेयर व्हाइट डायमंड, हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज इधर आइए। उनकी आवाज डर और सम्मान से भरी हुई थी। ठीक है, अंडरग्राउंड स्पिरिट ड्यूलिंग एरेना में रेगुलर आने वाले जी वुमिंग को एरेना से बहुत सारे कीमती सोने के सिक्के और एक्स्ट्रा इनाम मिले थे। उनके पास जाकर इस बारे में बात करने में कोई हर्ज नहीं है। उस आदमी के साथ जी वुमिंग एक शानदार ढंग से सजे हुए ऑफिस में पहुंचे। सोल पावर में उतार चढ़ाव वाले एक आदमी ने आगे बढ़कर उनसे हाथ मिलाया और कहा, मिस्टर एम्परर स्लेयर व्हाइट डायमंड, मैं स्पिरिट ड्यूलिंग एरेना का इंचार्ज हूं। मुझे हैरानी है कि क्या आप अपने रैंक से ऊपर के स्पिरिट एल्डर एक्सपर्ट को चैलेंज करने को तैयार होंगे।
बेफिक्र रहें, अगर आप जीते हैं तो बेटिंग अमाउंट बहुत ज्यादा होगा। इसके अलावा हमारा ग्रेट स्पिरिट एरिना आपको इनाम के तौर पर एक्स्ट्रा 50,000 गोल्ड कॉइन देगा और आपके सिल्वर स्पिरिट फाइटिंग बैच को सीधे गोल्ड में अपग्रेड कर देगा। माफ करना, मेरी काबिलियत लिमिटेड है और मुझे डर है कि मैं अपनी रैंक से ऊपर चैलेंज नहीं कर सकता। जिंदगी और मौत की लड़ाई कोई मजाक नहीं है, अगर मैं हार गया तो मौत पक्की है। स्पिरिट ग्रैंडमास्टर्स में लगभग कोई भी ऐसा नहीं था जो जीवोमिंग को अपना 15 हिट कॉम्बो इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर सके। अपने रैंक से ऊपर के स्पिरिट एल्डर को चैलेंज करना बेशक एक बेवकूफी भरा काम होगा जिससे उसकी ताकत और ज्यादा सामने आएगी। इसके अलावा पिछले 6 महीनों में स्पिरिट फाइट्स के लिए उनके लक्ष्य पूरे हो चुके थे, इसलिए भाग लेने की कोई जरूरत नहीं थी। यह ग्रेट स्पिरिट एरिना के इंटरनल असेसमेंट के अनुसार उनसे पहले एम्परर स्लेयर व्हाइट डेमन के पास पहले से ही एक स्पिरिट एल्डर या लो लेवल स्पिरिट एंसेस्टर जितनी कॉम्बैट पावर थी। अगर वह अपनी रैंक से ऊपर चैलेंज कर पाता तो इससे बेशक उनके अंडरग्राउंड स्पिरिट ड्यूलिंग एरिना को अच्छी खासी इनकम होती। हालांकि जिंदगी और मौत की लड़ाइयों के नेचर ने सच में उसकी अपनी रैंक से ऊपर लड़ने की इच्छा को रोक दिया। आखिर ब्लैक मार्केट में ऐसा कौन सा स्पिरिट मास्टर है जिसने अपनी जिंदगी को कीमती नहीं समझा? कुछ देर सोचने के बाद इंचार्ज ने आगे कहा, ये कैसा रहेगा? मैं एरिना में नंबर 1 स्पिरिट ग्रैंडमास्टर का इंतजाम करूंगा जो स्कार किंग से ऊपर रैंक का हो, जिसने कभी लगातार 30 मैच जीते थे। ह्यूमन फेस इल्यूजन डेमन तुम्हारे साथ मुकाबला करने के लिए। तुम क्या सोचते हो? इंसानी चेहरे वाला इल्यूजन डेमन। जी गुमिंग को इस व्यक्ति के टाइटल और आम जानकारी के बारे में थोड़ा पता था। ये स्पिरिट ग्रैंडमास्टर इल्यूजन डालने में खास तौर पर माहिर था। उसके अपने अंदाजे के आधार पर वह शायद रैंक 29 स्पिरिट ग्रैंडमास्टर लेवल के पीक पर पहुंच गई थी। एक स्पिरिट ग्रैंडमास्टर का स्पिरिट एल्डर बनना स्पिरिट मास्टर की साधना में पहली छोटी रुकावट थी। बेशक ज्यादा इनेट सोल पावर वाले स्पिरिट मास्टर के लिए ये छोटी रुकावट बिना ज्यादा देर किए जल्दी ही पार हो जाएगी। थोड़ी चिंता के साथ जी गुमिंग ने डरते हुए कहा, एक इल्यूजन टाइप स्पिरिट इस मुकाबले को काफी मुश्किल बना देती है। अगर वह स्पिरिट ग्रैंडमास्टर लेवल की नहीं है तो मुझे यह मामला छोड़ना होगा। मैं समझता हूं, बेटिंग रेशियो और रिवॉर्ड आपको निराश नहीं करेंगे। इंचार्ज को जी गुमिंग की चिंताओं की कोई परवाह नहीं थी। जो लंबे समय से अखाड़े में लड़ रहा था उसके लिए ये सही कीमत ढूंढने से ज्यादा कुछ नहीं था। ठीक है, मैं इससे सहमत हूं। मैच तो 1 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। मैं ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहता। अच्छा, मैं खुद जाकर उसे बुलाऊंगा। हालांकि वह ऐसा मैच नहीं कर पाए जिसमें एम्परर स्लेयर व्हाइट डेमन ने उनके रैंक से ऊपर के खिलाड़ी को चैलेंज किया हो, फिर भी अगली सबसे अच्छी चीज पर समझौता करना और 9 महीने पहले के एरिना के टॉप फिगर को हिस्सा लेने के लिए बुलाना ठीक था। उनके पास मौजूद जानकारी के अनुसार ह्यूमन फेस इल्यूजन डेमन अभी भी रैंक 30 सोल पावर की रुकावट को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। 10 दिन बाद इंचार्ज के लगातार मनाने और जीतने वाले इनाम और बेटिंग रेशियो को बढ़ाने के बाद ह्यूमन फेस इल्यूजन डेमन को आखिरकार बुलाया गया। ये बताना जरूरी है कि वह रैंक 30 तक पहुंच गई थी, लेकिन उसे अभी तक तीसरी स्पिरिट रिंग नहीं मिली थी जो जी गुमिंग की तय शर्तों में से एक को पूरा करती थी। इस समय एरिना में आधी स्पिरिट फाइट्स रोक दी गई। सेंट्रल एरिना में अनगिनत लोग जमा हुए जो इन दो लोगों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे जिन्होंने स्पिरिट ग्रैंडमास्टर लेवल पर लगातार कई जीत हासिल की थी। आपको क्या लगता है यह मैच कौन जीतेगा? मुझे लगता है कि यह ह्यूमन फेस इल्यूजन डेमन होगा। आखिर उसकी स्पिरिट एक बहुत ही रेयर इल्यूजन बेस्ड मेंटल टाइप है। व्हाइट डेमन का अटैक कितना भी स्ट्रांग क्यों न हो, उसके लिए उसका मुकाबला करना मुश्किल होगा। नहीं, व्हाइट डेमन स्पीड और अटैक दोनों में बहुत ताकतवर है। जैसा कि कहा जाता है, पूरी ताकत सारे नियम तोड़ देती है। उसके भ्रम कितने भी मजबूत क्यों न हो, वे आखिर में सिर्फ भ्रम ही होते हैं। इसके अलावा मैंने व्हाइट डेमन पर 3000 सोने के सिक्के दांव पर लगाए हैं। अगर वह हार गया तो मेरे परिवार की ज्यादातर दौलत चली जाएगी। 21 शुई परिवार के एक वंशज ने असल में मेरा इलाज करवाया था। आइए एम्परर स्लेयर व्हाइट डेमन और ह्यूमन फेस इल्यूजन डेमन का स्टेज पर स्वागत करें। जैसे ही अनाउंसर ने अपने हाथ दोनों तरफ फैलाए, जी गुमिंग और एक सुंदर सुडौल महिला सोल फाइटिंग प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ी। उस महिला की आभा में एक अनोखा आकर्षण था। मुझे ह्यूमन फेस इल्यूजन डेमन को देखे हुए काफी समय हो गया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह और भी बड़ी हो जाएगी। क्या तुम मरना चाहते हो? अगर उसने ऐसी फ्लर्ट वाली बातें सुन ली तो मेरा यकीन करो, जैसे ही तुम ब्लैक मार्केट से बाहर निकलोगे तुम्हारा सिर जमीन से टकरा जाएगा। बहुत सारे दर्शकों की जोरदार बातचीत के बीच दोनों सोल फाइटिंग प्लेटफॉर्म पर पहुंचे। इंसानी चेहरे वाली इल्यूजन डेमन अपना बायां हाथ कमर पर रखे दाहिने हाथ में खंजर चाहते हुए बहुत ही मनमोहक लग रही थी। उसने बेपरवाही से कहा, व्हाइट डेमन, मैंने तुम्हारी रेपुटेशन के बारे में सुना है। अफसोस है कि वह आदमी स्कार बेकार था। मैं सच में उस नकाब के नीचे तुम्हारा असली चेहरा जानना चाहता हूं। तुम अपनी मर्जी से सरेंडर क्यों नहीं कर देते और मुझे तुम्हें अपना नौकर क्यों नहीं बना लेने देते? इस तरह तुम जिंदा रह सकते हो। हाँ, इंसानी चेहरे वाले इल्यूजन डेमन, मुझे लगता है कि तुम बस हारने से डर रहे हो। अगर ऐसा है तो इस सोल ड्यूलिंग कंपटीशन में हिस्सा क्यों ले रहे हो? जी गुमिंग ने एक पावर हाउस की तरह उसकी कड़ी बातों का सीधा जवाब दिया। इस समय मैच से पहले दोनों ने जो प्रेशर छोड़ा था वह बराबर था और वे एक दूसरे को ध्यान से देख रहे थे। अनाउंसर पहले ही हवा में उड़ गया और जोर से अनाउंस किया, दो सबसे मजबूत स्पिरिट ग्रैंडमास्टर्स के बीच मैचअप शुरू हो रहा है। जैसे ही अनाउंसर ने बोलना खत्म किया, ह्यूमन फेस इल्यूजन डेमन ने तुरंत अपनी दूसरी स्पिरिट एबिलिटी एक्टिवेट कर दी, दिल की जांच का दायरा। जी गुमिंग के माथे के बीच में एक डरावनी रोशनी तेजी से आई। एनर्जी लाइट की स्पीड से चल रही थी, जिससे जी गुमिंग के लिए भी यह जरूरी हो गया था। दोनों सोल फाइटिंग प्लेटफॉर्म पर बिना हिले डुले खड़े थे, जबकि उनकी चेतना दूसरी दुनिया में खींच ली गई थी। इस समय जी गुमिंग नरक की आग के बीच में खड़ा था, सीधे कई लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ। दर्जनों काली बेमिसाल खजाने की तलवारें जो अभी भी बन रही थीं और जिनकी धार तेज नहीं हुई थी, ठीक उसके सामने टूट गईं। भ्रम में छिपी इंसानी चेहरे वाली भ्रम दानव को थोड़ा डर लगा जब उसने अपनी आंखों के सामने भयानक, झुलसाने वाला और खून से भरा भ्रम देखा। उसने कई स्पिरिट मास्टर से लड़ाई की थी और उसने जो ज्यादातर भ्रम बनाए थे उनमें मर्दों और औरतों के घिनौने मामले शामिल थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि आज उसे ऐसी मारकाट देखने को मिलेगी। लेकिन तो क्या, व्हाइट डेमन को लगातार बिना किसी फायदे के संघर्ष करते देख इंसानी चेहरे वाला इल्यूजन डेमन जो इल्यूजन में घुल मिल गया था उसे और ज्यादा एक्साइटेड महसूस होने लगा। इस भ्रम में आपका कोई भी संघर्ष बेकार है। मैं राजा हूं, सार्वभौम, सार्वभौम। इस बीच बाहर से ध्यान से देख रहे ज्यादातर दर्शकों को बहुत बेचैनी महसूस हुई क्योंकि उन्होंने एम्परर स्लेयर व्हाइट डेमन के चेहरे पर डर के कारण धीरे-धीरे बदलाव देखा। क्या व्हाइट डेमन हार जाएगा? तुम्हें मेरा साथ देना होगा। तुम्हें मरना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। व्हाइट डेमन, मेरी बाकी जिंदगी की खुशी तुम पर निर्भर है। कंट्रोल सिस्टम स्पिरिट मास्टर के हाथों मत मरना। उसी समय भ्रम में जैसे ही अनगिनत टूटी हुई तलवारों के टुकड़े जी गुमिंग की ओर फेंके गए, उनके शरीर के चारों ओर का ऑरा अचानक फट गया और उनके आसपास एक मोटी खून जैसी लाल धुंध भर गई। बैंग बैंग बैंग, जी गुमिंग को बांधने वाली लोहे की जंजीरें एक के बाद एक टूट गईं। उसने अपने आसपास की चीजों को गुस्से से देखा, ब्लड थंडर बैटल स्पीयर को पकड़ा और तुरंत अपनी फर्स्ट स्पिरिट एबिलिटी और सेकंड स्पिरिट एबिलिटी को एक्टिवेट कर दिया। उसके शरीर पर पड़ने वाली तलवारों की बारिश तुरंत टूटकर राख में बदल गई। जी गुमिंग ने एक दिशा में तेजी से झपट्टा मारा, अगर भ्रम टूटा तो जादूगर को जरूर नुकसान होगा। अपनी दूसरी स्पिरिट एबिलिटी के लगातार 3 बार एक्टिवेट होने के बाद कुल 9 सेगमेंट के अटैक हुए। एक धमाके के साथ अनगिनत इल्यूजन के टुकड़े धूल में बिखर गए और इल्यूजन गायब हो गया। दोनों असलियत में लौट आए। इस समय इंसानी चेहरे वाला इल्यूजन डेमन एक दर्जन कदम पीछे हटा, मुंह भर खून थूका और पसीने से भीग गया। उसका चेहरा डर से भर गया। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें दूंगा। नहीं, कृपया नहीं। इस समय वह सीधे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। उसका मन और मुंह दोनों ही दया किए दो गुहारें दोहरा रहे थे। जी गुमिंग ने उसे अपनी सेकंड स्पिरिट एबिलिटी इस्तेमाल करने का एक और मौका नहीं दिया। इल्यूजन के साइड इफेक्ट्स में उसके डूबे होने का फायदा उठाते हुए उसने अपना भाला पकड़ा और अपनी सेकंड स्पिरिट एबिलिटी को एक बार फिर एक्टिवेट कर दिया। भाले की नोक उसके गले में गहराई तक घुस गई। जीतने वाला सब कुछ ले जाता है, या तो तुम्हारी मौत होगी या मेरी। जैसे ही ब्लड थंडर बैटल स्पीयर निकाला गया, डरा हुआ ह्यूमन फेस इल्यूजन डेमन जोर से जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर स्टैंड में बैठे सभी दर्शक एक-एक करके खड़े हो गए और जोर-जोर से एम्परर स्लेयर व्हाइट डेमन का नाम चिल्लाने लगे और उनकी जीत की खुशी मनाने लगे। इस समय अपनी सेकंड स्पिरिट एबिलिटी का 4 बार इस्तेमाल करने के बाद जी गुमिंग की फिजिकल ताकत और सोल पावर काफी कम हो गई थी। वह जोर से हौंफने लगा और उदास होकर सोल फाइटिंग प्लेटफॉर्म से चला गया। ह्यूमन फेस इल्यूजन डेमन ने जो इल्यूजन किया था वह ठीक वैसा ही सीन था जब वह खुद तलवार के सामने अपना शरीर पेश कर रहा था। अगर ब्लड थंडर बैटल स्पीयर से उसका खून जैसा लाल हो रहा तब बैकलैश नहीं करता जब उसकी मेंटल एनर्जी सीमित थी, तो वह असल में सिर्फ एक इल्यूजन टाइप सेकंड स्पिरिट एबिलिटी के अंदर मर सकता था। ऐसा लगता है कि भविष्य में उसे कंट्रोल सिस्टम स्पिरिट मास्टर्स के खिलाफ अच्छी तरह से तैयार रहना होगा, खासकर उनके लिए जिनके पास इल्यूजन टाइप स्पिरिट्स हैं। अगर इस तरह का कोई और मुकाबला होता तो वह गारंटी नहीं दे सकता था कि वह इल्यूजन को वैसे ही सफलतापूर्वक तोड़ पाएगा जैसा उसने अभी किया। 2 घंटे आराम करने और अपनी सोल पावर वापस पाने के बाद जी गुमिंग ने अपने 150,000 सोने के सिक्के इकट्ठा किए और तेजी से अंधेरे में गायब हो गया। जैसे ही वह ब्लैक मार्केट से बाहर निकला और शहर के बाहरी इलाके में पहुंचा, लगभग आधे साल तक लड़ाई का अनुभव होने के कारण अपने आसपास की चीजों को समझने की उसकी समझ बहुत तेज हो गई थी। 1 मिनट से भी कम समय में जी गुमिंग को एहसास हुआ कि लगभग 10 लोगों का एक ग्रुप जिनका खास मकसद पता नहीं था उनके पीछे पीछे आ रहा था।
बिना सोचे समझे उसे पता चल गया कि ये 10 लोगों की टीम शायद उसका पैसा लूटने के लिए उस पर हमला करके उसे मारने की प्लानिंग कर रही है, या शायद वे किसी ऑर्गेनाइजेशन के स्काउट थे जो उसका असली चेहरा देखने की कोशिश कर रहे थे। जी वुमिंग के पास उन्हें मारने और फालतू की परेशानी खड़ी करने का समय नहीं था, इसलिए वह तुरंत एक घने जंगल में भाग गया और पेड़ पौधों का इस्तेमाल करके फॉलोअर्स की नजर को ब्लॉक कर दिया। जिन 10 लोगों ने आखिरकार उसका जंगल में पीछा किया था, उन्होंने एक दूसरे को देखा। बॉस, लगता है हमने उसे खो दिया है। अगर हमने उसे खो दिया तो कोई बात नहीं, खुशकिस्मती से व्हाइट डेमन ने ज्यादा खून खराबा नहीं किया, वरना जब तक उसने हमें देखा हम बहुत पहले मर चुके होते। क्या तुम्हें सच में लगता है कि व्हाइट डेमन ने हमें पूरे समय नोटिस नहीं किया? जैसे ही उन्होंने ये कहा, 10 लोगों की टीम के लीडर ने अपनी आस्तीनें झटक ली और तुरंत वहां से चले गए। जी वुमिंग, जो अब बच निकला था, आखिरकार अपना काला रोब और मास्क उतार सका और अपनी स्टोरेज रिंग वापस पहन सका। लेकिन जैसे ही वह वास्ट सिटी में वापस आया, डीन शुई तेजी से जी वुमिंग की तरफ दौड़ा और बोला, छोटे जी, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। मुझे तुमसे जरूरी काम है। डीन, आप इतने परेशान क्यों हैं? जी वुमिंग ने अपने सामने परेशान डीन शुई को देखा, जो हालात से कंफ्यूज था। एक स्पिरिट किंग को उसके जैसे स्पिरिट ग्रैंड मास्टर की मदद की जरूरत है। चलो चलते चलते बातें करते हैं। डीन शुई उसे वोडेफेक ग्रैंड होटल की ओर ले गया। फिर अपनी उत्तेजना को दबाते हुए उसने बताया, लिटिल जी, असल में डायरेक्टर लू और मैं दोनों तियानशुई शहर के शुई परिवार से हैं। इस बार मैं तुम्हें इसलिए ढूंढ रहा हूं ताकि अपने शुई परिवार के एक जूनियर का इलाज कर सकूं। मुझे ढूंढ रहे हो? इस समय जी वुमिंग को उस जूनियर की पहचान का मोटा-मोटा अंदाजा था, लेकिन वह कोई हीरा नहीं था। वह किसी की बीमारी का इलाज करने में कैसे मदद कर सकता था? 22 शुई परिवार की एक बेटी है जो अभी बड़ी हुई है, लेकिन उसे ठंड से जुड़ी एक बीमारी है। शुई परिवार। हालांकि जी वुमिंग को तियानशुई शहर के शुई परिवार के बारे में पता था, फिर भी उन्हें कंफ्यूज लोग बनाकर पूछना पड़ा। आखिरकार वह अभी सिर्फ वास्ट सिटी के आसपास ही रहता था और कभी अंदर नहीं गया था। उसके लिए कुछ चीजें को जानना ही काफी था। जब उसे अनजान बनना था तो उसे अनजान बनना था। ये सुनकर डीन शुई ने जी वुमिंग को आराम से समझाया, तियानशुई शहर का शुई परिवार मेरा अपना है। अभी का कबीले का मुखिया एक स्पिरिट एम्पर है। हालांकि शुई परिवार की तुलना ब्लू लाइटनिंग टाइरेंट ड्रैगन सैक से नहीं की जा सकती, फिर भी इसे एक छोटे से मीडियम साइज का कबीला माना जाता है। इस बार कबीले में एक जूनियर की आत्मा में कमी है। कोई और रास्ता न होने पर वे वास्ट सिटी आ गए। डीन शुई हमेशा अपनी भतीजी के स्पिरिट डिफेक्ट को लेकर परेशान रहते थे। उन्होंने 8 या 9 महीने पहले ही कबीले को मैसेज भेजा था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे अब आएंगे, जिससे वह थोड़े निराश हुए। डीन शुई ने जानबूझकर जी वुमिंग की तरफ देखा और फिर कहा, छोटे जी, आपकी इमेजिनेटिव स्पिरिट एवोल्यूशन थ्योरी शायद मेरे क्लैन के जूनियर के स्पिरिट डिफेक्ट को सॉल्व कर सकती है। मैं ऐसा दावा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। स्पिरिट्स पर मेरी रिसर्च अभी भी थोड़ी प्रैक्टिस के साथ सिर्फ थ्योरी के स्टेज पर है। क्योंकि डीन ने इसकी रिक्वेस्ट की है, इसलिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। शुई फैमिली जूनियर के स्पिरिट डिफेक्ट को हल करने के मामले में जी वुमिंग ने डीन शुई और डायरेक्टर लू के साथ अपनी पिछली दोस्ती से मदद करने का फैसला किया। कुछ समय बाद वोडेफेक ग्रैंड होटल में जी वुमिंग टॉप फ्लोर पर एक मीटिंग रूम में पहुंची। जैसे ही दरवाजा धीरे से खोला गया, नीले रंग के एथलेटिक कपड़े पहने एक महिला एक तरफ बैठी थी, जबकि उसके बगल में लगभग 1.3 या 1.4 मीटर लंबी एक जवान लड़की तुरंत खड़ी हो गई और इज्जत से कहा, नमस्ते अंकल शुई। उस जवान लड़की के चेहरे पर बहुत कमजोरी थी और वह पहले से ही खूबसूरत लग रही थी, लेकिन इस समय उसका चेहरा बहुत पीला पड़ गया था और उसके पूरे शरीर से बहुत ही डरावनी, ठंडी और बर्फीली आभा निकल रही थी। बड़े भाई, क्या ये वही है जिसे आप इतने दिनों से ढूंढ रहे थे? लिशिया ने जी वुमिंग के पास गई और उसे ध्यान से देखा। जी वुमिंग की आंखों और उससे निकलने वाली आभा ने उसे हैरान कर दिया। अगर शुई बुलियांग ने पहले से नहीं बताया होता तो उसे लगता कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति कोई 15 या 16 साल का अनुभवी स्पिरिट मास्टर है। हाँ, ये सबसे शानदार स्टूडेंट है जिसका जिक्र मैंने आपको लेटर में किया था। जी वुमिंग पर नजर डालने के बाद डीन शुई ने एक-एक करके उनका परिचय कराया। मैं ली जियान्यू बोल रहा हूँ, हेवन वाटर अकेडमी का एक्सटर्नल डायरेक्टर। और ये लड़की जो उम्र में तुमसे ज्यादा अलग नहीं है, मेरी भतीजी है जिसमें खराब आत्मा है, शुई बिंगर। नमस्ते भाई जी। इससे पहले कि जी वुमिंग कुछ कह पाती, शुई बिंगर ने तुरंत उनका सम्मान करते हुए उनका अभिवादन किया। 7 महीने पहले ही जब उसने लेटर का कंटेंट देखा तो उसके मन में जी वुमिंग के बारे में ख्याल आने लगे थे, जिसका जिक्र कई बार हुआ था। सिर्फ लेवल 3 की सोल पावर के साथ वह 5 साल के अंदर स्पिरिट ग्रैंड मास्टर बन गया था। इसके अलावा उसके पहले से नाजुक जंग लगे भाले स्पिरिट को भी काफी बेहतर बनाया गया था। और पानी के दबाव से बॉडी टेम्परिंग का उसका तरीका भी बहुत अजीब था। कोई और कहां ऐसा साथी मिल सकता है जो इतनी मेहनत करता हो और जिसका स्वभाव इतना मजबूत हो? इस समय शुई बिंगर ने जी वुमिंग को देखा और शर्माए बिना नहीं रह सकी, लेकिन अपने स्पिरिट डिफेक्ट के कारण उसका चेहरा मौत जैसा पीला रहा। नमस्ते। जैसे ही जी वुमिंग ने नमस्ते किया, शुई बिंगर की आइस फीनिक्स मार्शल सोल अचानक उसके पीछे प्रकट हो गई। पूरी मीटिंग रूम का टेंपरेचर तेजी से गिर गया और कई जगहें तुरंत जम गईं। जी वुमिंग इस बात से बहुत हैरान थे। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आइस फीनिक्स मार्शल सोल अपने आप प्रकट हो सकती है और स्पिरिट का दबाव डाल सकती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? इस समय ली जियान्यू ने तुरंत अपनी पहली स्पिरिट एबिलिटी का इस्तेमाल किया। आग के एक गोले ने तेजी से शुई बिंगर के पूरे शरीर को घेर लिया और कमरे की बर्फ एक पल में पिघलकर पानी बन गई। सॉरी, बिंगर की सर्दी की बीमारी फिर से बढ़ गई है। मुझे पहले उसे इसे दबाने में मदद करनी होगी। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, लिशियान्यू उसे मीटिंग रूम से बाहर ले गया और जी वुमिंग और डीन शुई को अकेला छोड़ दिया। डीन, क्या हमें जाकर मदद करनी चाहिए? कोई जरूरत नहीं, जियान्यू इसे खुद संभाल लेगी। ये सुनकर जी वुमिंग ने उत्सुकता से पूछा, यह क्या हो रहा है? उसकी आत्मा। इससे पहले कि जी वुमिंग अपनी बात खत्म कर पाते, डीन शुई ने उन्हें बैठने का इशारा किया और धीरे-धीरे ये बुरी बात बताई। जब से शुई बिंगर ने आइस फीनिक्स मार्शल सोल को जगाया है, तब से यह ठंड की बीमारी की कमी स्पिरिट के साथ है। कई डॉक्टरों के इलाज और कबीले के बुजुर्गों के अंदाजों के बाद यह माना जाता है कि इस तरह की कमी एक साइड इफेक्ट है जो इंसान के शरीर के आइस फीनिक्स मार्शल सोल को झेलना पाने की वजह से होता है। आखिर कहानी के उतार-चढ़ाव सुनने के बाद जी वुमिंग को इसकी गहरी समझ मिली। शुई बिंगर ने आइस फीनिक्स को जगाया था, जो एक टॉप टियर एलिमेंटल बीस्ट स्पिरिट है। लॉजिकली कहें तो उसके पास इन्हें फुल सोल पावर होनी चाहिए थी। सिर्फ एक परफेक्ट स्पिरिट जिसके पास इन्हें फुल सोल पावर हो, वही इंसान के शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, जिसे स्पिरिट डिफेक्ट कहते हैं। लेकिन उसकी अंदरूनी सोल पावर सिर्फ लेवल 9 थी। किसी खास ईविल फायर फीनिक्स सोल मास्टर की तरह स्पिरिट में भी कोई कमी होनी चाहिए। ऐसी एलिमेंटल स्पिरिट्स की कमियां अक्सर सबसे जानलेवा होती हैं और वह सबसे बदकिस्मत थी जो कभी-कभी ठंड की बीमारी से बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। हालांकि महिलाओं में नेचुरली ये बनावट होती है और वे ठंडी चीजें झेल सकती हैं, लेकिन आइस फीनिक्स मार्शल सोल से होने वाली ठंड की बीमारी कोई आम बीमारी नहीं है। अगर कोई सावधान नहीं रहा तो शुई बिंगर अपनी स्पिरिट के नीचे ठंड से मर सकती है। लिटिल जी, अब जब आपको बिंगर के स्पिरिट डिफेक्ट के बारे में पता चल गया है, तो क्या आपके पास इसका कोई इलाज है? मेरे पास एक सामान्य विचार है। जी वुमिंग ने थोड़ा सिर हिलाया लेकिन सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा और शुई बिंगर की सर्दी की बीमारी के कम होने तक इंतजार करने का फैसला किया। इस समय धुंध से भरे एक टॉप टियर गेस्ट रूम के अंदर शुई बिंगर एक खास तौर पर बने पानी के टब में बिना कपड़ों के नहा रही थी, जबकि ली जियान्यू टब के नीचे की आग को कंट्रोल करने के लिए अपनी पहली और दूसरी स्पिरिट एबिलिटीज को एक्टिवेट करने की पूरी कोशिश कर रही थी। बिंगर, जल्दी से ये 10,000 साल पुराना वेव ब्लू खा लो। शुई बिंगर के सामने पहले से उबले हुए वेव ब्लू का एक छोटा कप लाया गया और उसने जल्दी से उसे एक ही घूंट में पी लिया। उसका शरीर बहुत ज्यादा गर्म हो गया। एक इन और एक यांग, एक गर्म और एक ठंडा। ठंड की बीमारी के तेज हड्डियों को कंपा देने वाले दर्द को रोकने के लिए इस्तेमाल किया गया। अगर सर्दी की बीमारी का स्पिरिट डिफेक्ट न होता तो लिशियान्यू ने शुई बिंगर को ऐसी यांग मजबूत करने वाली घिनौनी चीज कभी नहीं खाने दी होती। शुई बिंगर ने दर्द सहा, हर समय अपना ध्यान बनाए रखा और कहा, आंटी जियान, मैंने आपको फिर से परेशान कर दिया। कोई बात नहीं, तुम्हारी मां जल्दी गुजर गई। इस दुनिया में तुम्हारे पिता के अलावा मैं ही तुम्हारा एकमात्र करीबी रिश्तेदार हूं। लिशियानी को अपने सामने वाली समझदार लड़की बहुत पसंद थी। एक जीनियस लड़की जिसने एक टॉप टियर बीस्ट स्पिरिट को जगाया था, उसे इतनी तकलीफ झेलनी पड़ रही थी। उसे उम्मीद थी कि उसके बड़े भाई ने जिस जी वुमिंग का जिक्र किया था, उसके पास इसे पूरी तरह से ठीक करने का कोई तरीका होगा, ताकि बिंगर को कम तकलीफ हो। तेज सर्दी से जुड़ी बीमारियों को ठीक करने का तरीका अभी आधा ही समझाया गया है। अगले दिन तक शुई बिंगर की सर्दी की बीमारी ठीक नहीं हुई थी। लिशियानी उसे एक बार फिर मीटिंग रूम में ले गया, जहां बड़े भाई जी और छोटे जी पहले से ही काफी देर से इंतजार कर रहे थे। बड़े भाई, छोटे जी, आपने भी कल सर्दी की बीमारी का प्रकोप देखा? मैं तो पागल हो गया हूं। और जब से इस बच्ची ने अपनी पहली स्पिरिट रिंग ली है, तब से ये बीमारी और भी ज्यादा हो गई है। जैसे ही लिशियानी बोल रही थी, उसने शुई बिंगर की ओर इशारा किया, जिसका रंग अब और भी ज्यादा लाल हो गया था। डीन शुई ने जी वुमिंग की तरफ देखा और बेसब्री से पूछा, छोटे जी, अब सब लोग आ गए हैं, हमें सस्पेंस में मत रखो। बिंगर स्पिरिट और उसके बाद के ट्रीटमेंट के तरीके के बारे में अपने विचार बताओ। उम्मीद लगाई डीन शुई और लिशियानी को देखते हुए जी वुमिंग ने चिंता और गंभीरता से कहा, जैसा कि आप पहले समझ गए थे, एक आम इंसान का शरीर एलिमेंटल एट्रिब्यूट्स वाली टॉप टियर बीस्ट स्पिरिट का सामना नहीं कर सकता। हालांकि इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि इन्हें फुल स्पिरिट पावर वाले। बदकिस्मती से मिस बिंगर के पास इन्हें फुल स्पिरिट पावर नहीं है।
अगर मैं गलत नहीं हूं तो मिस बिंगर ने जो पहली स्पिरिट रिंग एब्जॉर्ब की थी वह एक आइस एट्रीब्यूट स्पिरिट रिंग थी, है ना? जी वुमिंग का गंभीर व्यवहार देखकर शुई बिंगर ने तुरंत सिर हिलाया, जबकि ली शियान्यू ने कहा सही है। अपनी पहली स्पिरिट रिंग के लिए उसने आइस सी फॉरेस्ट से एक आइस फाल्कन को एब्जॉर्ब किया। तो बस इतना ही, क्योंकि उसे पहले से ही एक स्पिरिट डिफेक्ट था, ठंड की बीमारी, इसलिए एक और आइस एट्रीब्यूट स्पिरिट बीस्ट को एब्जॉर्ब करने से सिर्फ आउटब्रेक्स के बीच का गैप कम होगा। जैसे ही उसने ये कहा, लिजियान्यू को एक क्लैन मीटिंग याद आई जहां हीलिंग एट्रीब्यूट वाले कई स्पिरिट मास्टर्स ने यह बात कही थी, लेकिन क्लैन के ज्यादातर बड़ों ने उन्हें मना कर दिया था। उनका कहना था कि एक टॉप टियर आइस एट्रीब्यूट बीस्ट स्पिरिट को नेचुरली आइस एट्रीब्यूट स्पिरिट बीस्ट को एब्जॉर्ब करना चाहिए। सिर्फ इसी तरह से परिवार आगे बढ़ सकता था और आगे बढ़ सकता था। उनका मानना था कि हल्की सर्दी की बीमारी को गर्म दवा वाली शक्ति और आग वाले स्पिरिट मास्टर से आसानी से ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा जब वह बड़ी हो जाएगी तो वे उसके लिए पार्टनर के तौर पर आग वाले पक्षी स्पिरिट मास्टर ढूंढ सकते हैं, शायद तब सर्दी की बीमारी ठीक हो जाएगी। इस बीच वह भविष्य में कबीले के लिए 2 स्पिरिट सेंट या 2 टाइटल दुलुओ भी ला सकती है। जी वुमिंग ने आगे कहा, सर्दी की बीमारी असल में कमजोर शरीर और बहुत पतले स्पिरिट ब्लड लाइन की वजह से होती है। इसे सिर्फ फीनिक्स एट्रीब्यूट वाली स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब करके ही ठीक किया जा सकता है ताकि उसके फीनिक्स ओरिजिन को फिर से भरा जा सके। जैसे ही उसने ये कहा, जी वुमिंग का चेहरा त्योरियां चढ़ने लगा। कितनी अफसोस की बात है, कॉन्टिनेंट पर फीनिक्स और उनके ब्लड लाइन वाले स्पिरिट बीस्ट पहले से ही बहुत कम है। उनकी संख्या प्योर ड्रैगन ब्लड लाइन वाले स्पिरिट बीस्ट से भी कम है। लेकिन उसे याद है कि जब टैंसान ने अपने ब्लू सिल्वर एम्परर को जगाया तो फीनिक्स जैसा दिखने वाला एक पक्षी जैसा जीव उसके सामने आ गया था। लेकिन ये खास तौर पर कहां से आया, इस बारे में जी वुमिंग को पक्का नहीं पता था। ये सुनकर ली शियान्यू और डीन शुई को भी लॉजिक समझ में आ गया। फीनिक्स ब्लड लाइन एट्रीब्यूट्स वाला एक स्पिरिट बीस्ट बिना किसी शक के बिंगर के लिए सबसे सही था। हालांकि कबीले और दूसरे सेक्स के हिस्टोरिकल आर्काइव्स के अनुसार फीनिक्स खून वाले स्पिरिट बीस्ट 2 या 3000 साल पहले ही खत्म हो चुके थे जब फायर फीनिक्स एक्ट खत्म हो गया था। शायद कुछ अभी भी कॉन्टिनेंट पर कहीं मौजूद थे, लेकिन जैसे ही वे अपना चेहरा दिखाते वे कई दूसरे स्पिरिट बीस्ट का खाना बन जाते। बड़े भाई, लगता है आपके पसंदीदा स्टूडेंट में बस इतनी ही काबिलियत है। इस बार वास्ट सिटी आना बेकार गया, सिवाय आपके गिफ्ट किए हुए ग्लू के। लिजियान्यू शुई बिंगर को ले जाने ही वाली थी, लेकिन शुई बिंगर हिली नहीं। इसी समय डीन शुई तुरंत लिजियान्यू के सामने आकर उसे रोकने लगा। देखो लिटिल जी कितना कॉन्फिडेंट है, शायद उसके पास कोई और तरीका होगा। फिर उसने तुरंत जी वुमिंग की तरफ गुस्से से देखा और जोर से कहा, छोटे जी, अगर आपको कुछ और कहना है तो टालमटोल बंद करो और एक ही बार में सब कह दो। ये देखकर जी वुमिंग ने ज्यादा बोलना बंद कर दिया और सीधे मुद्दे पर आ गए। हालांकि प्योर फीनिक्स ब्लडलाइन स्पिरिट बीस्ट खत्म हो गए हैं, शायद एक या 2 अभी भी कुछ सुनसान जगहों पर मौजूद हैं। जहां तक मुझे पता है, आइस फॉरेस्ट के उत्तर में 10,000 मील का आइस प्लेन ऐसी ही एक सुनसान जगह है। ये सुनकर ली शियान्यू की आंखें थोड़ी हिल गईं। आइस फॉरेस्ट के उत्तर में सच में एक बहुत बड़ा, बिना किसी सीमा के बर्फ का मैदान था, लेकिन उसका माहौल बहुत खराब था और तापमान बहुत कम था। एनवायरमेंटल बूस्ट के साथ वहां 100 साल का आइस एट्रीब्यूट वाला स्पिरिट बीस्ट भी एक लो लेवल स्पिरिट एल्डर को हरा सकता था। उनके कबीले के एल्डर उस जगह पर गए थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ फार नॉर्थ के बाहरी इलाके में ही रुकने की हिम्मत की और अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। जी वुमिंग और स्पिरिट बीस्ट के बारे में उनकी पक्की जानकारी को देखते हुए लिशियानी ने कुछ जल्दी से कहा, फार नॉर्थ के अलावा ऐसे स्पिरिट बीस्ट और कहां हैं? एक आम रेंज भी चलेगी। एक पल सोचने के बाद जी वुमिंग ने तुरंत जवाब दिया, मुझे एक बार हल्के नीले रंग का पक्षी जैसा जीव देखने का मौका मिला था जो फीनिक्स जैसा दिखता था। हो सकता है कि उसके शरीर में फीनिक्स ब्लड लाइन हो, लेकिन वह किस खास दिशा से उड़ा ये पता नहीं है। इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि यह स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट के अंदर से उड़ा होगा। जी वुमिंग को ज्यादा यकीन था कि फीनिक्स टाइप स्पिरिट बीस्ट स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट से आया था। आखिरकार स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट को स्पिरिट बीस्ट का गढ़ माना जाता था। इस तरह की विलुप्त प्रजाति के लिए भी स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट में एक या 2 अभी भी मौजूद होने चाहिए। इस समय लिशियान्यू का गुस्सा धीरे-धीरे कम हो गया, जबकि शुई बिंगर ने जिज्ञासा से भरे चेहरे से जी वुमिंग को देखा। बड़े भाई जी, तो वह फीनिक्स स्पिरिट बीस्ट कितने साल का था? मुझे लगता है कि फीनिक्स स्पिरिट बीस्ट की कल्टीवेशन 10,000 साल के लेवल पर होनी चाहिए। तभी वह स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट में जिंदा रह सकता है। टॉप टियर स्पिरिट बीस्ट जिनके ब्लड लाइन बहुत ताकतवर और अटैक पावर बहुत ज्यादा थी, वे अक्सर दूसरे स्पिरिट बीस्ट का खाना बन जाते थे। उनका कल्टीवेशन लेवल कितना भी ऊंचा क्यों न हो, ग्रुप अटैक में मौत से बचना उनके लिए मुश्किल होता था। यह अनोखी जानकारी सुनकर लिशियान्यू उत्साहित तो हुआ, लेकिन थोड़ा उदास भी हुआ। 10,000 साल का स्पिरिट बीस्ट, कल्टीवेशन लेवल बहुत ज्यादा है। मुझे डर है कि बिंगर के 50 या 60 लेवल तक पहुंचने से पहले उसे दूसरे स्पिरिट बीस्ट मार देंगे। नहीं, शायद अभी भी इसके कुछ बच्चे हैं। जी वुमिंग ने भी एक अंदाजा लगाया। हालांकि फीनिक्स में ड्रैगन टाइप स्पिरिट बीस्ट जैसी बुरी आदतें नहीं थी, लेकिन ऐसी स्थिति में जब ये प्रजाति लगभग खत्म हो गई थी, तो वे अपनी आदतें बदल सकते थे और बच्चे पैदा करने के लिए दूसरे पक्षियों पर निर्भर हो सकते थे। ये सुनकर लिजियान्यू बहुत खुश हुई। भले ही उन्हें इस तरह का फीनिक्स स्पिरिट बीस्ट मिल जाए या नहीं, कम से कम उन्हें काम की जानकारी तो मिल गई थी और वे कबीले के चेलों को जांच के लिए भेज सकते थे। वह और जानकारी के लिए जोर देती रही, क्या आप इस तरह के फीनिक्स ब्लड लाइन वाले किसी और स्पिरिट बीस्ट को जानते हैं? अब और नहीं, जहां तक मुझे पता है अभी सिर्फ ये 2 ही पॉसिबिलिटी हैं। भले ही दूसरी जगहों पर फीनिक्स ब्लड लाइन स्पिरिट बीस्ट हों, लेकिन उनमें जो दूसरी खूबियां हैं वे आइस फीनिक्स मार्शल सोल के लिए सही नहीं होंगी। जी वुमिंग भी काफी बेबस लग रहे थे। ब्लू सिल्वर फॉरेस्ट में जो फीनिक्स स्पिरिट बीस्ट आया था, वह वाटर एट्रीब्यूट जैसा लग रहा था। शायद समुद्र में भी फीनिक्स ब्लड लाइन स्पिरिट बीस्ट थे, लेकिन वहां का अंदरूनी हिस्सा स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट से 100 गुना ज्यादा खतरनाक था। लेकिन जी वुमिंग के पास असल में पूरी तरह ठीक होने का या आइस फीनिक्स मार्शल सोल को और विकसित करने का एक और तरीका था। कॉक्सकॉम फीनिक्स सनफ्लावर खाना या आइस एंड फायर यांग वेल के यांग स्प्रिंग में ऑक्टागोनल मिस्टीरियस आइस ग्रास खाना। लेकिन इन दवा वाली जड़ी बूटियों के राज ही भविष्य के लिए उसका सबसे बड़ा सहारा थे। अगर शुई परिवार उस पर मेहरबान भी होता तो भी यह राज बाहर वालों को बिल्कुल नहीं पता चल सकता था। लेकिन अगले ही पल शुई बिंगर ने सख्ती से कहा, आंटी, अगर हम इसे नहीं भी ले पाए तो भी कोई बात नहीं। ठंड की बीमारी को दबाने के लिए वेल ग्लू और स्पिरिट फायर का इस्तेमाल करना भी काफी अच्छा है। ये सुनकर लिशियान्यू की आवाज धीरे-धीरे ढीली पड़ गई। नहीं, क्योंकि वहां फीनिक्स टाइप स्पिरिट बीस्ट के निशान हैं, तो हम हार कैसे मान सकते हैं? इसके अलावा मैंने तुम्हें बड़ा होते देखा है और तुम्हारा टैलेंट हमारे कबीले में सबसे ज्यादा है। मैं तुरंत कबीले के बड़ों को बताऊंगा कि लोग स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट में सर्च करें। लेकिन उससे पहले उसे जी वुमिंग के मुंह से उस फीनिक्स टाइप स्पिरिट बीस्ट के बारे में और जानकारी लेनी थी। 24 डीन शुई का रहस्य, एक डिफेंसिव सोल टूल देना। जी वुमिंग ने कुछ भी नहीं छिपाया और लिशियान्यू को फीनिक्स जैसे दिखने वाले स्पिरिट बीस्ट के बारे में विस्तार से बताया। तो बस यही है, एक और संभावना है, यह ऐसी जगह पर है जहां ब्लू सिल्वर ग्रास बहुत हरी भरी उगती है, जो कि ब्लू सिल्वर फॉरेस्ट है। डीन शुई भी ये देखकर बहुत खुश हुए कि स्पिरिट अवेकनिंग के लिए एक परफेक्ट सॉल्यूशन मिल गया था। उन्होंने जी वुमिंग और शुई बिंगर को देखा, फिर लिजियान्यू से कहा, सिस्टर जुबान, मैसेज भेजने और उस स्पिरिट बीस्ट का शिकार करने में समय लगेगा और बिंगर की सर्दी की बीमारी कभी भी फिर से बढ़ सकती है। आप सब इस समय वास्ट सिटी में क्यों नहीं रहते? अपनी बात के बीच में ही डीन शुई ने तुरंत जी वुमिंग को अपनी तरफ खींचा और कहा, हम आपको समुद्र के नजारे दिखाने ले जा सकते हैं। जब हमें कबीले से चिट्ठी मिल जाएगी तो वापस जाने में ज्यादा देर नहीं होगी। हम भी यही सोच रहे थे। मुझे इस तटीय शहर में आए हुए बहुत समय हो गया था। लिशियान्यू ने ऐसा कहा, लेकिन अपने दिल में वह नहीं चाहती थी कि कबीले के बड़े लोग शुई बिंगर पर अब ज्यादा नजर रखें। इसके अलावा अगर बिंगर हेवन वाटर अकेडमी में नहीं होती तो उसकी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन वह आखिरकार हेवन वाटर अकेडमी के फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट की डायरेक्टर थी, भले ही कुछ समय के लिए, और उसे आइस एट्रीब्यूट स्पिरिट्स बनाने का कुछ अनुभव था। लिशियान्यू ने शुई बिंगर की तरफ देखा और पूछा, बिंगर, अभी के लिए हम वासी सिटी में ही क्यों न रहें? आंटी, मैं आपकी बात सुनूंगा। शुई बिंगर ने बहुत खुश होकर कहा। सच कहूं तो उसे बहुत समय बाद इतना रिलैक्स महसूस हुआ था। इसके बाद डीन शुई ने किसी को मैसेज देने के लिए कबीले में वापस भेजा और उसने खुद उन चारों को शुई बिंगर की सर्दी की बीमारी से जल्दी आजादी मिलने की खुशी में दावत पर बुलाया। समय उड़ गया और आधा साल देखते ही देखते बीत गया। इस दौरान डीन शुई और लिशियान्यू की जानबूझकर की गई मैचमेकिंग की वजह से जी वुमिंग और शुई बिंगर के बीच रिश्ता बढ़ने लगा। दोनों लगभग पक्के दोस्त बन गए थे जो किसी भी बारे में बात कर सकते थे। जैसे ही जी वुमिंग ने स्पिरिट टूल का केसिंग बनाना खत्म किया, उसे दरवाजे पर कुछ कदमों की आवाज सुनाई दी, साथ ही कुछ साफ शब्द भी सुनाई दिए। बड़े भाई जी, आप अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? क्या आपने नहीं कहा था कि आप हर 3 दिन में मेरे साथ शॉपिंग पर आएंगे और सही स्पिरिट कल्टीवेशन करेंगे? वह अंदर क्या कर रहा है? अगर वह जल्दी बाहर नहीं आया तो मैं चला जाऊंगा। शुई बिंगर लोहार की दुकान के सामने खड़ी होकर खुद से कुछ बुदबुदा रही थी। उसे ब्लू फिश विलेज आए हुए लगभग 2 या 3 दिन हो गए थे। इस दौरान जी वुमिंग सीधे लोहार की दुकान में चले गए थे और रोजाना खाना खाने और कभी-कभी अपना हालचाल पूछने के अलावा बहुत कम बाहर आते थे। वह पहले जैसे जोशीले इंसान नहीं रहे। क्या एक दूसरे के लिए उनकी फीलिंग्स खत्म हो गई थी या उसने अपना चाम खो दिया था? और जी वुमिंग
उससे थक गई थी। उसने दरवाजे की दरार से झांका। अचानक दरवाजा अंदर से खुल गया। उसका पैर फिसला और वह जी वुमिंग पर गिर पड़ी। इस समय दोनों की धड़कनें बहुत तेज थीं। जी वुमिंग अपनी मजबूत बॉडी के साथ इस अचानक हुए झटके से नीचे नहीं गिरे। वह खड़े रहे और चिल्लाते हुए कहा, बिंगर, देखो तुम फिर से बेसब्र हो रहे हो, है ना? जल्दी उठो। शुई बिंगर का चेहरा लाल हो गया और वह जल्दी से खड़ी हो गई। उसकी आंखें थोड़ी झुकी हुई थीं और उसने कहा, मुझे तुम्हारी चिंता नहीं थी। अगर भविष्य में तुम्हें कुछ हो गया तो बीच वाक्य में ही शुई बिंगर अचानक रुक गई। उनका चेहरा और भी लाल हो गया। भविष्य में क्या होगा? जी वुमिंग ने अनजान बनते हुए उत्सुकता से पूछा। ये मैं अब तुमसे बात नहीं कर रहा। शुई बिंगर ने जी वुमिंग की तरफ पीठ कर ली। इस समय उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसका चेहरा और भी लाल हो गया और वह चाहती थी कि उसे तुरंत कोई छेद मिल जाए जिसमें वह घुस सके। जी वुमिंग भी उसके बर्ताव से थोड़ा हैरान था। क्या उसकी नजर में शुई बिंगर एक ठंडी और अलग-थलग बर्फीली सुंदरी नहीं थी? वह वैसी कैसे हो गई? लेकिन फिर उसने सोचा, शुई बिंगर अभी सिर्फ 7 साल की है। उसमें इतनी अलग-थलग रहने की आदत कैसे हो सकती है? जी वुमिंग ने तुरंत अपना हाथ उसके कंधे पर रखा, जिससे वह फिर से घूमकर उसकी ओर देखने लगी। ठीक है, मैं अब तुम्हें और नहीं छेड़ूंगा। यह एक स्पिरिट टूल है जिसे मैंने हाल ही में बनाया है। इसमें अच्छी डिफेंसिव कैपेबिलिटी है और यह एक आर्म स्पिरिट एल्ड की थर्ड स्पिरिट एबिलिटी का सामना कर सकता है। मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। अगर तुम्हें कोई खतरा होता है तो ये कुछ हद तक प्रोटेक्शन दे सकता है। शुई बिंगर ने उत्सुकता से जी वुमिंग के हाथ में डिफेंसिव स्पिरिट टूल को देखा और पूछा, क्या ये वही स्पिरिट टूल है जिसे आप 3 दिन से ठीक कर रहे थे? ये सही है। पहली स्पिरिट एबिलिटी आई सील। जैसे ही बर्फ तेजी से जी वुमिंग के पैरों से उसके ऊपरी शरीर तक फैली, उसने तुरंत अपनी सोल पावर को एक्टिवेट किया ताकि डिफेंसिव स्पिरिट टूल का इस्तेमाल कर सके। एक नीली एनर्जी बैरियर ने तुरंत उसे घेर लिया। तभी वह पूरी तरह से आई सील होने से बच गया। जी वुमिंग ने थोड़ी नाराजगी से कहा, ये ठीक नहीं है। क्या तुम भूल गए कि आंटी यू ने क्या कहा था? अपनी पहली स्पिरिट एबिलिटी का इस्तेमाल ऐसे ही मत करो। अगर तुम्हारी सर्दी की बीमारी फिर से बढ़ गई तो मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। मुझे पता है, तुम बहुत लंबी चौड़ी बातें करते हो। जैसे ही शुई बिंगर ने बोलना खत्म किया, जी वुमिंग आई सील से आजाद हो गया और तेजी से शुई बिंगर के सामने दौड़ा, उसे डिफेंसिव स्पिरिट टूल दिया। फिर बिना पीछे देखे वह गुस्से का नाटक करते हुए आगे बढ़ गया। बड़े भाई जी, क्या आप नाराज हैं? तो बिंगर अपनी पहली स्पिरिट एबिलिटी का इस्तेमाल तब तक नहीं करेगी जब तक वह फीनिक्स टाइप स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब नहीं कर लेती। क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगी? जी वुमिंग ने चुपचाप से हिलाया और शुई बिंगर ये देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन अंदर ही अंदर वह बहुत शिकायत कर रही थी। बड़े भाई जी को गुस्सा करना बहुत पसंद है। इस बीच लिशियान्यू और डीन शुई, जो परछाई से यह नजारा देख रहे थे, एक दूसरे को देखते रहे और फिर उनके पीछे-पीछे चले गए। बड़े भाई, क्या आप जो कर रहे हैं वह सच में ठीक है? पिछले 3 महीनों से लिशियान्यू डीन शुई की बातें सुन रहा था, जिससे जी वुमिंग और शुई बिंगर एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे और एक दूसरे के लिए फीलिंग्स डेवलप कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि जी वुमिंग उनके शुई परिवार में शामिल हो जाएगा, लेकिन शुई परिवार इनडायरेक्टली इस जवान आदमी को पा सकता था। लोगों के बारे में मेरा जजमेंट हमेशा सही रहा है। लिटिल जी के पास कई आइडिया हैं और उनके तरीके काफी बोल्ड हैं। भले ही उनकी इनेट सोल पावर सिर्फ लेवल 3 थी, लेकिन सिर्फ 4 या 5 साल में उनकी सोल पावर पहले ही स्पिरिट ग्रैंड मास्टर लेवल तक पहुंच गई है। डीन शुई ने यह आइडिया तभी सोच लिया था जब उन्होंने पहले लेटर लिखा था। कॉन्टिनेंट पर 1000 साल के दूसरे स्पिरिट रिंग वाले कितने स्पिरिट मास्टर हो सकते हैं? और वह इतिहास में पहले होंगे। भले ही बाद में उनका टैलेंट काफी न रहा हो, लेकिन उनकी पूरी ताकत कितनी कम हो सकती है? बिंगर और लिटिल मिंग स्वर्ग में बनी जोड़ी हैं, लेकिन बिंगर 20 स्पिरिट मास्टर के लिए सबसे ज्यादा सही है। लिशियानी की हिचकिचाहट के बारे में डीन शुई ने सीधे तौर पर उसे गलत साबित करने से पहले बस एक पल सोचा। हालांकि यह कहा गया था कि 2 20 स्पिरिट मास्टर्स की जोड़ी उनके वंशजों के लिए एक 20 स्पिरिट या एक शक्तिशाली म्यूटेटेड 20 स्पिरिट को जगाने के लिए फायदेमंद होगी, ये कोई समस्या नहीं थी। भविष्य कौन बता सकता था? और अब जी वुमिंग को अपनाने का मौका बहुत कम मिलता था। इस पर डीन शुई ने दबंगई से जवाब दिया, बहन जुबान, अगर उन जिद्दी कबीले के बुजुर्गों को कोई एतराज है तो उन्हें मेरे पास आने दो। क्या मैं उनसे डरता हूं? ये बहुत बढ़िया है। बिग ब्रदर के बिंगर को सपोर्ट करने से उन कबीले के बड़े लोग ज्यादा गुस्ताखी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। तुम कल हमारे साथ वापस क्यों नहीं आते? 25 रहस्यमयी आत्मा जानवर शिकार अभियान। कुछ सोच विचार के बाद डीन शुई ने लिजियान्यू के साथ अपने परिवार के पास लौटने का फैसला किया। आखिरकार बिंगर को जो स्पिरिट रिंग चाहिए थी वह बहुत जरूरी थी और इस प्रोसेस में कोई गलती बर्दाश्त नहीं की जा सकती थी। ठीक है, कहीं ऐसा न हो कि मेरे न होने की वजह से कुछ लोग बहुत ज्यादा घमंडी हो जाएं। मुझे वापस आए हुए 5 या 6 साल हो गए हैं, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ वापस चलूंगा। अगले दिन वोडेफेक ग्रैंड होटल के बाहर एक शानदार ढंग से सजी हुई गाड़ी के पास, लिटिल जी, क्या तुम सच में हमारे साथ नहीं आ रही हो? मैं तुम्हारे लिए हेवन वाटर एडवांस एकेडमी में पढ़ाई का इंतजाम कर सकता हूं। हालांकि हेवन वाटर एकेडमी सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स को ही रिक्रूट करती है, लेकिन मेरा शुई परिवार आखिरकार हेवन वाटर एकेडमी में एक इन्वेस्टर है। डीन शुई ने पहले ही जी वुमिंग से उनके इरादे पूछ लिए थे, लेकिन उन्होंने आज फिर से पूछा, नहीं, मैं वास्ट सिटी में काफी अच्छा कर रहा हूं। इसके अलावा जब तुम बिंगर को स्पिरिट रिंग दिलाने में मदद कर रहे हो तो मैं ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा और शायद बोझ भी बन जाऊंगा। जहां तक एडवांस स्पिरिट मास्टर एकेडमी की बात है, मुझे लगता है कि मैं अभी नहीं जाऊंगा। मैं अभी नहीं जाना चाहता। जी वुमिंग ने डीन शुई की तरफ देखा और अपना पिछला बहाना दोहराया। वह भी सिर्फ स्पिरिट ग्रैंड मास्टर लेवल पर था और अंदर जाना बेशक बहुत खतरनाक होगा। इसके अलावा टैंग सेंग को इमोर्टल प्लांट मिलने में अभी भी समय था, इसलिए वह कॉन्टिनेंट की यात्रा करने से पहले लेवल 30 तक पूरी तरह से कल्टीवेट कर सकता था। ठीक है, अगर आपके कोई सवाल हैं तो लिटिल लू आपके लिए उनका जवाब दे सकता है। डीन शुई गाड़ी की ड्राइवर सीट पर बैठ गए और शुई बिंगर, जो गाड़ी के अंदर थी, ने जल्दी से अपना सिर बाहर निकाला और जैसे ही वे निकलने वाले थे, कहा, बड़े भाई जी, आपको मुझे अक्सर लिखना चाहिए। जब आप स्पिरिट एल्डर बन जाएं तो त्यान शुई शहर में मुझसे मिलने आना याद रखना। हमारा वादा मत भूलना। मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा, मैं जरूर जाऊंगा। जैसे-जैसे गाड़ी धीरे-धीरे दूर होती गई, दोनों की आवाजें धीमी होती गईं। इस समय गाड़ी में बैठे लिशियान्यू ने शुई बिंगर को खींचकर स्थिर बैठाया और उसे डांटा, बिंगर, लिटिल जी पहले से ही एक स्पिरिट ग्रैंड मास्टर है। अगर तुम मुझसे बहुत पीछे नहीं रहना चाहते तो तुम्हें शांत रहना होगा और अपनी सोल पावर को मेहनत से बढ़ाना होगा और जल्द से जल्द लेवल 19 की रुकावट को पार करने की कोशिश करनी होगी। तभी जब तुम दोबारा मिलोगी तुम उसे हरा पाओगी और उसे हम आइस फैमिली की औरतों की ताकत दिखा पाओगी। आइस फैमिली की औरतों को आत्मनिर्भर होना चाहिए। हालांकि लिशियान्यू जानती थी कि जी वुमिंग की अंदरूनी सोल पावर कम थी और उसकी कल्टीवेशन स्पीड पक्का शुई बिंगर के बराबर नहीं होगी, फिर भी उसने शुई बिंगर की कल्टीवेशन को मोटिवेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। छोटी आंटी, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। हालांकि उसने कभी जी वुमिंग के खिलाफ लड़ाई नहीं की थी, लेकिन उसकी छोटी आंटी सही थी। खुद मजबूत होकर ही वह शुई परिवार में अपनी बात रख सकती थी और अपनी खुशी खुद पा सकती थी। इसके अलावा बड़े भाई जी को निश्चित रूप से शक्तिहीन, फूलदान जैसी महिलाएं पसंद नहीं है। 1.5 साल बाद जैसे ही उसके शरीर से थोड़ा ज्यादा सोल पावर का उतार चढ़ाव बाहर की ओर फैला, जी वुमिंग, जो लगभग 3 महीने से लेवल 29 की रुकावट पर फंसा हुआ था, आखिरकार लेवल 30 की सोल पावर की रुकावट को तोड़कर बाहर निकल गया। वह केबिन से बाहर निकला, सामने गहरे नीले समुद्र को देखा जिसके पीछे सफेद लहरें उठ रही थी और उसने अपने शरीर को तान लिया। नमस्ते श्रीमान जी। मान ले जा रहे कई नाविकों ने जी वुमिंग का उत्साह से स्वागत किया, क्योंकि जब से जी वुमिंग उनके बेड़े में शामिल हुए थे उन्होंने कई बार क्रू मेंबर्स की जान बचाई थी। ठीक 1 साल पहले जब वह पहली बार फ्लीट में शामिल हुआ तो उन्हें समुद्री डाकुओं का एक झुंड मिला जो सामान ले जाते समय उनके नेविगेशन रूट पर जहाजों को हाईजैक कर रहे थे। समुद्री डाकुओं का लीडर एक ताकतवर स्पिरिट एल्डर भी था, लेकिन इससे पहले कि वे 3 सेकंड के लिए भी घमंडी हो पाते, वे जी वुमिंग के सोल टूल के नीचे मर गए। इससे न सिर्फ पूरे जहाज का सामान और अनगिनत क्रू मेंबर्स की जान बच गई, बल्कि दूसरे समुद्री लुटेरे भी उनके बेड़े पर लालच करने से बच गए। इस वजह से उनके बेड़े, जो कि हाई फैमिली थी, के मुनाफे में 2 से 3 हिस्से की बढ़ोतरी हुई। जैसे ही कैप्टन के केबिन का दरवाजा खोला गया, जी वुमिंग अंदर आए। एक आंख वाला आदमी खुशी से खड़ा हुआ और बोला, भाई वुमिंग, आओ आओ आओ, मुझे डिटेल में बताओ कि जीतने के लिए शतरंज का ये खेल कैसे खेलना चाहिए। मैं पहले ही अपने फर्स्ट मैच से 3 गेम हार चुका हूं। कैप्टन, इस सफर में मेरे पास जरूरी काम है और मुझे डर है कि मैं आप सबके साथ आगे नहीं जा पाऊंगा। स्पिरिट एल्डर लेवल के कैप्टन होने के नाते उन्हें जी वुमिंग के अचानक इस्तीफे के बारे में स्वाभाविक रूप से कुछ एहसास हुआ। ठीक है भाई वुमिंग, आप कहां जाने का प्लान बना रहे हैं? जी वुमिंग ने नेविगेशन मैप की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं कुछ समय के लिए इस छोटे से आइलैंड पर खेती करने का प्लान बना रहा हूं। आपको बस मुझे सबसे पास वाली शिपिंग लेन पर छोड़ देना है, वह वैसे भी आपके रास्ते में ही है। ठीक है, लेकिन पहले आपको मुझे शतरंज का ये खेल खेलना सिखाना होगा। कैप्टन जी वुमिंग के मामलों के बारे में ज्यादा सवाल नहीं पूछते थे। अभी उन्हें सबसे ज्यादा शतरंज के इस खेल की फिक्र थी। बोरिंग समुद्री ट्रांसपोर्ट के दौरान ऐसी ज्यादा चीजें नहीं थी जो बोरियत दूर कर सकें। जब पूरा बेड़ा फ्लोइंग क्लाउड सी डोमेन में चला गया तो जी वुमिंग ने बताया अनुसार एक छोटी लकड़ी की नाव ली और अपनी टारगेट डेस्टिनेशन की ओर चल पड़ा।
लेकिन जैसे ही जी वुमिंग ने कुछ ही बार नाव चलाई थी और बड़ा जहाज अभी उससे ज्यादा दूर नहीं गया था, कई सौ मीटर दूर समुद्र की सतह पर जोरदार छींटे पड़ने लगे। कैप्टन ने अपना मोनोकुलर टेलीस्कोप निकाला और हंगामे की जगह की तरफ देखा। उसने देखा कि एक मछली जो जख्मों से भरी हुई थी, उसका 10,000 साल पुराना स्पिरिट बीस्ट एक ब्लैक जैड ऑक्टोपस लगातार पीछा कर रहा था। उसने नीचे जी वुमिंग को जोर से चिल्लाकर कहा, भाई वुमिंग, आगे एक 10,000 साल का स्पिरिट बीस्ट एक ब्लैक जैड ऑक्टोपस शिकार कर रहा है। हम सीधे उनसे टकरा सकते हैं। जल्दी से जहाज पर चढ़ो ताकि हम निकल सकें। कैप्टन ने नेविगेशन रूट के हिसाब से अलग-अलग 10,000 साल पुराने स्पिरिट बीस्ट के इलाकों से सावधानी से बचा था। आमतौर पर फ्लीट और स्पिरिट बीस्ट शांति से साथ रहते थे। किसने सोचा होगा कि आज एक 10,000 साल पुराना स्पिरिट बीस्ट सीधे शिकार के लिए अपना इलाका छोड़ देगा। पोर्ट करना मुश्किल है, जल्दी। स्पिरिट बीस्ट को और करीब आते देख कैप्टन का आग्रह और भी बेचैन हो गया। लेकिन अगले ही पल 100 पैरों वाला कीड़ा सीधे काले गहरे समुद्र से निकला, जिससे एक बड़ी लहर उठी जिसने पूरे बड़े जहाज को पूरी तरह से पलट दिया। जो नाविक केबिन से बाहर नहीं निकल सके, वे बहुत सारे सामान के साथ समुद्र की गहराई में दब गए और व्यापारी जहाज डूब गया। कुछ ही लोग व्यापारी जहाज की लकड़ी के बिखरे हुए टुकड़ों से चिपके हुए बच गए, लेकिन उनकी हालत भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। वे समुद्र की लहरों और लहरों में बह गए। इस समय जी वुमिंग ने देखा कि स्पिरिट बीस्ट उसके आगे और पीछे दोनों तरफ से हमला कर रहे हैं। उसने तुरंत छोटी लकड़ी की नाव छोड़ दी, सोल पावर को अपने पैरों पर लगाया और बेचैनी से समुद्र की सतह पर अपनी बाईं ओर उस दिशा में भागा जहां कोई स्पिरिट बीस्ट नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर कोई ट्रैकर लगा हो और उसे शिकार समझा जा रहा हो। खून से लथपथ स्पिरिट बीस्ट ने तुरंत भागने की दिशा बदल दी और जी वुमिंग के पीछे पीछे चल पड़ा। क्या ये स्पिरिट बीस्ट जो मारा जाने वाला है, मुझे अपने साथ नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है? ये कुत्ते के प्लास्टर जैसा है जिसे चुराना नामुमकिन है, सच में परेशान करने वाला है। अगर समुद्र बहुत गहरा ना होता तो जी वुमिंग इस 10,000 साल के स्पिरिट बीस्ट के शिकार से बचने के लिए बहुत पहले ही समुद्र के नीचे कोरल रीफ में कूद गए होते। जैसे जैसे जी वुमिंग आगे भागे, उनके आसपास जमा हुए 10,000 साल के स्पिरिट बीस्ट भी धीरे-धीरे बढ़ते गए। उन्हें गिनने पर पता चला कि उनकी संख्या लगभग 1 दर्जन थी और यह संख्या बढ़ती ही जा रही थी। यह एक ऐसा नजारा था जिसने उन्हें पहले कभी नहीं देखा गया डर से भर दिया। क्या हो रहा है? इतने सारे 10,000 साल के स्पिरिट बीस्ट एक साथ कैसे आ सकते हैं? ये जानना जरूरी है कि हर 10,000 साल में स्पिरिट बीस्ट का अपना इलाका होता है। इतने सारे 10,000 साल के स्पिरिट बीस्ट का एक ही जगह पर इकट्ठा होना बिल्कुल नामुमकिन है। तो फिर सिर्फ एक ही संभावना है, स्पिरिट बीस्ट का शिकार होना और भाग जाना निश्चित रूप से आसान नहीं है। 26 बलिदान, मृत्यु से बचना। और हाँ, जब जी वुमिंग बेताब होकर आगे भागे तो उन्होंने थोड़ा पीछे मुड़कर देखा। झुंड जिस स्पिरिट बीस्ट का शिकार कर रहा था वह जख्मों से भरा हुआ था और उसके शरीर से बार-बार खून बह रहा था। उसका सिर ड्रैगन का और शरीर मछली का था और वह नीले इलेक्ट्रिकल कट से घिरा हुआ था। क्या यह मछली ड्रैगन जानवर हो सकता है? लेकिन जी वुमिंग ने एक पल सोचा और भौहें चढ़ाईं। उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। फिश ड्रैगन बीस्ट जैसा टॉप टियर स्पिरिट बीस्ट म्यूटेशन पैदा नहीं कर सकता था और यह जगह 9 स्टार सी से बहुत दूर थी। भले ही फिश ड्रैगन बीस्ट प्रजाति लगभग खत्म हो गई थी, लेकिन यह निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं थी जिसका सामना वह करेगा। उसी समय घायल थंडर ड्रैगन फिश पर अचानक नीचे से एक 10,000 ईयर स्पिरिट बीस्ट ने हमला कर दिया। भागती हुई थंडर ड्रैगन फिश सीधे समुद्र से बाहर आ गिरी और उसके पेट में मछलियों की कई हड्डियां टूट गईं। गोहो, उसने एक अजीब सी चीख मारी, फिर उसकी आंखें लाल हो गईं जब उसने चारों तरफ से आ रहे कई 10,000 साल के स्पिरिट बीस्ट को देखा। उसके चारों ओर की हल्की बिजली की धाराएं तुरंत चमकने लगी, जो धीरे-धीरे हिंसक होती गईं। इस बीच दो जबरदस्त काटने वाली शार्क ने अपनी पूंछ हिलाई, जिससे पानी की दो बहुत ताकतवर धारें उसकी तरफ चलीं। उसके शरीर के चारों ओर बिजली चमकी। पानी के बहाव का इस्तेमाल करके उसकी सबसे मजबूत चाल की ताकत कई गुना बढ़ गई, जिससे 5 या 600 मीटर तक फैला एक बहुत बड़ा बिजली का जाल बन गया। पानी के ब्लेड के हमले तेज कट की वजह से तुरंत रुक गए। दो फियर्स बाइटिंग शार्क जो समय पर बच नहीं पाए, उनकी खोपड़ी बिजली से छिद गई और वे पानी में पेट के बल तैरते हुए मर गए। ये देखकर दूसरे 10,000 साल के स्पिरिट बीस्ट धीमे हो गए। उनकी नजर में थंडर ड्रैगन फिश का हुनर बस उसका आखिरी संघर्ष था। जी वुमिंग थंडर ड्रैगन फिश से 300 मीटर से भी कम दूरी पर था। बिजली के जाल में फंसने से बचने के लिए उसने तुरंत अपनी पहली और दूसरी स्पिरिट एबिलिटी एक्टिवेट कर दी। बढ़ी हुई स्पीड, डिफेंस और अपने नेचुरल लाइटनिंग रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करके उसने तेजी से बिखरे हुए खतरनाक लाइटनिंग अटैक को चकमा दिया। लेकिन जैसे ही उसने कई बिजली के हमलों को चकमा दिया, जी वुमिंग को लगा जैसे वह किसी ताकत से बंधा हुआ है और हिल नहीं सकता। थंडर ड्रैगन फिश की स्किल धीरे-धीरे खत्म हो गई। इससे पहले कि दूसरे 10,000 साल के स्पिरिट बीस्ट उस पर दोबारा हमला कर पाते, वह तेजी से जी वुमिंग की तरफ तैरा और उछल पड़ा। जी वुमिंग के चारों ओर काली रोशनी फैल गई और एक बहुत शक्तिशाली सोल पावर फ्लक्चुएशन ने झपट रहे स्पिरिट बीस्ट को दूर धकेल दिया। जी वुमिंग हवा में तैर रहे थे जबकि थंडर ड्रैगन मछली उनके चारों ओर ऊपर की ओर घूम रही थी। यह क्या करना चाहता है? इससे पहले कि जी वुमिंग कुछ कर पाते, उनके दाहिने हाथ में ब्लड थंडर बॉल स्पीयर मार्शल सोल अपने आप उनके सामने तैरने लगी। थंडर ड्रैगन फिश का पूरा शरीर फट गया और शुद्ध एनर्जी की अनगिनत धाराओं में बदल गया जो ब्लड थंडर बैटल स्पीयर और जी वुमिंग के शरीर में बहने लगी। ब्लड थंडर बैटल स्पीयर के चारों ओर ब्लड थंडर और ब्लड मिस्ट और भी ज्यादा हिंसक और घना हो गया। तभी जी वुमिंग उसमें से बाहर निकला, उसका चेहरा शॉक से भर गया। धिक्कार है, यह एक स्पिरिट बीस्ट सैक्रिफाइस है। लेकिन एक पल में जी वुमिंग का चेहरा चिंता से भर गया। हालांकि यह स्पिरिट बीस्ट उसके लिए एकदम सही था, लेकिन ये 13,000 साल पुराना था। ओवर लिमिट एब्जॉर्प्शन के बाद भी उसकी तीसरी स्पिरिट रिंग ज्यादा से ज्यादा 5 या 6,000 साल ही झेल सकती थी। स्पिरिट बीस्ट सैक्रिफाइस जैसे कम मिलने वाले मौके पर भी उसकी अभी की फिजिकल ताकत उसे कभी झेल नहीं पाएगी। अगर उसने सैक्रिफाइस में जबरदस्ती रुकावट डाली तो उसकी स्पिरिचुअल चेतना को बहुत नुकसान होगा और वह बेवकूफ बन सकता है या बुरी हालत में मर भी सकता है। उनके शरीर में आ रही शुद्ध एनर्जी हिंसक नहीं थी, बल्कि इसने जी वुमिंग के शरीर को बहुत धीरे से, लगभग बिना किसी डर के बदल दिया। बलिदान जारी रहा और एक काली आत्मा की अंगूठी धीरे-धीरे प्रकट हुई, जो आखिरकार जी वुमिंग के सिर पर आकर टिक गई। वह तुरंत अपनी चेतना के आध्यात्मिक सागर में खींच गया, जहां थंडर ड्रैगन फिश का एक भूत उसके सामने प्रकट हुआ। उसने बिना किसी आत्मा के झटके के उसके चारों ओर चक्कर लगाया। हालांकि थंडर ड्रैगन फिश की उम्र 1 लाख साल भी नहीं हुई थी और वह बोल नहीं सकती थी, फिर भी वह अपनी चेतना के आध्यात्मिक सागर में यादों के प्रतिबिंबों से कुछ जानकारी सीख सकती थी। ये थंडर ड्रैगन फिश असल में फिश ड्रैगन बीस्ट कबीले का हिस्सा थी, या यूं कहें कि यह एक फिश ड्रैगन स्पिरिट बीस्ट की तरफ बढ़ रही थी। यह असल में 1000 साल पुरानी थंडर ईल थी जिसने गलती से एक फिश ड्रैगन बीस्ट के कंकाल से ड्रैगन मैरो खा लिया था और सैकड़ों साल की साधना के बाद इसका ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हुआ। अचानक इसने कई 10,000 साल के स्पिरिट बीस्ट का पीछा करना और उन पर नजर रखना शुरू कर दिया था। हर कुछ सालों में वे इसका तथाकथित थंडर ड्रैगन ब्लड सोख लेते थे और इसका मांस खा जाते थे। हाल ही में समुद्र में कई स्पिरिट बीस्ट ने दंगा किया था और आखिरकार वह भागने में कामयाब हो गया था। ये देखकर जी वुमिंग ने अपनी चेतना के आध्यात्मिक समुद्र में उड़ती थंडर ड्रैगन फिश आत्मा को देखा और मुस्कुराया। हाँ, कोई हैरानी नहीं कि इसने मुझ जैसे अजनबी के लिए खुद को कुर्बान करने की पहल की। शायद मुझे भी एक स्पिरिट सोल बनाने का मौका मिल जाए। लेकिन अगले ही सेकंड में ब्लड थंडर बैटल स्पीयर ने अपनी ताकत दिखाई। अचानक एक गहरा लाल भंवर दिखाई दिया और जी वुमिंग की चेतना के आध्यात्मिक समुद्र में एक जोरदार खिंचाव हुआ। हालांकि जी वुमिंग को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। गोहो, थंडर ड्रैगन फिश की आत्मा ने दर्द से एक और चीख मारी और जी वुमिंग के आत्मा रूप पर हमला किया। जी वुमिंग ने तुरंत बचाव का रुख अपनाया, लेकिन संपर्क से ठीक पहले आत्मा युद्ध के भाले में समा गई और पूरी तरह नष्ट हो गई। मेरी आत्मा सचमुच दबंग है। हवा में तैरते हुए जी वुमिंग ने धीरे से अपनी आंखें खोली। एक पीली, एक बैंगनी और एक काली स्पिरिट रिंग एक के बाद एक उसके पैरों के नीचे दिखाई दी। उसका ऑरा डरावना था। नीचे 20 से ज्यादा 10,000 ईयर स्पिरिट बीस्ट सतह पर तैर रहे थे। उनके सिर खुले हुए थे और वे उस इंसान को गुस्से से घूर रहे थे जिसने उनका इनाम रोक लिया था। मैं असल में इसके बारे में भूल गया था। नीचे जानवरों को देखकर जी वुमिंग को रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई और उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। इस बलि देने वाली थंडर ड्रैगन मछली ने मुझे बर्बाद कर दिया है। उन्होंने अभी तक हमला नहीं किया था क्योंकि बलिदान पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था, नहीं तो उसे खा लिया जाता। सोचते हुए कि क्या करें, उन्होंने अपनी पीठ पर खुजली महसूस की और जल्दी से अपनी सोल पावर को अपने सिर पर लगाया। उनके सिर पर एक नीला ताज बन गया। एक बाहरी स्पिरिट बोन, जी वुमिंग ने सपाट स्वर में कहा। उसे स्पिरिट बोन होने पर कोई हैरानी नहीं हुई, भले ही वह बाहरी हो, लेकिन इसे उसे उड़ने के लिए पंख क्यों नहीं मिले। एक स्पिरिट बोन जो उसकी मौजूदगी को पूरी तरह छिपा सकती, वह भी बेहतर होती। हालांकि उसके पास एक स्पिरिट टूल था जो उसकी मौजूदगी को छिपा सकता था, लेकिन उसका मेन हिस्सा सिर्फ 100 साल की स्पिरिट बोन थी। 10,000 साल के स्पिरिट बीस्ट के सामने इसका असर कम था। जैसे ही बलिदान खत्म हुआ, जी वुमिंग और भी ज्यादा घबरा गया। भागो, भागो, जितना हो सके भागो। अगर पास में कोई आइलैंड हो तो और भी अच्छा होगा। पूरी सोल पावर के साथ जी वुमिंग ने अपना स्टेल्थ स्पिरिट टूल एक्टिवेट किया और तेजी से सोल पावर को उस दिशा में घुमाया जहां कम 10,000 ईयर स्पिरिट बीस्ट थे। 27 मुझे नहीं पता, शायद वह एक मुश्किल जिंदगी जीने वाला इंसान है। 20 से ज्यादा 10,000 साल के स्पिरिट बीस्ट जो काफी समय से पास में इंतजार कर रहे थे, उन्होंने जी वुमिंग को अपने चंगुल से भागने नहीं दिया। जी वुमिंग के सबसे पास मौजूद कई 10,000 साल के स्पिरिट बीस्ट उसे मारने के लिए तेजी से आगे बढ़े।
इस समय 10,000 साल के स्पिरिट बीस्ट अब जी वुमिंग के साथ वैसा बर्ताव नहीं करेंगे जैसा उन्होंने थंडर ड्रैगन फिश के साथ किया था। अब वे बस उस इंसान को जल्दी से मारकर खाना चाहते थे जिसने थंडर ड्रैगन फिश की बलि दी थी। अनगिनत ब्लड ब्लेड्स, वाटर ब्लेड्स और पावरफुल सोनिक अटैक्स जी वुमिंग की ओर बढ़े। तीसरी आत्मा क्षमता रक्त थंडर 3000 में परिवर्तित हो रहा है। एक पल में जो आसमान पहले साफ था वह अचानक खून के रंग के बादलों से ढक गया। आसमान में खून के रंग की कई बिजली एक के बाद एक ब्लड थंडर स्पीयर में बदल गई। क्योंकि जी वुमिंग को अभी भी अपने शरीर में सोल पावर बचाकर रखने की जरूरत थी, इसलिए उसने जो ब्लड थंडर स्पीयर्स बनाए उनकी संख्या 3000 से कम थी, फिर भी वे 5 या 600 थे। अनगिनत ब्लड थंडर स्पीयर्स हिंसक तीरों की तरह नीचे मौजूद कई 10,000 साल के स्पिरिट बीस्ट की ओर गिरे। ब्लड थंडर स्पीयर्स की बारिश 100 मीटर से ज्यादा दूर तक फैली। सबसे आगे कई 10,000 ईयर स्पिरिट बीस्ट ने अपनी सबसे मजबूत स्किल्स दिखाई और एक के बाद एक ब्लड थंडर स्पीयर्स को गिरा दिया। जो ब्लड थंडर स्पीयर्स पानी में गिरे वे सीधे 25 मीटर के छोटे ब्लड थंडर रेडिएशन जोन में बदल गए। कोई भी 1000 या 100 साल पुराने स्पिरिट बीस्ट जो ब्लड थंडर रेडिएशन जोन के संपर्क में आए वे या तो बेहोश हो गए या उनके शरीर थंडर की तेज ताकत से चकनाचूर हो गए और मारे गए। लेकिन क्योंकि ये 10,000 साल की तीसरी स्पिरिट एबिलिटी थी जिसे पहली स्पिरिट एबिलिटी की मदद से मिलाया गया था, इसलिए कमजोर डिफेंस वाले 10,000 साल के स्पिरिट बीस्ट को ब्लड थंडर बैटल स्पीयर से सीधे छेद दिया गया और घायल कर दिया गया और उनके शरीर के अंदर हर जगह तेज थंडर एनर्जी फैल गई। कई घायल 10,000 ईयर स्पिरिट बीस्ट को अपना पीछा धीमा करना पड़ा। जब उनके घावों से खून रिसने लगा तो उनके पीछे लगभग 10,000 ईयर स्पिरिट बीस्ट और साथ ही 300 मीटर दूर मौजूद 1000 ईयर सोल बीस्ट ने झुंड बनाकर हमला कर दिया और खून से लथपथ स्पिरिट बीस्ट को खा गए। एक अच्छा अवसर जी वुमिंग ने पीछे 10,000 साल के स्पिरिट बीस्ट को आपस में लड़ते देखा तो वह तेजी से आगे की ओर भाग गया। लेकिन 1 मिनट से भी कम समय में उसके पीछे स्पिरिट बीस्ट का अंदरूनी संघर्ष खत्म हो गया था। 10,000 साल के स्पिरिट बीस्ट अभी भी जी वुमिंग का करीब से पीछा कर रहे थे, लगातार पानी की धारें छोड़ रहे थे और पानी से बाहर कूद रहे थे, उसे पूरा निगलने की कोशिश कर रहे थे। ठीक इसी समय 400 मीटर दूर से और 1000 साल के सोल बीस्ट और 10,000 साल के स्पिरिट बीस्ट उसकी तरफ बढ़ रहे थे। फिर से क्या वे मुझे जीने भी देंगे? जी वुमिंग को और भी ज्यादा निराशा हुई। उसने तुरंत अपनी दूसरी स्पिरिट एबिलिटी एक्टिवेट की और हमले के दूसरे और तीसरे स्टेज का इस्तेमाल करके तेजी से लहरों को पार किया। इस समय अपनी स्पिरिट एबिलिटीज खासकर तीसरी स्पिरिट एबिलिटी का लगातार इस्तेमाल करने के बाद जी वुमिंग के शरीर में सोल पावर तेजी से खत्म हो रही थी और 1/3 से भी कम बची थी। अचानक एक भयंकर काटने वाली शार्क जी वुमिंग के ठीक नीचे से निकली और अपना खूनी मुंह खोलकर उसे एक ही बार में कुचलकर निगलने की कोशिश की। जी वुमिंग ने तुरंत रिएक्ट किया। पानी के मोमेंटम और अपनी अंदर की सोल पावर का इस्तेमाल करके वह हवा में ऊंची छलांग लगाई और फियर्स बाइटिंग शार्क के हमले से बाल-बाल बच गया। उसने उसके पिछले हिस्से के पंख को मजबूती से पकड़ लिया और अपने दाहिने हाथ को अपनी स्पिरिट गाइड रिंग से काटकर उसका अपना खून ब्लड थंडर बैटल स्पीयर में मिल गया। उसने अपने दाहिने हाथ में ब्लड थंडर बैटल स्पीयर उठाने की कोशिश की और जब 10,000 ईयर स्पिरिट बीस्ट तेजी से आगे बढ़ा तो समुद्र के पानी के दबाव में उसने उसे फियर्स बाइटिंग शार्क की स्किन में घुसा दिया। गर्जन भयंकर काटने वाली शार्क जो तेजी से आ रही थी और जी वुमिंग को गिराने की कोशिश कर रही थी, उसने कई बार चीखें निकाली। उसकी लड़ाई और उसकी पूंछ का हिलना और भी ज्यादा हिंसक हो गया। हा मैं जी वुमिंग यहाँ मरने के लिए नहीं बना हूँ। जी वुमिंग खुशी से पागल हो गया। पानी के दबाव से हुए नुकसान को सहने के लिए उसने अपने दाहिने हाथ से और ताकत लगाई और ब्लड थंडर बैटल स्पीयर को कुछ इंच और अंदर डाल दिया। बहुत सारा बीस्ट ब्लड बहुत तेजी से ब्लड थंडर बैटल स्पीयर में भर रहा था जो सोल पावर में बदलकर जी वुमिंग को फिर से भर रहा था। हालांकि सोल पावर कन्वर्जन इफेक्ट थोड़ा ही बड़ा था, लेकिन अच्छी बात ये थी कि वह एक 10,000 ईयर स्पिरिट बीस्ट से एब्जॉर्ब कर रहा था। जैसे ही जी वुमिंग के शरीर में सोल पावर आधी हो गई, उसके पैरों के नीचे भयंकर काटने वाले शार्क का संघर्ष धीमा हो गया और सिर्फ थोड़ा मांस और खून के साथ एक खोल रह गया। उसने ब्लड थंडर बैटल स्पीयर निकाला और किक मारी। फियर्स बाइटिंग शार्क हवा में एक फटे हुए टुकड़े की तरह गहरे समुद्र में गिर गया। फिर जैसे ही दूसरे स्पिरिट बीस्ट पास आ रहे थे, जी वुमिंग पानी से बाहर कूद गया। तीसरी आत्मा क्षमता रक्त थंडर 3000 में परिवर्तित हो रहा है। जी वुमिंग ने एक बार फिर अपनी 10,000 साल पुरानी तीसरी स्पिरिट एबिलिटी का इस्तेमाल किया जिसमें बहुत ज्यादा सोल पावर खर्च हुई। इस स्पिरिट एबिलिटी की मदद से वह लगातार उस दिशा में आगे बढ़ा जहां स्पिरिट बीस्ट कम थे। कई समुद्री आत्मा जानवर तुरंत जी वुमिंग पर झपटे। लानत है, ये ठीक है अगर 10,000 साल के आत्मिक जानवर मेरा पीछा कर रहे हैं, लेकिन 1,000 साल का आत्मिक जानवर भी मुझे मारने आ रहा है। जी वुमिंग ने 1000 साल के सोल बीस्ट को देखा जो हमला करने के लिए पानी से बाहर कूद रहा था। सही मौके का फायदा उठाते हुए उसने तुरंत अपनी दूसरी स्पिरिट एबिलिटी एक्टिवेट की, उसे जबरदस्ती मार डाला और फिर जल्दी से उसका एसेंस ब्लड चूस कर अपनी खत्म हुई सोल पावर को फिर से भर लिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, जी वुमिंग को पता नहीं चला कि वह कब से भाग रहा था या उसने कितने समुद्री इलाके पार किए थे। उसे बस इतना पता था कि उसके पीछे 1000 साल के सोल बीस्ट और 10,000 साल के स्पिरिट बीस्ट धीरे-धीरे बढ़ रहे थे और उसके हर कदम पर उसका पीछा कर रहे थे। मुझे उम्मीद है कि कोई 100,000 साल का स्पिरिट बीस्ट जिद्दी सी स्पिरिट बीस्ट को डराने के लिए आएगा। इस तरह मुझे सिर्फ 100,000 साल के स्पिरिट बीस्ट से निपटना होगा। उसकी सोच तो सुंदर थी, लेकिन असलियत बेरहम थी। अगर कोई 100,000 साल का स्पिरिट बीस्ट सच में आ गया तो उसके पीछे के 2 या 300 10,000 साल के स्पिरिट बीस्ट जरूर रुक जाएंगे, लेकिन वह खुद कभी भी 100,000 साल के स्पिरिट बीस्ट के सामने जिंदा नहीं रह पाएगा। लंबे समय तक स्पिरिट एबिलिटीज के लगातार इस्तेमाल और शरीर से खून की कमी के कारण जी वुमिंग बहुत पीला पड़ गया था, शारीरिक और मानसिक रूप से थक गया था और उसका शरीर बहुत ज्यादा फैल गया था। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे सचमुच यही दफनाया जाएगा? धीरे-धीरे उसका दिमाग चकराने लगा और एक धड़ के साथ वह समुद्र के पानी में गिर गया। 10,000 साल के स्पिरिट बीस्ट जो बिना किसी फायदे के लंबे समय से उसका पीछा कर रहे थे, उन्होंने देखा कि नफरत करने वाला इंसान आखिरकार अपनी हद पर पहुंच गया है। पागलों के झुंड की तरह वे सब पानी के अंदर जी वुमिंग की ओर झपटे। लेकिन उसी समय एक सिल्वर स्वॉर्ड ने जी वुमिंग के सबसे पास मौजूद 10,000 साल के स्पिरिट बीस्ट को सीधे आधा काट दिया। सादे जानवरों की खाल पहने 2 लंबे आदमी पानी में कूदे और उसे बचाया। गांव के मुखिया, इस बाहरी आदमी के कपड़े लगभग स्टीवर्ट चेन जैसे ही हैं। क्या वह स्पिरिट हॉल का जासूस हो सकता है? जैसे ही वह आदमी जी वुमिंग को बांस की नाव पर लाया, उसने शक से पूछा। मुझे पक्का नहीं पता, शायद वह बस एक बदनसीब इंसान है। गांव के मुखिया ने शियाओली को जवाब दिया, फिर अपने सामने और चारों ओर बड़ी संख्या में 10,000 साल के स्पिरिट बीस्ट को देखा। दियाओ फांगजी, सिल्वर स्वॉर्ड सीधे आगे समुद्र के पानी की ओर बढ़ी। सैकड़ों मीटर गहरा समुद्र तलवार की कीवी से 2 हिस्सों में बंट गया, जिससे समुद्र तल पर चट्टानें भी साफ दिखाई देने लगी। सीधे रास्ते में आने वाले कई 10,000 साल के स्पिरिट बीस्ट 2 हिस्सों में बंट गए। हवा और समुद्र के पानी में खून की धुंध भर गई। 2 सेकंड से भी कम समय में समुद्र में रास्ता फिर से बंद हो गया। वो स्पिरिट बीस्ट जो आधे में कटे हुए हैं, वे सब बढ़िया खाना है। शियाओली, तुम लोग जल्दी करो और यह सारा मीट वापस ले आओ। गांव के बच्चे इतना सारा मीट देखकर बहुत खुश होंगे। ठीक है, ग्राम मुखिया। जियाओली ने तुरंत 4 मजबूत नौजवानों को मांस वापस लाने के लिए ले लिया। ये देखकर कई 10,000 साल के स्पिरिट बीस्ट ने विलेज चीफ को घूरा और तुरंत तितर-बितर होकर भाग गए। 28 ज़ीली स्टोन किंगडम का तलवार राजा 2 दिन बाद एक अनजान बड़े द्वीप के अंदर। पत्थर के घर में 5 या 6 साल के एक दर्जन से ज्यादा बच्चे इकट्ठा हुए और उत्सुकता से जी वुमिंग को नाप रहे थे जो पत्थर के बिस्तर पर लेटा हुआ था। दादाजी, गांव के मुखिया, यह बाहरी आदमी अभी तक क्यों नहीं उठा? मैं खड़ा होकर इसे एक थप्पड़ क्यों ना मार दूं? दादाजी, गांव के मुखिया, मुझे पेशाब करना है। उसी समय जी वुमिंग ने कुछ अजीब सी आवाजें सुनी और धीरे से अपनी आंखें खोली। एक दर्जन से ज्यादा आंखें सीधे उसे घूर रही थी, जिससे वह थोड़ा घबरा गया। ये कहां है? तुरंत ही उसका दिमाग तेजी से चलने लगा और उसकी नजरें सावधान हो गईं, यहां तक कि उसमें जानलेवा इरादे की झलक भी दिखी। दादाजी, गांव के मुखिया, वह जाग गए हैं। जैसे ही एक बच्चा चिल्लाया, एक बूढ़ा आदमी जिसके बाल सफेद हो रहे थे, एक छड़ी के सहारे अंदर आया और बहुत नरम आवाज में बोला, बाहरी आदमी, अब तुम सुरक्षित हो। डाली और दूसरों ने तुम्हें समुद्र से बचाया। बूढ़े गांव के मुखिया के इंट्रोडक्शन के बाद जी वुमिंग ने आखिरकार अपनी सावधानी कम कर दी। उसे एहसास हुआ कि वह ज़ीली स्टोन कंट्री में आ गया है, जो एक छिपे हुए स्वर्ग जैसी जगह है। उनके हिसाब से यह असल में कोई देश नहीं बल्कि थोड़ा बड़ा गांव था। हैरानी की बात है कि यहाँ के आमबरों में भी स्पिरिट किंग जितनी ताकत थी और जिन स्पिरिट्स को उन्होंने जगाया वे सभी तलवार वाली थी। क्योंकि चीफ डाली उन 10,000 साल के स्पिरिट बीस्ट के मुंह से अपनी मरती हुई जान बचा सकता था, इसलिए उसकी ताकत जरूर स्पिरिट डुलुओ या टाइटल डुलुओ लेवल की होगी, जिससे इस जगह के लिए अपने आप सम्मान महसूस होता है। पुराने गांव के मुखिया, क्या आप जानते हैं किसी गॉड आइलैंड किस दिशा में है? जी वुमिंग को नहीं पता था कि ये इंसान जो पुराने कबीलों जैसे दिखते थे जानते थे कि वास्ट सिटी किस तरफ है, लेकिन अगर वो सी गॉड आइलैंड का जिक्र करता तो उन्हें जरूर पता चल जाता।
आखिरकार समुद्र के किनारे या किसी द्वीप पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति कुछ हद तक सी गॉड और सी गॉड आइलैंड के नाम जानता होगा। सी गॉड आइलैंड हमारे देश के उत्तर पश्चिम में है। ये सुनकर जी वुमिंग ने आखिरकार अपनी दिशा साफ कर दी। वह भी कॉन्टिनेंट के दक्षिण पश्चिमी पानी में था और कॉन्टिनेंट पर दोबारा पैर रखने के लिए उसे बस उत्तर पूर्व की ओर जाना था। लेकिन ये देखकर कि जी वुमिंग अपनी चोटें पूरी तरह ठीक होने से पहले ही जाना चाहता है, बुरे गांव के मुखिया ने चेतावनी दी, युवक, पूरे समुद्र के स्पिरिट बीस्ट जल्द ही दंगा करेंगे। तुम चाहे कहीं भी जाना चाहो, इस समय आइलैंड छोड़ना बेहतर नहीं है। स्पिरिट बीस्ट दंगा। जी वुमिंग के विचार थोड़े उलझे हुए थे। उसे समुद्र के अंदर स्पिरिट बीस्ट के दंगों के बारे में पता चला था। सी स्पिरिट बीस्ट दंगे का असल में एक और नाम था, सी स्पिरिट बीस्ट का त्योहार, और यह हर साल एक बार होता था। दंगे के दौरान वे अपने इलाके छोड़कर दूसरे स्पिरिट बीस्ट के इलाकों में खाना ढूंढ सकते थे, दूसरे सी स्पिरिट बीस्ट पॉपुलेशन के साथ मिल सकते थे या बच्चे भी पैदा कर सकते थे। लेकिन ये कैसे संभव था? स्पिरिट बीस्ट दंगे में अभी कम से कम एक महीना बाकी था। अचानक उसके विचार बदल गए। शायद उन 10,000 साल के स्पिरिट बीस्ट के साथ उसकी पिछली मुठभेड़ की वजह से सी स्पिरिट बीस्ट दंगा जल्दी शुरू हो गया था। चेतावनी के लिए धन्यवाद बड़े। मैं सी स्पिरिट बीस्ट दंगा खत्म होने के बाद चला जाऊंगा। मेरा नाम जी वुमिंग है। गांव के बुरे मुखिया और बच्चे जी वुमिंग के रहने से बहुत खुश थे। करीब 60 या 70 साल से उनका किसी बाहरी व्यक्ति से कोई संपर्क नहीं था। बड़े भाई, क्या आप हमें कहानियां सुना सकते हैं? बड़े भाई, क्या बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है? जैसे वह स्पिरिट हॉल वे बहुत बुरे हैं। बड़े भाई, आप कहां से हैं? बच्चों के झुंड ने अपने सारे शक और विचार बताए और सबसे ज्यादा चर्चा स्पिरिट हॉल की हुई। असल में एक वजह थी जिससे वे स्पिरिट हॉल से नफरत करते थे। जब कियान डाओलियू सुप्रीम पोंटिफ के पद पर थे तो उन्होंने ज़ीली स्टोन कंट्री में बहुत सारे स्पिरिट मास्टर्स भेजे थे ताकि भविष्य की परेशानियों को खत्म करने के लिए यहां सभी को मार सकें, लेकिन ज़ीली स्वॉर्ड हीरो ने उन्हें हरा दिया और पीछे धकेल दिया। बड़े भाई को परेशान मत करो, उसे आराम करने दो। बूढ़े गांव के मुखिया बच्चों के साथ चले गए और जी वुमिंग को कमरे में अकेला छोड़ दिया। जी वुमिंग आखिरकार शांत हुए और पत्थर के बिस्तर पर लेट गए। खुद को खुशकिस्मत लेकिन कुछ हद तक बेबस महसूस करते हुए उन्होंने अपने सिर पर नीले सुनहरे मुकुट को छुआ। इस क्राउन की स्पिरिट एबिलिटी, जो सिर के लिए एक बाहरी स्पिरिट बोन थी, कुछ हद तक ठीक-ठाक थी। ये सिर्फ उसकी मेंटल एनर्जी को बढ़ा सकती थी और स्पिरिट एबिलिटीज द्वारा खर्च होने वाली सोल पावर को कम कर सकती थी। ये बहुत काम की नहीं थी और सिर्फ एक सहायक स्पिरिट बोन के तौर पर काम कर सकती थी। लेकिन इस बाहरी स्पिरिट बोन के बिना जी वुमिंग शायद जिंदा नहीं रह पाते। ऐसा लग रहा था कि वह सिर्फ बाहरी स्पिरिट बोन के भविष्य के विकास की उम्मीद कर सकते थे। इस बीच वास्ट सी सिटी में जो कैप्टन बच गया था और कुछ क्रू मेंबर्स ने हमले की खबर एकेडमी में हाई फैमिली के हेड और डायरेक्टर लू को दी। क्या तुम्हारा क्या मतलब है कि लिटिल जी को 10,000 साल के स्पिरिट बीस्ट ने निगल लिया? उसका क्या हुआ? पता नहीं। ये खबर सुनकर डायरेक्टर लू का दिल जोर से धड़क उठा और उन्हें गहरा सदमा लगा। लेकिन अगले ही पल कुछ टीचर जो स्टूडेंट्स को स्पिरिट रिंग दिलाने में मदद करने गए थे, वे स्टूडेंट्स के साथ जल्दी से वापस आ गए और कहा, ओह लू, यह पागलपन है। सी स्पिरिट बीस्ट पूरी तरह से पागल हो गए हैं। अब उथले पानी में बड़ी संख्या में 1000 ईयर सोल बीस्ट दिखाई दिए हैं और कुछ 10,000 ईयर स्पिरिट बीस्ट भी हैं। स्पिरिट बीस्ट दंगा जल्दी शुरू हो गया है। क्या हो रहा है? क्या सी स्पिरिट बीस्ट दंगा अभी एक महीने दूर नहीं है? यह इतनी जल्दी क्यों है? क्या ऐसा हो सकता है कि गहरे समुद्र में कुछ 100,000 ईयर स्पिरिट बीस्ट जानबूझकर हम इंसानों से बदला ले रहे हैं? जैसे जैसे डायरेक्टर लू बोल रहे थे, उनका दिल और भी बेचैन हो रहा था। क्या लिटिल जी स्पिरिट बीस्ट दंगे में मर गया होगा? फिर भी उन्होंने उम्मीद बनाए रखी। लिटिल जी स्पिरिट बीस्ट को बहुत अच्छे से जानता था, स्पिरिट बीस्ट के दंगे में उसकी मौत नहीं हो सकती थी। वह जरूर किसी आइलैंड पर भागकर छिप गया होगा। ऐसा ही होना चाहिए। जल्दी से लोगों को कोस्ट और ब्लूफिश विलेज भेजकर पता करो कि लिटिल जी वापस आया है या नहीं। वह इतनी आसानी से नहीं मरेगा। सर्च का ऑर्डर देने के बाद डायरेक्टर लू ने एक लेटर लिखने के लिए पेन उठाया लेकिन तुरंत नीचे रख दिया। उनकी बॉडी मिलने से पहले कोई भी खबर सबसे अच्छी खबर नहीं थी। इस समय सैकड़ों मील दूर नोर्डिंग शहर में नीले कपड़े पहने, आंखों में गहरे अंधेरे के साथ 7 साल का एक लड़का नोर्डिंग शहर की मुख्य सड़क पर चल रहा था। छोटी सैन, मेरा इंतजार करना। मैं पहले कभी तुम्हारे घर नहीं आई। सेमेस्टर आखिरकार खत्म हो गया है, मुझे अपने घर ले चलो। ठीक है। गुलाबी कपड़े पहने, सिर पर खरगोश के कान वाली एक लड़की एक छोटा चौकोर पार्सल लिए जल्दी से तानसान के पास पहुंची। मेरा घर बहुत सादा है, मुझे डर है कि आपके मनोरंजन के लिए मेरे पास कुछ भी अच्छा नहीं है। शियाओबू ने खुश होकर कहा, कोई बात नहीं, मैं कुछ गाजर और कुछ मीट लाया हूं। तानसान ने चलते हुए कहा, मेरे पिता का गुस्सा बहुत खराब है। कोई बात नहीं, मैं बहुत अच्छा बर्ताव करती हूं। जियाओबू टैंग सैन के सामने चली गई, अपना क्यूट और इनोसेंट साइड दिखाते हुए। चलते चलते वे जल्दी से स्पिरिट विलेज पहुंच गए। जब टैंग सैन ने दरवाजा खोला तो उसे सिर्फ ओल्ड जैक दिखाई दिया। छोटी सान, तुम्हारे पापा और मैं तुम्हें लेने आने वाले थे। तुम जल्दी क्यों आ गए? 29, उसमें तलवारबाजी सीखने का टैलेंट है, लेकिन उसके लिए हिम्मत नहीं है। दादाजी जैक, मेरे पिताजी कहां हैं? पापा। टैंग सैन अंदर के कमरे की तरफ गया, लेकिन उसने देखा कि टैंग हाउ कहीं नहीं दिख रहा था। इसके बजाय ओल्ड जैक ने उसे एक चिट्ठी दी। छोटी सैन, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए ये छोड़ा है। तुम आज रात मेरे घर डिनर पर क्यों नहीं आते? जब से तुम बच्चे थे तांग हाउ ने तुम्हें कभी अच्छा खाना नहीं दिया। टैंग सैन के पहले के कमजोर रूप के बारे में सोचकर ओल्ड जैक का दिल टूट गया। लोहार के काम में कभी-कभी गांव की मदद करने के अलावा टैंग हाउ ने टैंग सैन का ठीक से ध्यान नहीं रखा था। अच्छी बात यह थी कि पिछले साल नोर्डिंग सिटी स्पिरिट मास्टर एकेडमी में पढ़ाई करने के बाद उसका शरीर कुछ मजबूत हो गया था। नहीं, धन्यवाद दादाजी जैक। शियाओबू और मैं घर पर ही खाना खाएंगे। ये सुनकर ओल्ड जैक बेबस होकर घर से बाहर चला गया। टैंग सैन के लेटर पढ़ने के बाद वह बहुत ज्यादा उदास हो गया। बाद में शियाओबू के दिलासा देने पर आखिरकार उसका मूड हल्का हो गया। फूलों के समंदर के सामने दोनों ने अपनी फीलिंग्स शेयर की और पक्के भाई बहन बन गए। इस बीच ज़ीली स्टोन कंट्री में जी वुमिंग को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि जियाओबू जैसा 100,000 साल का स्पिरिट बीस्ट असल में तानसान का भाई बहन बन गया था। सच कहूं तो इंसान के रूप में एक इज्जतदार 100,000 साल का स्पिरिट बीस्ट 7 या 8 साल के इंसानी बच्चे की बात सुनने को तैयार था। क्या वह भूल गई थी कि सॉफ्ट बोन्स डायमंड रैबिट इंसानों के हाथों मरा था? क्या उसे अपनी मां का बदला लेने के लिए ताकत नहीं जुटानी चाहिए? भले ही उसके पास ताकत की कमी हो, उसे कम से कम कोशिश तो करनी चाहिए। फिर भी उसने इंसानों पर इतना भरोसा किया। जैसा कि एक सॉफ्ट बोन्स रैबिट से उम्मीद की जाती है जो प्यार के लिए सभी जरूरी मामलों को अपने दिमाग के पीछे धकेल देती है, एक दुष्ट रैबिट। इस समय ज़ीली स्टोन कंट्री के बीच में गांव के सभी लोग अलाव के चारों ओर इकट्ठा थे, जी भरकर मीट खा रहे थे और वाइन पी रहे थे और खूब मजे कर रहे थे। जी वुमिंग ने उन्हें सब कुछ बताया जो उन्होंने देखा और अनुभव किया था और उन्हें कॉन्टिनेंट पर रोमांचक जीवन के बारे में बताया। देर रात तक जब भीड़ छट गई तब जी वुमिंग अपने पत्थर के घर लौटे। अगले दिन जी वुमिंग शोर से सुबह जाग गए। दरवाजा खोलते ही उन्होंने देखा कि 30 से ज्यादा बच्चे गांव के दो मुखियाओं डाली और बूढ़े गांव के मुखिया के पीछे पीछे आ रहे हैं। स्टीवर्ट जी, आप जाग गए हैं। आज बच्चों का हथियार जगाने का दिन है। क्या आप आकर देखना चाहेंगे? डाली, जो पुराने गांव के मुखिया का समर्थन कर रहे थे, ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। जरूर। अपने स्पिरिट अवेकनिंग के दिन के अलावा ये दूसरी बार था जब जी वुमिंग को स्पिरिट अवेकनिंग का सामना करना पड़ा था। ज़ीली स्टोन कंट्री के गांव वालों के स्पिरिट अवेकनिंग के बारे में जानने की इच्छा होने पर वह खुशी-खुशी साथ चले गए। वे एक बहुत बड़े पत्थर के वेदी पर पहुंचे। जी वुमिंग और डाली एक तरफ खड़े थे, जबकि पूरे गांव के मुखिया गांव के बच्चों की अगली पीढ़ी को खुशी से देख रहे थे। अपने शरीर के अंदर हथियारों को महसूस करो। अपनी आत्मा को अपने सामने रखे लकड़ी के ब्लॉक को तोड़ने की इच्छा पर केंद्रित करो। थोड़ी ही देर में एक मजबूत लड़के के दाहिने हाथ में लोहे की तलवार दिखाई दी। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसका दाहिना हाथ उसके सामने रखे 50 डेसीमीटर ऊंचे क्यूबिक लकड़ी के ब्लॉक की ओर मुड़ा। लकड़ी का ब्लॉक तुरंत दो हिस्सों में बंट गया और कट बहुत चिकना था। चीफ, ओल्ड विलेज चीफ, मैं सफल हो गया। अब मेरे पास घर बनाने और शिकार करने की काबिलियत है। बच्चे ने इधर-उधर देखा और ये देखकर कि उसके पास हथियार रखने वाला पहला व्यक्ति है, वह और भी उत्साहित हो गया। बहुत बढ़िया, मैं पहला हूं। अब से मैं चीफ की अच्छी तरह से मदद करूंगा और हमारे गांव को और भी बेहतर बनाऊंगा। जी वुमिंग हैरान होकर बच्चे को घूरते रहे। बिल्कुल नहीं, एक 6 साल का बच्चा जिसने अभी-अभी अपनी आत्मा को जगाया था और जिसे एक भी स्पिरिट रिंग नहीं मिली थी, वह आयरन हॉटवुड के मोटे टुकड़े को कैसे चीर सकता है? ये जानना चाहिए कि आयरन हॉटवुड की कठोरता सबसे नरम लोहे के बराबर थी। इसके अलावा फटी हुई सतह बहुत चिकनी और पूरी थी, यहां तक कि आयरन हॉटवुड का अंदरूनी टेक्सचर भी साफ दिख रहा था। कोई हैरानी नहीं कि स्पिरिट हॉल उनकी आत्माओं से डरता था। यह ज़ीली स्टोन कंट्री पुराने जमाने के कच्चे तलवारबाजों से भरी हुई थी। एक बच्चा भी जिसने अभी-अभी अपनी आत्मा को जगाया हो, एक रिंग वाले स्पिरिट मास्टर से मुकाबला कर सकता था। क्या होगा अगर वे अपने आप में स्पिरिट रिंग से जोड़ लें? तब एक स्पिरिट किंग का स्पिरिट एम्पर या स्पिरिट सेंट से लड़ना एक आम बात होगी। जब जी वुमिंग अभी भी सदमे में थे, तब वेदी पर बच्चों ने एक के बाद एक तलवार जैसी आत्माओं को जगाया और अपने सामने रखे लकड़ी के ब्लॉक पर वार किया। हालांकि बहुत कम बच्चे आयरन हॉटवुड को दो हिस्सों में तोड़ पाए। साफ है, जिस हद तक वे आयरन हॉटवुड को तोड़ पाए, वह उनके टैलेंट की निशानी थी।
अच्छा, बहुत अच्छा। बूढ़े गांव के मुखिया ने उस बच्चे को देखा जिसने लकड़ी को सबसे आखिर में काटा था, जिसने अभी भी आयरन हॉटवुड में 2 या 3 सेंटीमीटर का निशान छोड़ दिया था। वह बहुत खुश था, कम से कम इस साल के बच्चे काफी अच्छे थे। बच्चों, अब वापस जाओ। ये सुनकर बच्चे उत्साह से अपने अपने घरों की ओर दौड़ पड़े और अपने माता पिता को गर्व महसूस कराने का पक्का इरादा कर लिया। धीरे धीरे वेदी से नीचे उतरते हुए जीवोमिंग ने गांव के 2 मुखियाओं को देखा और ईमानदारी से पूछा, मुखियों, आप लोग अपने शरीर पर स्पिरिट रिंग क्यों नहीं पहन लेते और स्पिरिट मास्टर क्यों नहीं बन जाते? स्टीवर्ट चेन ने भी एक बार आपसे यही कहा था। हम स्पिरिट मास्टर्स की तरह लड़ने और मारने वाली जिंदगी नहीं जीना चाहते। हमें इस बेफिक्र जिंदगी की आदत है जिसमें बहुत सारी परेशानियां नहीं होती। डाली ने जीवोमिंग को सबसे समझाया, लेकिन जीवोमिंग की बातों ने उन्हें उस सीन की याद दिला दी जहां स्टीवर्ट चेन ने दूर के कॉन्टिनेंट से स्पिरिट हॉल के हमले से लड़ने में उनकी मदद की थी, खासकर एंजल्स फॉर पीपल और उनके घर को बचाया था। तब से ही डाली ने 20 या 30 साल तक कड़ी प्रैक्टिस की और आखिरकार पत्थर तोड़ने, घर बनाने और शिकार करने की आर्ट टेक्निक में मास्टरी हासिल कर ली। जीवोमिंग ने अपना सिर हिलाया, उनके दिल में बहुत अफसोस था। ज़ीली स्टोन कंट्री के बेफिक्र नागरिक होने के नाते उन्होंने एक क्रूर हमले का सामना किया था, फिर भी उन्हें बदलाव की जरूरत समझ नहीं आई। उनके पास इतनी अच्छी तलवार जैसी स्पिरिट थी, लेकिन उनके पास कोई स्वॉर्ड नहीं था। दोधारी तलवार मारने का रास्ता है, फिर भी उन्होंने इसका इस्तेमाल पहाड़ों को चीरने, पत्थर तराशने, पेड़ काटने और शिकार करने के लिए किया। ये सच में टैलेंट की बर्बादी थी। स्टीवर्ट जी, आप एक स्पिरिट मास्टर हैं। मुझे लगता है कि स्टीवर्ट चेन ने जो चीजें पीछे छोड़ी हैं, वे जरूर आपके काम आएंगी। मैं आपको वहां ले चलूंगा। एक दिन से ज्यादा बातचीत के बाद डाली और ज़ीली के सभी लोगों ने जीवोमिंग को बहुत पहले ही अपना दोस्त मान लिया था। सिर्फ इसलिए नहीं कि वह स्पिरिट हॉल से नहीं था, बल्कि इसलिए भी कि उसकी वजह से स्पिरिट बीस्ट ने जल्दी दंगा कर दिया था, जिससे वे हर दिन कम से कम 20 या 30 बड़े स्पिरिट बीस्ट को पकड़ पाते थे। यह उन कुछ मौकों में से एक था जब गांव वालों को शिकार के लिए पहाड़ों और पहाड़ियों को पार नहीं करना पड़ता था। स्टीवर्ट चेन की छोड़ी हुई चीजें वेदी से ज्यादा दूर नहीं थी, बस लगभग 300 कदम दूर थी। लेकिन इस समय एक छोटा लड़का पत्थर के एक स्मारक के सामने बैठा था, उसकी नजरें उस पर लिखी चीजों पर टिकी थी। ये बच्चा, डाली ने आंख भरते हुए जवाब दिया। अफसोस, ये बच्चा उसी बैच में सबसे धीरे जागा। वह पहले से ही 11 साल का है, लेकिन एक पत्थर भी नहीं तोड़ सकता। वह सिर्फ लकड़ी के छोटे टुकड़े काट सकता है। फिर भी वह बचपन से ही स्टीवर्ट चेन की तारीफ करता आया है, इसलिए ये सुनकर जीवोमिंग ने आंख भरी। ऐसा लग रहा था कि ज़ीली स्टोन कंट्री के सभी गांव वालों में स्पिरिट किंग लेवल की काबिलियत नहीं थी। कुछ लोग कमजोर भी थे। 30 अगर कोई इंसान अपना ख्याल नहीं रखता तो उसे स्वर्ग और पृथ्वी दोनों से सजा मिलेगी। जैसे ही जीवोमिंग और बाकी दोनों पास आए, बच्चे ने हलचल सुनी। उसने अपना सिर घुमाया, जल्दी से खड़ा हो गया और जैसे ही उसने गांव के मुखिया और डाली को देखा, वह तुरंत भाग गया। ये बच्चा, वह क्यों? जैसे ही जीवोमिंग को लगा कि यह कम टैलेंट वाला बच्चा थोड़ा शर्मीला है, उसके पास खड़ी डाली ने बोल दिया, आमान शर्मीला है और उसकी सेल्फ एस्टीम कम है। वह खास तौर पर मुझसे और ओल्ड विलेज चीफ से डरता है। उसे डर है कि हम उसे फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। हमारे लिए पहाड़ चीरना और घर बनाना सही रास्ता है, लेकिन वह पहले के स्टीवर्ट चेन की तरह स्पिरिट मास्टर बनना चाहता है। अच्छा ऐसा है। जीवोमिंग को आमान के लिए थोड़ी तारीफ महसूस हुई। 1-2 दिन देखने के बाद उसने देखा कि गांव वालों की आत्माओं को कभी भी नई स्पिरिट रिंग नहीं मिली। वे सभी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और काम करने के लिए तथाकथित सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल्स पर निर्भर थे। हालांकि किसी ने बच्चों को उनके पहले 3 मूव सिखाए थे, फिर भी उन्हें समझने की जरूरत थी। साफ है, आमान की समझ बहुत अच्छी नहीं थी। हालांकि वह मजबूत बनने के अपने लक्ष्य को पाने के लिए कोई दूसरा तरीका खोजना चाहता था। ये सोचकर जीवोमिंग के दिमाग में अचानक एक नया आइडिया आया। अगर वह ज़ीली स्टोन कंट्री में अपनी यूनिक सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल बना सके, जहां हर किसी के पास यह है, तो भविष्य में उसके पास एक आम स्पिरिट मास्टर की तुलना में कम से कम 1 या 2 स्पिरिट एबिलिटी जरूर ज्यादा होंगी। इसके अलावा सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल स्पिरिट रिंग की उम्र से दबती नहीं थी। जैसे जैसे वह मैच्योर होता गया, उनकी पावर धीरे धीरे बढ़ सकती थी। अगर वह काफी काबिल हो गया तो सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल एक दिन 100,000 साल पुरानी स्पिरिट रिंग स्किल को भी टक्कर दे सकती थी। अगर सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल्स की प्रैक्टिस करने से इन 6 महीनों के लिए उसकी सोल पावर कल्टीवेशन में देरी भी हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल्स के अनुभव से भरे इस गांव में उसे यकीन नहीं था कि वह एक भी नहीं बना सकता। भले ही उसकी समझ कमजोर थी तो क्या हुआ, वह बस और सवाल पूछ सकता था और लगातार प्रैक्टिस कर सकता था। अपने लेवल से 3 गुना ज्यादा स्पिरिट रिंग्स एब्जॉर्ब करने के उसके अभी के तरीके और उसकी खून चूसने वाली कल्टीवेशन के हिसाब से उसकी कल्टीवेशन स्पीड पहले ही 8.5 या 9 के नेट रैंक के लेवल तक पहुंच चुकी थी। अगर 6 महीने बाद भी उसे कुछ नहीं मिला तो भी टैंक्स एंड उसकी सोल पावर को ज्यादा नहीं हरा पाएगा। सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल को डेवलप करने के लिए मैं अपना सब कुछ दे दूंगा। जीवोमिंग ने मन ही मन कहा। डाली और दूसरे आदमी ने जीवोमिंग की सोच में बदलाव पर ध्यान नहीं दिया। पत्थर की पट्टिका की ओर इशारा करते हुए डाली ने उसे समझाया, स्टीवर्ट जी, इस पट्टिका पर वह लिखा है जो स्टीवर्ट चेन एक बार हमें तलवार के रास्ते की अपनी समझ और अपनी खुद की बनाई तलवार की तकनीकों के बारे में सिखाना चाहते थे। ठीक है। जीवोमिंग ने ध्यान से पत्थर की पट्टिका पर लिखी बातों को ध्यान से देखा। जीवोमिंग को इस हालत में देखकर गांव के दोनों नेता चुपचाप चले गए। तलवार के 2 किनारे होते हैं, जहां धार होती है वहां तेजी होती है और यही मारने का तरीका है। जब जीवोमिंग ने ब्राउजिंग खत्म की, खासकर चेन जियाने की तलवार की टेक्निक के बारे में जानकारी पढ़ने के बाद तो वह बहुत प्रभावित हुए। तलवार के बारे में उनकी पिछली समझ के अनुसार तलवार सुरक्षा और मारने दोनों के लिए होती है। सुरक्षा का ध्यान बचाव पर था, जबकि मारक तलवार का ध्यान आक्रमण पर था, आक्रमण को बचाव के रूप में प्रयोग करना। जैसा कि 7 किल स्वॉर्ड के सक्सेसर से उम्मीद थी, एक ही लाइन से आगे बढ़ा। 7 किल स्वॉर्ड को इतना डेवलप करना 7 किल स्वॉर्ड स्पिरिट की जरूरी खासियतों की गहरी समझ दिखाता है। अपनी तारीफ के बीच जीवोमिंग ने अपना खून उगलने वाला बैटल स्पीयर बुलाया। उसने ध्यान से स्पीयर को देखा। उसमें तलवार की तरह 2 धारें थीं, लेकिन उसमें तलवार की लंबाई और ब्लेड की चौड़ी सतह की कमी थी। उसने पहले जो बेसिक भाला और लांस टेक्निक प्रैक्टिस की थी, उसमें 1000 सैनिकों को मार गिराने की रफ्तार के साथ बड़े स्वीपिंग मूवमेंट पर फोकस था। इसलिए उसकी सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल भी 2 पॉइंट से शुरू होनी चाहिए, हत्या और बड़े स्वीपिंग स्ट्राइक। थोड़ी देर सोचने के बाद जीवोमिंग को तुरंत कुछ बड़े लोग मिले जो पत्थर निकाल रहे थे। वह पास खड़ा रहा और उन्हें एक-एक करके देखा। अगर कुछ समझ नहीं आया तो वह तुरंत आगे बढ़कर पूछने लगा। हालांकि उन्होंने तलवारों का इस्तेमाल किया, लेकिन वह उनसे कुछ अनुभव प्राप्त कर सकता था ताकि शुरू से स्पिरिट एबिलिटी बनाने की प्रक्रिया को छोटा कर सके। 2 महीने बाद ब्लू सिल्वर फॉरेस्ट के अंदर एक ठंडी 10 साल की लड़की जिसकी त्वचा गोरी और बाल नीले थे, 6 या 7 स्पिरिट किंग्स और 3 स्पिरिट एंसेस्टर्स के साथ ब्लू सिल्वर फॉरेस्ट से धीरे धीरे चल रही थी। पिताजी, चाचाजी, चाची, क्या वह फीनिक्स टाइप स्पिरिट बीस्ट सच में इस जंगल में है? शुई बिंगर ने इस दौरान खास तौर पर ब्लू सिल्वर फॉरेस्ट को देखा था। ज्यादातर इलाकों में ब्लू सिल्वर ग्रास उगती थी और यहाँ की ब्लू सिल्वर ग्रास दूसरे स्पिरिट बीस्ट फॉरेस्ट से भी ज्यादा हरी भरी थी। यहाँ 100 साल और 1000 साल पुरानी ब्लू सिल्वर ग्रास भी थी, जबकि यहाँ के दूसरे स्पिरिट बीस्ट ज्यादा से ज्यादा 10,000 साल पुराने थे। लेकिन क्या वह फीनिक्स टाइप स्पिरिट बीस्ट सच में ऐसी जगह पर रहने के लिए खुद को नीचा दिखाने को तैयार होगा? लिशियानी ने शुई बिंगर से बहुत उत्साह से कहा, बिंगर, 8 या 9 महीने की खोज के बाद हमें आखिरकार उस फीनिक्स टाइप स्पिरिट बीस्ट के निशान मिल गए हैं। ये यही ब्लू सिल्वर फॉरेस्ट में है। जीवोमिंग से अलग हुए उसे लगभग 2 साल हो गए थे। इस दौरान उन्होंने और डीन शुई ने खुद स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट और ब्लू सिल्वर फॉरेस्ट में सर्च करने के लिए टीमों को लीड किया था। आखिर में ब्लू सिल्वर फॉरेस्ट के कोर एरिया में उन्हें एक ब्लू फीनिक्स टाइप स्पिरिट बीस्ट और 2 छोटे नीले पक्षी मिले जो उसे काफी मिलते जुलते थे। लिशियानी के अंदाजे के अनुसार वे 2 नीले पक्षी शायद फीनिक्स टाइप स्पिरिट बीस्ट के बच्चे थे। टारगेट को अलग करने से बचने के लिए वह जल्दी से पीछे हट गई। डीन शुई के इंतजाम के तहत क्लैन लीडर 4 स्पिरिट एम्परर्स और क्लैन के 6 या 7 स्पिरिट किंग्स को छोड़कर लगभग सभी में से हाई लेवल कॉम्बैट पावर आ गई थी। उनके साथ जू फैमिली के लीडर का बेटा ज़ू भी था। 15 साल की उम्र में वह पहले ही रैंक 42 स्पिरिट एंसेस्टर के लेवल पर पहुंच गया था। उसे 100 सालों में जू फैमिली का सबसे बड़ा जीनियस माना जाता था और उसकी अंदरूनी सोल पावर उसके कजिन स्नोडान से भी ज्यादा थी। इस समय ज़ू जो शुई बिंगर के साथ चल रहा था, ने उसके विचारों को नोटिस किया। वह तुरंत उसे दिलासा देने के लिए आगे बढ़ा, डरो मत सिस्टर बिंगर। इस बार तुम्हें सबसे अच्छी स्पिरिट रिंग दिलाने में मदद करने के लिए सिर्फ तुम्हारा शुई परिवार ही कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि मेरे जू परिवार के लोग भी कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, 3 स्पिरिट किंग और 1 स्पिरिट एम्परर अचानक पास ही पेड़ों पर खड़े हो गए। यंग क्लैन लीडर, ज्यादा दूर नहीं, कोलैंड में हमने 3 नीले पक्षी खोज लिए हैं जिनका जिक्र लिटिल ज़ियानी ने किया था। अच्छा, ये सुनकर डीन शुई तुरंत ग्रुप को आगे की मुख्य जमीन की ओर ले गए। इसके तुरंत बाद सभी लोग मुख्य जमीन के बाहरी इलाके में इकट्ठा हुए। रास्ते में खड़ी कई घनी घास फूस को हटाकर उन्होंने लगभग 7 मीटर लंबा एक पक्षी देखा जिसका शरीर हल्का नीला था और कुछ सुनहरे पंख थे जो 7 या 800 मीटर दूर उनकी नजर में आया। लगभग 70 या 80 सेंटीमीटर लंबे 2 नीले पक्षी उसके मोटे पैरों के पास सो रहे थे। बिंगर, पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से वे 2 नीले पक्षी जो करीब 1.5 मीटर लंबे हैं, ज्यादा से ज्यादा 7 या 800 साल से खेती कर रहे हैं।
वे दूसरी स्पिरिट रिंग को सोखने की तुम्हारी लिमिट में हैं। डीन शुई को डर था कि कहीं वे तीन दुर्लभ पक्षी डरकर भाग न जाएं, इसलिए उन्होंने एक खास तौर पर जोशीले नीले पक्षी की ओर इशारा किया और धीरे से कहा, बिंगर, उस छोटे नीले पक्षी में थोड़ा और फीनिक्स ब्लड लाइन है। इसे अपनी दूसरी स्पिरिट रिंग बनाने के बारे में क्या ख्याल है? ठीक है, शुई बिंगर ने न तो कोई हिचकिचाहट दिखाई और न ही दया। इसके बजाय उसने जी वुमिंग की कही बात याद की, हर इंसान अपने लिए, वरना स्वर्ग और पृथ्वी उसे खत्म कर देंगे। चाहे वह स्पिरिट बीस्ट हो या इंसान, जंगल का कानून ही जिंदा रहने का सबसे बुनियादी तरीका है।